शादी के लिए दबाव डालने वाले अपने परिवार से निपटने के लिए। मैंने फर्जी शादी के लिए एक लड़की को ऑनलाइन $9.99 दिए, लेकिन मैरिज दफ्तर में क्लर्क मुझे नफरत से देख रहा है। आपकी पहले ही शादी हो चुकी है और आप फिर से रजिस्ट्रेशन कराने आए हैं। क्या आपको नहीं पता कि यह जुर्म है? दफ्तर से बाहर निकलकर मैं उस मैरिज सर्टिफिकेट को खाली नजरों से देखता रहा। मेरे पास खड़ी लड़की ने कहा, मिस्टर रेयान, आपकी तो पहले ही शादी हो चुकी है, फिर आपने मुझे पैसे क्यों दिए? और फिर वो आखिरी बात कहकर चली गई, जमाए पैसे वापस नहीं मिलेंगे, और वो भाग गई। मैं वहीं सन खड़ा रहा और समझ नहीं पाया कि क्या हुआ। मैंने तो कभी किसी लड़की का हाथ तक नहीं पकड़ा, तो भला मेरी शादी कैसे हो सकती है? मैंने फिर से अपने हाथ में मौजूद उस कागज को देखा। फोटो में दिख रहा आदमी यकीनन मैं ही हूँ, और वो औरत, उसका नाम ओलिविया सुलिवन है। वो खूबसूरत है, पर मुझे नहीं पता कि वो कौन है। मैंने अपना फोन निकाला और एक फोटो खींचकर उसे एक खाली प्रोफाइल वाले नंबर पर भेज दिया। पता लगाओ कि यह कौन है। जवाब तुरंत आया, समझ गया। मैंने अपनी घबराहट को दबाया, अपने पुराने स्कूटर पर सवार हुआ और रईसों के विला वाले इलाके की तरफ निकल गया। स्कूटर खड़ा करते ही मुझे पीछे से नौकरों के फुसफुसाने की आवाज आई। ये कौन है? ये तो बहुत हैंडसम है। बकवास मत करो। यह लॉकवुड परिवार का वो नाजायज बेटा है जिसे वो अपनाना नहीं चाहते। इसकी माँ गर्भवती होकर यहाँ जवाब मांगने आई थी। वो बेशम औरत अभी भी लॉकवुड घर में रहने के बहाने ढूंढती रहती है, लेकिन इसे अपनी औकात पता है। यह मिडिल स्कूल में ही घर छोड़कर चला गया था। पता नहीं आज यहाँ क्यों आया है। मैंने अपनी त्योरियां चढ़ाई और अनसुना करते हुए सीधे लिविंग रूम की तरफ बढ़ गया। मेरी माँ लिंडा, जो दरवाजे पर ही इंतजार कर रही थी, तुरंत मुझे खींचकर ऊपर ले गई। मेरे साथ आओ, पहले अपने भाई से मिलो। हाँ, क्या तुम्हें मैरिज सर्टिफिकेट मिल गया? मैंने सपाट आवाज में जवाब दिया, मिल गया। अच्छा है, तुम्हें अपनी औकात याद रखनी चाहिए। सिंडी तुम्हारे भाई की मंगेतर है। उसके जैसा रईस और ऊंचा खानदान तुम्हारे जैसे नाजायज बेटे की पहुंच से बहुत बाहर है। सिर्फ तुम्हारा भाई ही उसके काबिल है। मेरी आंखों में एक व्यंग्य भरा एहसास कौन गया। सिंडी ने कॉलेज के 4 सालों तक मेरा पीछा किया था, लेकिन ग्रेजुएशन के दिन वो मेरे भाई फ्रैंक के साथ हो गई। लिंडा ने मुझ पर दबाव डाला कि मैं तुरंत किसी से शादी कर लूं, ताकि सिंडी के साथ मेरा कोई भी रिश्ता जुड़ने की गुंजाइश खत्म हो जाए। बचपन से ही जब भी मेरा और फ्रैंक का कोई झगड़ा होता, वो मुझे बिना शर्त पीछे हटने पर मजबूर कर देती थी। मैंने उसे बेरुखी से देखा। साफ कह दूं, यह आखिरी बार है। यह सिर्फ इसलिए है क्योंकि तुमने मुझे जन्म दिया है। लिंडा ने ऐसे सिर हिलाया जैसे वो समझ गई हो। हम फ्रैंक के कमरे में पहुंचे। उसने मुस्कुराहट के साथ मेरा स्वागत किया। रेयान यहाँ कैसे आना हुआ? मेरे बोलने से पहले ही लिंडा बोल पड़ी, फ्रैंक, रेयान ने आज शादी कर ली है। फ्रैंक के चेहरे पर हैरानी साफ दिख रही थी। इतनी जल्दी? वो लड़की कौन है? क्या वो सिंडी से बेहतर है? लिंडा नफरत से मुस्कुराई। वो उसके बराबर कैसे हो सकती है? पूरे हाई चांग में सिंडी से ऊंचा रुतबा किसी का नहीं है। उसे कोई ढंग की लड़की भला क्यों मिलेगी? कोई सड़क छाप लड़की होगी। इसकी हिम्मत नहीं हुई कि उसे यहाँ लाए। शायद डर था कि उसकी घटिया शक्ल देखकर तुम्हारी आंखें खराब न हो जाएं। फ्रैंक की आवाज में जलन की एक हल्की सी झलक थी। ऐसा कैसे हो सकता है? रेयान बहुत हैंडसम है, वरना सिंडी 4 साल तक उसके पीछे नहीं भागती। हैंडसम होने से कुछ नहीं होता। इसकी हैसियत देखते हुए कोई मामूली लड़की ही इससे शादी करेगी। सिंडी ने उसे बस एक खिलौने की तरह समझा, खेलने के लिए। सिर्फ तुम और तुम्हारी हैसियत ही सिंडी के काबिल है। फोटो वाली औरत किसी सड़क छाप लड़की जैसी नहीं थी, पर मैंने बहस करना जरूरी नहीं समझा। उसी वक्त फ्रैंक घड़ी पहनता है और अपने जूते पहनना चाहता है, पर शर्ट तंग होने की वजह से वो झुक नहीं पाता। वो मुस्कुराकर मुझे देखता है और लिंडा मुझे धक्का देती है। ओ निकम्मे, तुम अभी भी इतने नासमझ कैसे हो सकते हो? तुम्हारा भाई झुक नहीं पा रहा है। जल्दी करो और उसे जूते पहनाओ। मेरा चेहरा सख्त हो गया। तुम खुद उसे जूते पहना सकती हो। रेयान, यह कैसा बर्ताव है? तुम्हें लगता है कि शादी हो गई तो तुम आजाद हो गए? तुम अभी भी लॉकवुड परिवार पर ही निर्भर रहोगे। लिंडा ने अपनी आवाज ऊंची की। अगर तुम अभी अपने भाई के साथ अच्छे नहीं रहोगे, तो एक दिन तुम और तुम्हारी पत्नी उसके सामने भीख मांगोगे। वैसे भी लॉकवुड परिवार ने तुम्हें पाला है। तुम्हें उनके लिए गुलामों की तरह काम करना चाहिए। इससे पहले कि मैं पलटकर जवाब देता, मेरे पिता रिचर्ड अचानक दरवाजे पर आ गए। एक बहुत जरूरी मेहमान आने वाला है। तुम लोग किस बात पर बहस कर रहे हो? लिंडा ने तुरंत रोते हुए शिकायत करना शुरू कर दिया। यह एहसान फरामोश लड़का, इसे आज मैरिज सर्टिफिकेट मिला और अब यह अपनी माँ की इज्जत नहीं कर रहा। रिचर्ड ने मुझे देखा। तुम्हारी शादी हो गई। तुमने परिवार को अपने लिए कोई रिश्ता क्यों नहीं ढूंढने दिया? क्या तुम्हारे पास सर्टिफिकेट है? मुझे दिखाओ। अपने इस अजनबी पिता की चिंता को देखते हुए मैं रुका और फिर अपने बैग से सर्टिफिकेट निकाला। अगले ही पल लिंडा ने उसे मेरे हाथ से छीन लिया। जरा देखूं तो तुम्हारी उस सड़क छाप बीवी का नाम क्या है? तभी फ्रैंक ने उत्सुकता से पूछा, डैड, कौन आ रहा है? आप इतने घबराए हुए क्यों हैं? रिचर्ड ने उस शख्स के बारे में सोचा और उसे लगा कि उसके घर को बहुत बड़ा सम्मान मिला है। फिर उसने जोश में एक नाम लिया, ओलिविया। यह नाम सुनते ही मैं सुन्न हो गया। हमारी उलझन देखकर रिचर्ड ने गर्व से कहा, तुम उसे नहीं जानते, यह आम बात है। वो बहुत रहस्यमयी है। मैंने भी उसे कभी नहीं देखा। वो सिंडी की बुआ है और सिर्फ 28 साल की है। फिर भी वो सुलिवन खानदान की असली मुखिया बन चुकी है। लिंडा की अचानक सांस थम गई। तो क्या वो सिंडी से भी ज्यादा ऊंचे खानदान की है? आखिर सुलिवन खानदान की मुखिया होना उस खानदान की बड़ी पोती होने से कहीं ज्यादा बड़ी बात है। रिचर्ड ने चिढ़ते हुए कहा, तुम क्या बातें कर रही हो? मिस सुलिवन की तो पहले ही शादी हो चुकी है। मैंने अपनी आंखें सिकोड़ी। शादीशुदा? अगर सर्टिफिकेट वाली औरत वही है, तो लगता है ओलिविया को जरूर पता होगा कि क्या चल रहा है। लिंडा थोड़ी निराश हुई। उसका पति कौन है जो फ्रैंक से भी ज्यादा खुशकिस्मत है? रिचर्ड ने माथे पर बल डालते हुए सोचा, कोई नहीं जानता। कहते हैं कि उसे और उसके पति को सामाजिक मेलजोल पसंद नहीं है, पर आज वो खुद यहाँ क्यों आ रही है? लिंडा ने दावे से कहा, जरूर फ्रैंक बहुत काबिल है, इसलिए सुलिवन खानदान का ध्यान उस पर गया है। यह कहकर उसने सर्टिफिकेट मेरे हाथ में थमा दिया। फ्रैंक का हाथ पकड़ा और मजाक उड़ाते हुए हंसने लगी।
इसे देखो, यह तो फ्रैंक की अपनी माँ मिसेज लॉकवुड से भी ज्यादा उस पर जान छिड़कती है। तभी नौकर ऊपर आया और बताया कि सुलिवन परिवार बस पहुंचने ही वाला है। यह सुनकर रिचर्ड जल्दी से नीचे भागा। मेरे पास से गुजरते हुए उसने लापरवाही से कहा, तुम बहुत दिनों बाद घर आए हो, रुककर जश्न की ड्रिंक पीकर जाना। मैंने सिर हिलाया। मैं रुककर देखना चाहता था कि आखिर ओलिविया है कौन। कमरे में लिंडा फ्रैंक को देख रही थी और उसकी आंखों में एक रईस खानदान में रिश्ता होने की खुशी साफ झलक रही थी। 20 साल पहले अगर सोफिया नहीं आई होती तो रिचर्ड से लिंडा की शादी होती, इसलिए वो सोफिया से नफरत करती थी। बदला लेने के लिए जब उसने देखा कि सोफिया ने उसी दिन बच्चे को जन्म दिया है तो उसने अस्पताल में दोनों बच्चों को बदल दिया। अब उसका अपना सगा बेटा फ्रैंक लॉकवुड परिवार का वारिस बन गया, जबकि मैं जो असली बेटा था एक उपेक्षित और नाजायज बच्चा बनकर रह गया। नीचे जाने के बाद मैं सीढ़ियों के पास एक अंधेरे कोने में टिक गया और दरवाजे की तरफ देखते हुए सुलिवन परिवार के आने का इंतजार करने लगा। कुछ समय बाद मिसेज लॉकवुड यानी सोफिया एक नौकर के सहारे नीचे आई। उसने बैंगनी रंग की ड्रेस पहनी थी, उसका शरीर कमजोर था और चेहरे पर एक शालीनता झलक रही थी। नौकर ने धीरे से कहा, मेम साहब, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, शायद आपको नीचे नहीं आना चाहिए था। सोफिया ने खांसते हुए सिर हिलाया। नहीं, ये फ्रैंक के लिए बहुत बड़ा दिन है, मैं इसे छोड़ नहीं सकती। मैं उसे पीछे से देख रहा था। मेरी आंखों में उसके लिए बच्चों जैसा प्यार और सम्मान था। यह बहुत अजीब है। इस लॉकवुड परिवार में सिर्फ वही मेरे लिए ममता का जरिया थी। जब मैं छोटा था लिंडा अक्सर मुझे खाना नहीं देती थी। सोफिया ने जब एक बार उसे ऐसा करते देख लिया तो वो नियमित रूप से मेरे लिए गार्डन में खाना छोड़ने लगी। यह 12 सालों तक चला। अगर सोफिया की दयालुता न होती तो शायद मैंने हार मान ली होती। सोफिया को दूर जाते देख और उसकी खांसी सुनकर मुझे चिंता होने लगी। तभी दरवाजे पर हलचल हुई। सुलिवन परिवार आ चुका था। रिचर्ड और सोफिया ने दरवाजे पर उनका स्वागत किया। थोड़ी बातचीत के बाद वो एक तरफ हट गए और लोगों का एक बड़ा समूह शान से अंदर दाखिल हुआ। मेरी नजर तुरंत ओलिविया पर पड़ी। उसका चेहरा फोटो से भी ज्यादा खूबसूरत था। उसका अंदाज बहुत रौबदार और सख्त था। जैसे ही उसे मेरी नजर का एहसास हुआ उसने अचानक मेरी तरफ देखा। उसकी उस पैनी नजर ने मेरे दिल की धड़कन बढ़ा दी। मैं उसकी आंखों में और गहराई से देखना चाहता था, पर ओलिविया ने नजरें हटा ली और कहीं और देखने लगी, जिससे मैं उलझन में पड़ गया। क्या उसने मुझे पहचाना या नहीं? रिचर्ड चापलूसी भरी मुस्कान के साथ बोला, मिस सुलिवन, आपके पति कहाँ हैं? वो आपके साथ नहीं आए। जैसे ही उसने यह कहा मुझे लगा कि ओलिविया ने फिर से मेरी तरफ देखा है। वो व्यस्त है। बस इसी तरह भीड़ उसे हॉल की तरफ ले गई। सिंडी जो 4 साल मेरे पीछे भागी थी वो भी पीछे पीछे आ रही थी। अपनी फॉर्मल ड्रेस में वो कॉलेज के दिनों के मुकाबले कहीं ज्यादा समझदार और शांत लग रही थी। उसने मुझे नहीं देखा और फ्रैंक के साथ बेमन से बातें करती रही। मैं चुपचाप एक तरफ खड़ा रहा, पर लिंडा ने मेरा हाथ पकड़ लिया। उसने धीरे से मुझे डांटा, रेयान, तुम अभी भी यहाँ क्या कर रहे हो? यह मत कहना कि तुमने अभी भी सिंडी की उम्मीद नहीं छोड़ी है। मैं तुम्हें बता दूं, अब वो तुम्हारी भाभी है। मैंने उसका हाथ झटक दिया। शांत रहो, मुझे किसी के साथ अवैध रिश्ता रखने में कोई दिलचस्पी नहीं है। मिस्टर लॉकवुड ने मुझे जश्न के लिए रुकने को कहा था। जब से मुझे याद है मैं रिचर्ड को मिस्टर लॉकवुड ही बुलाता हूँ। लिंडा गुस्से में दांत पीसने लगी। वो बस शिष्टाचार निभा रहे थे। तुमने सच मान लिया। मुझे लगता है कि तुम्हें अपनी अहमियत नहीं पता। आज जैसे मौके पर मैं खुद अंदर नहीं जा सकती ताकि लॉकवुड परिवार को शर्मिंदा न होना पड़े। क्या तुम जैसे नाजायज बेटे इस मेज पर बैठने के लायक हैं? अभी यहाँ से दफा हो जाओ। मैं चिढ़कर माथे पर बल डालता हूँ। जैसे ही मैं बोलने वाला होता हूँ मुझे ओलिविया बालकनी की तरफ फोन पर बात करने जाते हुए दिखती हैं। मैं लिंडा को झटकता हूँ और उसके पीछे चल देता हूँ। जब मैं ओलिविया के पास पहुंचता हूँ वो फोन काटकर मुझे अपनी सर्द नजरों से घूरती है। उसकी खतरनाक नजर देख मेरे कदम ठिठक जाते हैं। फिर मैं मुस्कुराकर उसे ग्रीट करने की कोशिश करता हूँ। हनी, ओलिविया की आंखें सर्द बनी रहती हैं। मैं उसके चेहरे के भाव पढ़ता हूँ और वो शब्द सुनकर उसकी नफरत और बढ़ जाती है। वो बिना कोई जज्बात दिखाए मुड़ जाती है। मैं उसे रोकने के लिए तुरंत आगे बढ़ता हूँ। तुमने मुझे पहचाना नहीं? ओलिविया मुझे नीचे से ऊपर तक देखती है। हटो यहाँ से। क्या मुझे आपको जानना चाहिए? जनाब, मैं शादीशुदा हूँ, कृपया थोड़ी तमीज दिखाइए। मैं थोड़ा हैरान हूँ। साफ है कि वो मुझे नहीं जानती, फिर भी कहती है कि वो शादीशुदा है। क्या रजिस्ट्री ऑफिस से कोई गलती हो सकती है? माफ करना, तुम्हारे पति कौन है? इससे आपको क्या मतलब? फिर वही 4 बेरुखे शब्द। मैं मैरिज सर्टिफिकेट की कॉपी निकालता हूँ और उसे पकड़ा देता हूँ। मिस सुलिवन, इस पर जो महिला है वो आप ही होनी चाहिए, सही ना? ओलिविया की नजर आदमी के नाम पर पड़ती है। वो हिकारत से मुस्कुराती है। मिस्टर रेयान, असली सर्टिफिकेट इतना महंगा नहीं आता। अगर आप फर्जी कागजात बना रहे हैं तो कम से कम सफाई से बनाइए। ये कहकर वो कमरे से बाहर चली जाती हैं। बल्कि वो छोटे बगीचे से होते हुए तेजी से पार्किंग की तरफ चली जाती है। मैं उसे समझाने के लिए उसके पीछे भागता हूँ, पर 2 बॉडीगार्ड रास्ता रोक लेते हैं। मैं उसे जाते हुए देख चिल्लाता हूँ, मिस सुलिवन, ये सर्टिफिकेट असली है। अगर आपको यकीन नहीं है तो आप रजिस्ट्री ऑफिस में चेक कर सकती हैं। ओलिविया अपनी कार में बैठती है और चली जाती है। उसका पर्सनल असिस्टेंट वहीं रुक जाता है। मैं वापस कमरे में जाकर फ्रैंक से टकराता हूँ, जिसने मुझे ओलिविया को परेशान करते देख लिया था। उसकी आंखें चमकती हैं और रिचर्ड परेशान है। मिस सुलिवन क्यों चली गई? क्या हमने उनकी खातिरदारी ठीक से नहीं की? फ्रैंक अपनी मुट्ठियां भींचता है। उसका लहजा हिचकिचाहट भरा है। मैंने रेयान को मिस सुलिवन को परेशान करते देखा था। वो गुस्से में चली गई और कह गई कि आपको अपने परिवार को तमीज सिखानी चाहिए। रेयान की ऐसी हरकतों से क्या सुलिवन परिवार को ये नहीं लगेगा कि हमें तमीज नहीं है? रिचर्ड का चेहरा तुरंत गुस्से से काला पड़ जाता है। इसी बीच मैं अपनी स्कूटर पर ओलिविया का पीछा करते हुए उसे खो देता हूँ। जब मैं परेशान होता हूँ तभी अचानक मेरा फोन बजता है। मैं फोन उठाता हूँ और एक औरत की आवाज आती है, बॉस, मुझे ओलिविया के बारे में जानकारी मिल गई है। ओलिविया सुलिवन खानदान के मुखिया की दूसरी बेटी है। अफवाह है कि वो बेरहम है, इसलिए उसे विदेश भेज दिया गया था। लगा था जायदाद बड़े बेटे को मिलेगी, पर किसी को ओलिविया के लौटने की उम्मीद नहीं थी। उसने पता नहीं क्या चाल चली, पर मास्टर सुलिवन को हटाकर पूरे ग्रुप पर खुद कब्जा कर लिया है।
मैं माथे पर बल डालता हूँ। उसका कॉन्टैक्ट नंबर और शेड्यूल ढूंढो, मैं उससे बाद में मिलूंगा। फोन रखने के बाद मैं अपनी कनपटी मलता हूँ। ये मामला पेचीदा होता जा रहा है। ओलिविया की हैसियत देखते हुए उससे मिलना आसान नहीं है। मुझे उसे हनी कहकर डराना नहीं चाहिए था। मैं आ भरता हूँ और अपनी पुरानी स्कूटर से शहर छोड़कर दूर एक गांव की ओर चल पड़ता हूँ। मिडिल स्कूल में जब मैं लॉकवुड घर से निकला था तब मेरे पास पैसे नहीं थे और मैं यहाँ सिर्फ एक पुराना घर ही किराए पर ले सकता था। बाद में मुझे इसकी आदत हो गई। जैसे ही मैं घर की तरफ मुड़ने वाला होता हूँ, 80-90 साल की एक बुजुर्ग महिला अचानक सड़क पर आ जाती है। मैं जोर से ब्रेक लगाता हूँ और बस उन्हें ठोकने ही वाला था। पहले मुझे लगा कि वो कोई ठग है, पर तभी मैंने गौर किया कि उन्होंने बहुत सलीके के कपड़े पहने हैं। उनके गले में एक टैग लटका है जिस पर एक नंबर है और नीचे लिखा है कि अगर ये गुम हो जाएं तो कृपया इस नंबर पर कॉल करें। इनाम के तौर पर मोटी रकम दी जाएगी। साफ है कि बुजुर्ग महिला को भूलने की बीमारी है। मैं तुरंत अपना फोन निकालता हूँ और टैग पर लिखा नंबर टाइप करने लगता हूँ, पर वो घबराई हुई महिला अचानक मेरी कलाई पकड़ लेती है। उनकी आंखें चमक उठती हैं और वो कहती हैं, पोते दामाद, तुम मेरे पोते दामाद हो। ये सुनकर मेरी भौहें चढ़ जाती हैं। 22 साल से कुंवारा हूँ, आज ये दूसरी बीवी कहाँ से आ गई? मुझे ये मजाक लगता है और मैं उनसे पूछता हूँ, दादी आपकी पोती कौन है? उसका नाम क्या है? ओ हाँ, उसका नाम क्या बताया था मैंने? जो नाम उन्हें याद आया था वो बोलते ही दिमाग से निकल गया। दादी फिक्र मत कीजिए, कोई बात नहीं अगर आपको याद नहीं आ रहा। मैं उन्हें दिलासा देता हूँ और फिर वो नंबर मिलाता हूँ। पास ही की एक सड़क पर ओलिविया गंभीर चेहरे के साथ कार में बैठी है। उसके बगल में उसका जूनियर लियाम सांस लेने तक की हिम्मत नहीं कर पा रहा। ये मेरी गलती है कि मैंने उन पर ठीक से नजर नहीं रखी। मेरी वजह से बुजुर्ग मिसेज सुलिवन कहीं खो गई। ओलिविया कुछ नहीं कहती, पर उसके चेहरे से गुस्सा साफ झलक रहा है। बुजुर्ग मिसेज सुलिवन अक्सर अपनी ही धुन में रहती हैं। किसे पता था कि आज उनकी तबीयत सुधर जाएगी और वो चुपके से निकल जाएंगी। कैमरे की फुटेज से पता चला कि वो खुद बस पकड़कर शहर के बाहरी इलाके में चली गई हैं। यहाँ की कई गलियों में कैमरे नहीं हैं, इसलिए उन्हें हर जगह तलाश करनी पड़ रही है। तभी उसका फोन बजता है। ओलिविया तुरंत फोन उठाती है और मेरी शांत आवाज सुनाई देती है, हेलो, आपके परिवार की बुजुर्ग महिला फिलहाल मेरे पास है। ये सुनते ही कार का माहौल एकदम सन्न हो जाता है। हर कोई हरकत में आ जाता है। कोई पुलिस को फोन करने की तैयारी करता है तो लियाम कॉल सिग्नल को ट्रेस करने लगता है। ओलिविया की आंखें तमतमा उठती हैं। उसकी आवाज में गजब की ठंडक है। तुम्हें कितने पैसे चाहिए? बस मजाक कर रहा हूँ। मैं बस ये कहना चाहता था कि बुजुर्गों का बेहतर ख्याल रखें। फिर मैं उसे पता बताता हूँ और फोन काट देता हूँ। 5 मिनट बाद जब वो पहुंचते हैं तो मैं जा चुका होता हूँ और वहाँ सिर्फ एक पुलिस ऑफिसर बुजुर्ग महिला के साथ खड़ा होता है। ओलिविया पूछती है, आप यहाँ कैसे पहुंची? मिसेज सुलिवन रहस्यमयी ढंग से कहती हैं, मैं अपने पोते दामाद को ढूंढने आई थी, वो यहीं पास में रहता है। ओलिविया ठिठक जाती है, दादी यहाँ कोई पोता दामाद नहीं है, नामुमकिन, मैंने उसे देखा था। वो पत्थर दिल लड़का मुझे पुलिस के हवाले करके चला गया। ओ हाँ, मुझे अपना फोन दो। ओलिविया उसे अपना फोन पकड़ा देती है और वो बुजुर्ग महिला कॉल लिस्ट से नंबर निकालती हैं और उसे अपनी छोटी डायरी में लिख लेती हैं। वो खुशी से कहती हैं, आखिरकार मेरे पास मेरे पोते दामाद का नंबर आ गया। अगली सुबह जल्दी ही मुझे यूनिवर्सिटी के एडवाइजर प्रोफेसर वॉकर का फोन आता है और मैं उनके ऑफिस में जाता हूँ। मैं देखता हूँ कि फ्रैंक और लिंडा भी वहीं हैं। फ्रैंक और मैं दोनों हाइचन यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। वो खुद को टॉपर समझता है। उसे नीचा ना दिखाने के लिए मैंने जानबूझकर एनर्जी एंड पावर इंजीनियरिंग चुनी, पर मुझे उम्मीद नहीं थी कि 2 साल पहले ये विषय इतना मशहूर हो जाएगा। फ्रैंक ने तुरंत अपना विषय बदल लिया और फिर से मेरा क्लासमेट बन गया। फ्रैंक का यहाँ होना तो आम बात है, पर लिंडा यहाँ क्यों है? जैसे ही मैं ये सोचता हूँ, प्रोफेसर वॉकर बोलते हैं, रेयान, तुम्हारी ग्रेजुएशन की सिफारिश रद्द कर दी गई है। तुम्हारी माँ ने कहा है कि तुम्हारा बैकग्राउंड इसके लायक नहीं है। क्या तुम्हारे और तुम्हारी माँ के बीच कोई गलतफहमी है? उनसे माफी मांगो। गुस्से में अपना भविष्य बर्बाद मत करो। फ्रैंक हाँ भरता है, प्रोफेसर वॉकर, रेयान की माँ ये सब उसकी भलाई के लिए ही कर रही हैं। वो मेरी तरफ मुड़ता है। तुमने मिस सुलिवन को नाराज किया है। उन्होंने ऐलान किया है कि वो तुम्हें यूनिवर्सिटी से बाहर निकलवा देंगी। मुझे एहसास हुआ कि मिस सुलिवन ओलिविया है, पर मैंने तो उससे सिर्फ चंद बातें की थी। कल वो बिल्कुल भी नाराज नहीं लग रही थी। दूसरी तरफ फ्रैंक तो पैदाइशी झूठा है। जब मैं सोच ही रहा होता हूँ, फ्रैंक मेरे पास आता है। रेयान, डैड ने तुम्हारे लिए हवाई जहाज का टिकट खरीदा है। वो चाहते हैं कि तुम कुछ वक्त के लिए विदेश चले जाओ, वरना लॉकवुड परिवार भी तुम्हें नहीं बचा पाएगा। मेरी आंखों में नफरत झलकती है। क्या उसे सिर्फ ये डर सता रहा है कि मेरी वजह से लॉकवुड परिवार का नाम खराब होगा? ये देखते हुए कि मैं इसे नहीं लूंगा, फ्रैंक एक बैंक कार्ड निकालता है। क्या तुम इस बात से परेशान हो कि विदेश में गुजारा कैसे होगा? इसमें 50,000 युआन है। ये मेरी तरफ से तुम्हारे खर्चे के लिए है। अभी के लिए इसे इस्तेमाल करो। अगर कम पड़े तो मैं तुम्हें और दे दूंगा। लॉकवुड खानदान के वारिस के पास सिर्फ 50,000 युआन है। मुझे ये सुनकर हंसी आ रही है। लिंडा अचानक वो बैंक कार्ड छीन लेती है। फ्रैंक, तुम ये क्या कर रहे हो? लॉकवुड परिवार का इसके लिए टिकट खरीदना ही बहुत बड़ी बात है। वो मुझे घूरती है और हुक्म देती है, अपना सामान बांधो और फौरन देश छोड़कर चले जाओ। मैंने स्कूल से तुम्हारा नाम कटवा दिया है। मैं उसे बेरुखी से देखता हूँ। आपको मेरे फैसले लेने का क्या हक है? क्योंकि मैं तुम्हारी माँ हूँ। वैसे भी तुम्हारे जैसे ग्रेड्स के साथ तुम शायद ग्रेजुएट भी नहीं हो पाओगे। बेहतर होगा कि तुम विदेश जाकर काम करो और जल्दी पैसे कमाओ। प्रोफेसर वॉकर, आपको रेयान का साथ देना चाहिए, पर मैं तो इसे जानती हूँ। ये सिर्फ फ्रैंक की नकल कर रहा है। इसे अपनी औकात देखनी चाहिए। फ्रैंक से बराबरी करने की इसकी क्या हैसियत है? प्रोफेसर वॉकर हक्का बक्का होकर फ्रैंक की तरफ देखते हैं। मुझे याद है कि तुम्हें कोई सिफारिश नहीं मिली थी और तुमने एंट्रेंस एग्जाम भी नहीं दिया था। फ्रैंक शालीनता से मुस्कुराता है। मेरा एडमिशन स्पेशल कोटे से हुआ है। जब प्रोफेसर गहराई से पूछते हैं तो वो सादगी का दिखावा करता है। ये सब डॉक्टर रे की वजह से है। उनकी हाइड्रोजन क्लीन फ्यूल रिसर्च कामयाब रही और उन्हें डॉक्टरेट की उपाधि मिली।
मैं मन ही मन उलझन में हूँ। डॉक्टर रे, मैंने कब से फ्रैंक को स्पेशल एडमिशन देना शुरू कर दिया। सोफिया के एहसान का बदला चुकाने के लिए मैं इन सालों से डॉक्टर रे बनकर लॉकवुड कॉर्पोरेशन को टेक सपोर्ट दे रहा हूँ और एक स्पॉन्सर्ड स्टूडेंट होने की झूठी कहानी गढ़ी है। वहीं दूसरी तरफ फ्रैंक अब भी झूठ बोले जा रहा है। मेरी माँ ने एक बार डॉक्टर रे की पढ़ाई का खर्च उठाया था तो अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद वो हमारे परिवार के पास आए और मेरी माँ को अपना रक्षक बताया। वो सालों से हमारी कंपनी को टेक सपोर्ट दे रहे हैं, उन्हें मुझे मना नहीं करना चाहिए। प्रोफेसर वॉकर मान गए और पूछा कि डॉक्टर रे कहाँ काम करते हैं। वो बोले कि डीन डॉक्टर रे को हमारी यूनिवर्सिटी में पढ़ाने के लिए बुलाएंगे। प्रोफेसर वॉकर खुश होकर मुझसे बोले, रायन, तुम्हारी रिसर्च और डॉक्टर रे का काम एक जैसा है। सही समय आने पर मैं तुम्हें उनसे मिलवाऊंगा। अगर डॉक्टर रे ने तुम्हारे लिए सिफारिश कर दी तो शायद तुम्हारी ग्रेजुएशन की सिफारिश अब भी बच सकती है। फ्रैंक फिक्र करने का नाटक करता है। प्रोफेसर वॉकर क्या ये काम करेगा? सुलिवन परिवार हाई चुंग का सबसे अमीर परिवार है। वे हर साल हमारे स्कूल को रिसर्च के लिए काफी पैसा दान करते हैं। डॉक्टर रे की आजकल बहुत मांग है। अगर डॉक्टर रे बीच में आए तो स्कूल पक्का उनकी बात मान लेगा। फ्रैंक घबराता है, लेकिन डॉक्टर रे सिर्फ मेरी माँ के लिए काम करते हैं। अगर ये मेरे लिए होता तो वो दिल से मदद करते, पर रायन मेरे पिता की नाजायज औलाद है और मेरी माँ के खिलाफ है। रायन, क्या मैं तुम्हारी तरफ से डॉक्टर रे से बात करूं? मैंने एक ठंडी मुस्कान के साथ मना कर दिया। फ्रैंक इस वक्त एक घटिया जोकर जैसा लग रहा है। मैंने प्रोफेसर वॉकर से कहा, प्रोफेसर वॉकर, आप जानते हैं कि मैं कभी भी ग्रेजुएट स्कूल नहीं जाना चाहता था। लिंडा मुंह चिढ़ाती है, अपनी कोशिश बेकार मत करो। मिस सुलिवन को नाराज करने के बाद क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हें हाई चुंग में नौकरी मिलेगी? सपने देखना छोड़ दो। मुझे नहीं लगता कि कोई अकेले दम पर पूरे शहर पर राज कर सकता है। अगर तुम्हें सच में नौकरी न मिले तो मेरे पास टीचिंग असिस्टेंट बनकर आ जाना। प्रोफेसर वॉकर गुस्से में होने के बावजूद मुझसे प्यार से बात करते हैं। मेरा दिल भर आया। प्रोफेसर, मिस सुलिवन और मेरे बीच बस एक छोटी सी गलतफहमी है। एक बार वो दूर हो जाए तो सब ठीक हो जाएगा, आप चिंता मत कीजिए। ये देखकर फ्रैंक मुट्ठियां भींच लेता है और ताना मारते हुए कहता है, रायन, क्या तुम सच में मिस सुलिवन को परेशान करते रहोगे? वो शादीशुदा है। तुम जो कर रहे हो वो बहुत ही गलत है। लिंडा का गुस्सा भड़क उठा और उसने अचानक मेरे चेहरे पर तमाचा जड़ दिया। मैं उसे हैरानी से देखता हूँ। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो प्रोफेसर वॉकर के सामने मुझे हाथ लगाएगी। बिना किसी पछतावे के लिंडा मेरी तरफ उंगली उठाकर मुझे कोसने लगती है। लगता है कुछ सालों में तुम घर के नियम कायदे भूल गए हो। अभी अपने भाई से माफी मांगो और वादा करो कि तुम सुलिवन परिवार के पास कभी नहीं जाओगे। मेरी आंखों से वो अपनापन खत्म हो गया और उनकी जगह सिर्फ बेरुखी ने ले ली। शायद मेरी पिछली बातों का उस पर कोई असर नहीं हुआ। क्या वो अब भी मुझे फ्रैंक का वही अंधभक्त समझती है? जब समझाने से बात नहीं बनेगी तो मैं भी अब पीछे नहीं हटूंगा। फ्रैंक बगल में खड़ा होकर मन ही मन बहुत खुश हो रहा है। बचपन में रायन मेरे आगे पीछे घूमता था, कभी पलटकर जवाब नहीं देता था और न ही कभी लड़ता था। घर छोड़ने के बाद मैं उससे फिर से यूनिवर्सिटी में मिला। वो अब भी उतना ही गरीब और फटेहाल दिखता था, फिर भी उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने सीधा खड़ा होने की? कुछ सालों से पिटाई नहीं हुई, इसलिए वो अपनी औकात भूल गया है। आज लिंडा इसे अच्छा सबक सिखाएगी। फ्रैंक जब ये सोच ही रहा था तभी मैं धीरे से उसके पास गया। जब वो ये सोचकर मुस्कुराया कि मैं माफी मांगने वाला हूँ, तभी मैंने अचानक ऊपर देखा और उसके चेहरे पर जोर का घूंसा जड़ दिया। फ्रैंक का सिर चकरा गया और वो सन्न रह गया। लिंडा चिल्लाते हुए दौड़कर आई, रायन, तुम्हारी उसे मारने की हिम्मत कैसे हुई? मैंने जानलेवा नजरों से उसकी तरफ देखा। मेरे चेहरे के भाव देखकर लिंडा वहीं जम गई। तुम क्या करने वाले हो? ए एहसान फरामोश लड़के, मैं तेरी माँ हूँ। क्या तू मुझे मार डालेगा? मेरी आवाज बिल्कुल ठंडी हो गई। मेरा एक एक शब्द बहुत ही नपातुला था। तुम कभी एक अच्छी माँ नहीं थी, इसलिए मुझे एक बुरा बेटा होने का दोष मत देना। अब मेरी जिंदगी में दखल देना बंद करो। अगर तुमने फिर से कुछ किया तो मैं उसका दोगुना बदला फ्रैंक से लूंगा। मैंने नजरें हटाई और प्रोफेसर को प्रणाम किया, 4 सालों के लिए शुक्रिया कहा और वादा किया कि सब ठीक होने पर लौटूंगा। ये कहकर मैं वहां से निकल गया। मेरे कमरे से जाने के काफी देर बाद लिंडा को होश आया। जैसे ही मैं स्कूल के गेट से बाहर निकला, जेनी का फोन आया, बॉस, मुझे सब पता चल गया है। मुझे पता है कि ओलिविया सबको शादीशुदा क्यों बताती है और आपको क्यों नहीं पहचानती। सुलिवन परिवार बाहर से तो शानदार दिखता है, पर इतने बड़े परिवार में पिछले कुछ सालों से आपसी लड़ाई बहुत बढ़ गई है। मास्टर सुलिवन अपने बड़े बेटे के परिवार को ज्यादा मानते हैं और सब कुछ उन्हीं को सौंपना चाहते हैं। सबसे छोटी होने के नाते ओलिविया को हमेशा दबाया गया। कुछ साल पहले मास्टर सुलिवन ने कुछ गलत लड़कों से उसकी शादी करवानी चाहिए थी। उस वक्त बहुत हंगामा हुआ था, जब तक कि ओलिविया ने ये नहीं कह दिया कि उसने एक साधारण परिवार के लड़के से कोर्ट मैरिज कर ली है। तभी जाकर मामला शांत हुआ। और उस पति की बात करें तो ये काफी दिलचस्प है, वो कभी सबके सामने नहीं आया, ना ही सुलिवन परिवार की किसी पार्टी में गया। तो कुल मिलाकर सच ये है कि जेनी सस्पेंस बनाने के लिए बात को खींचती है, पर इससे पहले कि वो कुछ बोलती मैं समझ गया था। क्या तुम्हें उसका शेड्यूल और संपर्क करने की जानकारी मिली? जेनी शर्मिंदा होकर चुप हो गई। मैं आपको अगले कुछ दिनों का शेड्यूल भेज दूंगी, पर उसका पर्सनल नंबर नहीं मिल सका। कोई बात नहीं, मैं खुद जाकर उससे मिलूंगा। ओलिविया जैसे ओदे वाले लोग अपना नंबर बहुत छुपा कर रखते हैं, उसका न मिलना कोई बड़ी बात नहीं है। जेनी तुरंत गपशप करने लगी। वो बॉडीगार्ड से घिरी रहती है, उसके पास पहुंचना आसान नहीं होगा। क्या आप जोर जबरदस्ती करेंगे या अभी शांत रहेंगे? मेरे होठों के कोने पर एक शरारती मुस्कान आ गई। सुलिवन स्वरूप पहुंचकर मैंने अपनी यूनिफॉर्म ठीक की बॉक्स लेकर अंदर गया और रिसेप्शनिस्ट से कहा कि मिस सुलिवन की डिलीवरी है और उनके साइन चाहिए। रिसेप्शनिस्ट के फोन करने के बाद मुझे 88वीं मंजिल पर प्राइवेट लिफ्ट से जाने की अनुमति मिल गई। लिफ्ट से बाहर आते ही एक बड़ा हॉल दिखा जहां 100 से ज्यादा लोग काम कर रहे थे और वो सब सिर्फ ओलिविया के लिए वहां तैनात थे। मैं उस सेक्रेटरी के पीछे हो लिया जो मुझे लेने आई थी और सीईओ के ऑफिस पहुंचकर मैंने दरवाजा खटखटाया। अंदर से एक प्यारी सी आवाज आई,
अंदर आ जाओ। जैसे ही मुझे लगा कि मैं ओलिविया से मिल पाऊंगा तभी एक आदमी ने मेरा रास्ता रोक लिया। रुको, लियाम ने मुझे गौर से देखते हुए टोका। मिस्टर रायन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? लियाम का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसे कल लॉकवुड के घर पर मेरा ओलिविया को परेशान करना अब भी याद है। ओलिविया ने मुझे तब कुछ नहीं कहा था और आज मेरी इतनी हिम्मत कि मैं डिलीवरी बॉय बनकर उसे परेशान करने आ गया। उसने 2 बॉडीगार्ड्स को इशारा किया। ये सब क्या चल रहा है? तुम लोग पहचान भी चेक नहीं करते और अब कोई भी एरा गहरा यहाँ टॉप फ्लोर तक आ सकता है। इसे अभी के अभी बाहर निकालो। बदलना, इसका क्या मतलब है? क्या सुलिवन ग्रुप डिलीवरी करने वालों को छोटा समझता है? लियाम मुंह चिढ़ाता है। तुम तो बड़े अच्छे से मासूम बनने का नाटक कर लेते हो। हम हर काम की इज्जत करते हैं, पर क्या तुम सच में डिलीवरी वाले हो? क्या तुम्हारे पास डिलीवरी वर्कर का पहचान पत्र है? जैसे ही लियाम ने ये कहा मैंने आईडी कार्ड उसके मुंह के सामने कर दिया और उसका चेहरा उतर गया। तुमने इसे आज ही तो नहीं बनवाया? उसके सामने जो आईडी कार्ड था उस पर रजिस्ट्रेशन की तारीख लिखी थी। लियाम हैरान रह गया। 8 साल पहले तुम सच में एक डिलीवरी बॉय थे। पढ़ाई के साथ काम करना क्या मना है? मेरी आवाज में ढिठाई थी। मैंने दरवाजे की तरफ आवाज लगाई। मिस सुलिवन, क्या आप मेरे काम में मेरी मदद कर सकती हैं? कमरे के अंदर से एक सुरीली आवाज आई। उसे अंदर आने दो। मैंने लियाम को चिढ़ाते हुए एक नजर डाली। जैसे ही वो भड़कने वाला था मैं उसके बगल से निकलकर कमरे के अंदर चला गया। ओलिविया का ऑफिस आलीशान है पर वहां कोई अपनापन नहीं है। कागज पर साइन करने के बाद ओलिविया ने ऊपर देखा। उसकी आंखों में कोई जज्बात नहीं थे। मैंने डिलीवरी की पर्ची की तरफ इशारा किया। मिस सुलिवन, यहाँ साइन कीजिए। उसने एक पल के लिए मुझे देखा और फिर साइन करने के लिए पेन उठाया। तभी मैं एक धमाका करता हूँ। मिस सुलिवन, आप सच में शादीशुदा नहीं है ना? पेन चलते चलते रुक गया। उसकी ठंडी नजरें मुझ पर टिक गईं। मुझे पता था कि मेरा अंदाजा सही है। रजिस्ट्री ऑफिस में सारी जानकारी हाथ से भरी जाती है, इसलिए वहाँ गलती होना मुमकिन नहीं है। ओलिविया शादीशुदा होने का दावा करती है पर मुझे नहीं पहचानती। जेनी की छानबीन के बाद सच यही है कि परिवार के दबाव से बचने के लिए उसने एक फर्जी पति की कहानी गढ़ी है। वो कभी रजिस्ट्री ऑफिस नहीं गई, इसलिए उसे नहीं पता कि हमारी सच में शादी हो चुकी है। मैंने संजीदगी से कहा, मिस सुलिवन, मैं जानता हूँ कि मेरी बातें अजीब लग रही हैं, पर हम सच में शादीशुदा हैं। ओलिविया धीरे से सीधी खड़ी हो गई और उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी। मिस्टर रायन, अपनी कोशिश बेकार मत करो। अगर मैं कुंवारी भी होती तो भी सिर्फ सिंडी को नीचा दिखाने के लिए तुमसे शादी नहीं करती। मैं थोड़ा सन्न रह गया तो उसे सिंडी और मेरे अतीत के बारे में पता है और उसे लगता है कि मैं बदला लेने आया हूँ, इसीलिए वो मुझ पर यकीन नहीं करेगी। मैंने जल्दी से समझाया, मैं सिंडी की वजह से नहीं आया हूँ, मैं आपसे तलाक चाहता हूँ। मुझे आपके ड्रामे में कोई दिलचस्पी नहीं है। ओलिविया ने मेरी बात काट दी। उसने जल्दी से पर्ची पर साइन किए और मुझे वापस थमा दी। मुझे फिर कभी परेशान मत करना वरना अंजाम बुरा होगा। ये सुनकर मुझे भी थोड़ा गुस्सा आ गया। क्या आपने पहले ही बुरा अंजाम शुरू नहीं कर दिया? आपने ऐलान किया था कि आप मुझे हाई चुंग से गायब कर देंगी। ओलिविया ने तेवर बदले। मैंने कब तभी उसका फोन बजा, ये दादी की स्पेशल रिंगटोन थी। उसने तुरंत फोन उठाया और देखभाल करने वाली की आवाज आई, मिस सुलिवन, बड़ी मैडम फिर से गायब हो गई हैं। ओलिविया घबराकर बाहर की तरफ भागी। मैंने पीछे जाकर बात साफ करनी चाहिए पर लियाम ने फिर मेरा रास्ता रोक लिया। मिस्टर रायन, बेहतर होगा कि तुम यहीं रुक जाओ। इस तरह मुझे सुलिवन ग्रुप से बाहर निकाल दिया गया। जैसे ही मैं अपने घर पहुंचा मैंने मुड़कर देखा कि वही बूढ़ी औरत दबे पांव मेरे पीछे आ रही थी। मैंने एक ठंडी आह भरी। जैसे ही मैं कुछ बोलने वाला था बूढ़ी औरत ने मेरी कलाई पकड़ ली। नाती दामाद, मुझे फिर से छोड़ने के बारे में सोचना भी मत। मेरे किराए के अपार्टमेंट में वो बूढ़ी औरत टेबल पर बैठकर एक के बाद एक 3 कप पानी पी गई। मैंने माथे पर बल डालकर कहा, मैं सच में आपका नाती दामाद नहीं हूँ। हाँ तुम ही हो। वो औरत जिद पर अड़ गई और अपना कप पकड़कर एक और बार पानी पी गई। मुझे पता था कि मैं उसे समझा नहीं सकता। मैंने फोन निकाला और उसी नंबर पर कॉल किया। पहली ही घंटी पर फोन उठ गया। हेलो। उस औरत की आवाज कुछ जानी पहचानी सी लगी। जैसे ही मैं बोलने वाला था दादी ने अचानक फोन छीन लिया। इसी वक्त ओलिविया पास में ही एक टीम के साथ उनकी तलाश कर रही थी। उसका चेहरा शांत था पर अंदर से वो डरी हुई थी। दादी को 87 साल की उम्र में सिर्फ भूलने की बीमारी नहीं थी, बल्कि उनके अंग भी काम करना छोड़ रहे थे। उनकी जान किसी भी वक्त खतरे में पड़ सकती थी। जैसे ही फोन बजा उसने तुरंत उठाया और दादी की जोश भरी आवाज आई, ए शरारती लड़की, मुझे लेने मत आना, मैं अपने नाती दामाद के साथ हूँ। ये वही नंबर था जो उस लड़के का था, तो इसका मतलब दादी फिर से उसी के साथ है। ओलिविया ने गुस्से में पूछा, साहब कहाँ हैं? दादी बोली, नहीं बताऊंगी। तुम्हें लगता है कि सिर्फ तुम्हारे मना करने से मैं तुम्हें ढूंढ नहीं पाऊंगी? ये मत कहना कि मुझे मत ढूंढना या मेरे पीछे किसी को मत भेजना। ओलिविया अपना सिर खुजलाती है, रिसीवर को ढकती है और डॉक्टर से धीरे से पूछती है, क्या हम दादी को उनकी इस हालत में जबरदस्ती घर वापस ला सकते हैं? डॉक्टर अपना सिर हिलाता है और फुसफुसाता है, मिसेस सुलिवन को इस वक्त बिल्कुल भी परेशान नहीं किया जा सकता। बेहतर होगा कि हम उनकी मर्जी के हिसाब से ही चलें। वो नौजवान कोई बुरा इंसान नहीं लगता। ओलिविया लाचार नजर आती है और फोन पर पुचकारते हुए कहती है, दादी मुझे अभी भी आपको दवाइयां पहुंचानी है। जरूरत नहीं है, मेरे पास सब है। फिक्र मत करो, बस सब्र से इंतजार करो जब तक मैं तुम्हारे होने वाले पति को घर नहीं ले आती। ये कहकर वो बूढ़ी औरत फोन काट देती है और बड़े गर्व के साथ मुझे फोन वापस थमा देती है। होने वाला पति? मेरा चेहरा उलझन से भर जाता है। ये कैसा गैर जिम्मेदार परिवार है जो एक बूढ़ी औरत को किसी अजनबी के हवाले कर रहा है। जैसे ही मैं वापस कॉल करने वाला होता हूँ तभी व्हाट्सएप पर एक मैसेज आता है। कोई मेरे फोन नंबर के जरिए मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज रहा है। उसमें लिखा है, उन बुजुर्ग महिला की पोती। मैं रिक्वेस्ट स्वीकार करता हूँ और उसकी पोती तुरंत एक मैसेज भेजती है, कृपया कुछ समय के लिए मेरी दादी का ख्याल रखें। पिछले कुछ दिनों से उनकी सेहत ठीक नहीं है, उन्हें तनाव नहीं दिया जा सकता। मैं मजाक उड़ाते हुए फोन पर रूखा सा जवाब देता हूँ, ये मुमकिन नहीं है, ये कोई खैराती संस्था नहीं है। मैसेज टाइप खत्म करने से पहले ही मुझे अंडा उबलने की आवाज आती है। मैं सहज भाव से पूछता हूँ, भूख लगी है? आप सिर्फ एक अंडा नहीं खा सकती।
उनके झुर्रियों वाले चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ जाती है। दामाद जी, इस अंडे को अपने चेहरे पर लगा लो, इससे तुम्हारी सूजन कम हो जाएगी। मैं सुन रह जाता हूँ। शायद मैंने खुद गौर नहीं किया था, पर आज अपनी सगी माँ के हाथों पिटने के बाद भले ही मैं शांत था, पर मुझ पर बर्फ सी एक परत जमी थी जिसने मुझे दुनिया से अलग कर दिया था। बूढ़ी औरत की इन बातों ने उस बर्फ को पिघला दिया और मेरी आंखों में फिर से गर्माहट लौट आई। फिर मैं अपना फोन देखता हूँ और उसकी पोती का चैट अचानक बदल जाता है। 3 लाख युआन का ट्रांसफर आ चुका है। साथ में एक नोट है, ये एक हफ्ते के रहने खाने का खर्च है, अगर ये कम पड़े तो मुझे बता देना। मैं अपना अधूरा मैसेज देखता हूँ और उसे दोबारा लिखता हूँ। ठीक है, मुझे समझ नहीं आता कि मैं अचानक इस सब में क्यों पड़ रहा हूँ। मैं खुद को समझाता हूँ कि शायद उसने पैसे बहुत ज्यादा दिए हैं। वहीं लॉकवुड हाउस में फ्रैंक का गाल बुरी तरह सूजा हुआ है, मुक्के का निशान साफ दिख रहा है। लिंडा अपना सिर झुका लेती है। वो बदतमीज लड़का जरूर उसे जलन हो रही होगी कि तुम सिंडी से शादी करने वाले हो। जब तुम्हारे पिता वापस आएंगे तो मैं उनसे कहूंगी कि रियान को कड़ी सजा दें। तभी सोफिया अपना बीमार शरीर घसीटते हुए नीचे आती है। उसकी आवाज कमजोर है पर लहजा सख्त है। रियान उस तरह का इंसान नहीं है, जरूर तुमने ही उसे उकसाने के लिए कुछ किया होगा। ये देखकर फ्रैंक न चाहते हुए भी अपनी चाल बदल देता है। माँ, क्या आप डॉक्टर रे को हाइजीन यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर के तौर पर बुला सकती हैं? सोफिया तुरंत सख्ती से मना कर देती है। फ्रैंक, तुम निजी फायदे के लिए पुराने एहसानों का इस्तेमाल नहीं कर सकते। वैसे भी डॉक्टर रे ने इन सालों में हमारे परिवार की कंपनी के लिए जरूरत से ज्यादा किया है। फ्रैंक को जरा भी हैरानी नहीं होती। हाइजीन यूनिवर्सिटी यहाँ की सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी है। शायद डॉक्टर रे खुद वहां जाना चाहें। हम बस उन्हें इस स्कूल से जुड़ने में मदद कर सकते हैं। इसे बरसों की उनकी मदद का बदला चुकाना ही समझिए। सोफिया को ये बात सही लगती है, इसलिए वो फोन निकालती है और व्हाट्सएप खोलती है। मैं उनसे पूछ लूंगी। फ्रैंक सोफिया के पास बैठता है और कहता है, डॉक्टर रे ने हमारे परिवार के लिए बहुत कुछ किया है। एहसान का हर कर्ज कब का चुकाया जा चुका है। क्या हमें उनके लिए एक दावत नहीं रखनी चाहिए? तब आप उनसे खुद पूछ सकती हैं। क्या वो बेहतर नहीं होगा? डॉक्टर रे हमेशा सोफिया की बात मान लेते हैं। अगर वो आ गए तो फ्रैंक उनका स्टूडेंट बनने का प्रस्ताव रख सकता है और डॉक्टर रे यकीनन मना नहीं करेंगे। सोफिया उसकी बातों में आ जाती है। वो डॉक्टर रे को मैसेज करती है, रे क्या तुम्हारे पास मिलने आने का समय है? जैसे ही मैं ये मैसेज देखता हूँ मेरा दिल हलक में आ जाता है। सोफिया अचानक क्यों मिलना चाहती है? क्या उसकी तबीयत और बिगड़ गई है? उसकी खांसी के बारे में सोचकर मैं फिक्र से भर जाता हूँ और बाहर जाने के लिए खड़ा होता हूँ। हाँ, मैं अभी आता हूँ। पर जैसे ही मैं निकलने लगता हूँ व्हाट्सएप पर एक और मैसेज आता है, अभी नहीं, मैं बस शनिवार को ओवर टाइम काम कर रही थी, सोचा तुम्हें खाने पर बुला लूं। तभी मुझे एहसास होता है कि फिक्र ने मेरी सोचने की शक्ति छीन ली थी। 10 साल पहले की बात याद करके जब मुझे लॉकवुड हाउस से बाहर निकाला गया था, मेरे होठों पर एक कड़वी मुस्कान आ जाती है। इन सब सालों के बाद मुझे लगता है हमें मिलना चाहिए। मैं जवाब देता हूँ, दावत मेरी तरफ से होगी, शनिवार शाम 6 बजे मिलते हैं। फिर मैं एक रेस्टोरेंट की लोकेशन भेजता हूँ। सोफिया से बात करने के बाद मैं देखता हूँ कि ओलिविया ने दादी के ख्याल रखने के बारे में कुछ निर्देश भेजे हैं। ये देखकर मैं चुपके से मेहमानों वाले कमरे में जाता हूँ और ओलिविया के लिए एक छोटा सा वीडियो बनाता हूँ। पास की ही एक सड़क पर पूरी सुख सुविधाओं वाली 2 गाड़ियां चुपचाप खड़ी हैं। ओलिविया सोफे पर बैठी अपने लैपटॉप पर काम कर रही है। अचानक व्हाट्सएप की घंटी बजती है। ओलिविया अपना फोन उठाती है और उसके हमेशा बर्फ जैसे ठंडे रहने वाले चेहरे पर हैरानी के भाव आ जाते हैं। फैमिली डॉक्टर पूछता है, क्या मिसेस सुलिवन को कुछ हुआ है? ओलिविया अपने होंठ दबाती है और उसे देखने के लिए वीडियो आगे बढ़ा देती है। वहां मिसेज सुलिवन एक फूलों वाली चादर पर शांति से सो रही हैं। अभी रात के सिर्फ 9 बजे हैं। आमतौर पर अगर वो रात 1 बजे से पहले सो जाएं तो ये उनके लिए बड़ी बात होती है। फैमिली डॉक्टर हैरान रह जाता है। मिसेज सुलिवन वाकई इस नौजवान के साथ अलग बर्ताव कर रही हैं। अगर वो उनके साथ रह सके तो उनकी सेहत के लिए अच्छा होगा। अगली सुबह मुझे ओलिविया का मैसेज मिलता है। हमारी बातचीत का सिलसिला यूं ही चलता रहा। ओलिविया को लगने लगा जैसे वो किसी पुराने दोस्त से बात कर रही हो। वो अचानक पूछती है, क्या मैं आज रात दादी से मिलने आ सकती हूँ? बेशक, आपका कभी भी स्वागत है। फिर मैं उसे अपना पता भेज देता हूँ। इस बीच बाहर मैं बोर होकर इंतजार कर रहा हूँ। तभी पीछे से एक जानी पहचानी आवाज आती है। मैं पीछे मुड़ता हूँ और एक जाने पहचाने चेहरे से मिलता हूँ। ये सिंडी है। उसका वो कोमल चेहरा जो मुझे याद था अब मुझे घूरते हुए सख्त हो चुका है। कॉलेज में मैं हमेशा अकेला रहता था, जबकि सिंडी काफी मिलनसार थी। वो लगभग मेरी इकलौती दोस्त थी, पर अब हमारे बीच हालात अजीब हैं। मैं हिचकिचाता हूँ और फिर कहता हूँ, क्या तुम्हें कुछ चाहिए? सिंडी मजाक उड़ाते हुए हंसती है। फ्रैंक ने मुझे तुम्हारी हकीकत के बारे में सब बता दिया है। तुमने ये मुझसे क्यों छुपाया, जबकि मैं एक बेवकूफ की तरह 4 साल तक तुम्हारे जैसे इंसान के पीछे भागती रही? क्या तुम्हें इसमें मजा आ रहा था? मेरा सीना ऐसा महसूस कर रहा है जैसे कोई बड़ा हाथ मेरे दिल को खींच रहा हो। मैंने कभी नहीं सोचा था कि 4 साल की दोस्ती इतनी आसानी से टूट सकती है। मैं दूरी बनाने के लिए पीछे हटता हूँ, पर सिंडी आगे बढ़कर सवाल करती है, क्या तुम्हारे पास मुझसे कहने के लिए कुछ नहीं है? मैं एक फीकी हंसी हंसता हूँ। नहीं, मैं जाने के लिए मुड़ता हूँ। क्योंकि वो मेरी हकीकत को नीची नजरों से देखती है, इसलिए ये दोस्ती निभाने लायक नहीं है। मेरा ये फैसला न जाने क्यों सिंडी को चिढ़ा देता है। मुझे खुद से दूर जाता देख वो बिना सोचे मेरा हाथ पकड़ लेती है। तुम नहीं जा सकते। मैं उसकी तरफ मुड़ता हूँ और कुछ सिंडी का चेहरा तन जाता है और उसके अंदर गुस्सा भड़क उठता है। उसे समझ नहीं आता, हाथ तो उसने पहले छोड़ा था, तो फिर अब ऐसा क्यों लग रहा है जैसे उसे छोड़ा जा रहा है। तभी मुझे उसकी ताना मारती हुई आवाज सुनाई देती है, अभी भी यहाँ पार्ट टाइम काम कर रहे हो? इसका मतलब तुम्हें अब तक कोई असली नौकरी नहीं मिली है ना? क्यों ना तुम मेरे पर्सनल असिस्टेंट बन जाओ? मैं उसका हाथ झटक देता हूँ और सख्ती से मना कर देता हूँ। मुझे डर है कि मैं उस काबिल नहीं हूँ। पर सिंडी अड़ी रहती है, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। मेरे ऑफिस के पास मेरा एक अपार्टमेंट है, तुम्हें बस वहां रहना है और मेरी रोज की जरूरतों का ख्याल रखना है। महीने के 50,000 युआन। क्या ये काफी है? मेरी आंखें तुरंत ठंडी पड़ जाती हैं। तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारा पालतू आदमी बनकर रहूं?
सिंडी मजाक उड़ाती है। तुम यकीनन उस काम के लायक हो। आखिर तुम्हारी माँ खुद भी तो एक रखेल ही थी। तुम बचपन से इसी माहौल में पले बड़े हो। इसे खानदानी पेशा ही समझ लो। मुझे यकीन है तुम इसमें माहिर होगे। ये सुनकर मैं उसे जमीन पर पटक देता हूँ और उसे नफरत से देखता हूँ। बस बहुत हुआ। पर खड़े होने के बाद वो गुस्सा होने के बजाय हंसने लगती है। मैं तुम्हें सोचने का वक्त देती हूँ। मन बदल जाए तो कभी भी मेरे पास आ जाना। इतना कहकर सिंडी वहां से चली जाती है। मैं खुद पर ही एक कड़वी हंसी हंसता हूँ। उस शाम ओलिविया समय पर काम खत्म करके हाथ में दवाइयां लिए उस पुराने इलाके में पहुंचती है। वो व्हाट्सएप पर भेजे गए पते वाले दरवाजे को खटखटाती है। दादी को सेहतमंद देख ओलिविया चैन की सांस लेती है और आसपास देखती है। हालांकि ये सिर्फ 60 स्क्वायर मीटर का 2 कमरों का छोटा सा घर है, पर ये काफी साफ और आरामदायक है। तभी बाथरूम से पानी बहने की आवाज आती है। अंदर कोई नहा रहा है। ओलिविया झटके से अपनी नजरें हटा लेती है। फैमिली डॉक्टर उसके पीछे अंदर आने ही वाला होता है कि वो उसे रोक देती है। मुझे सामान दो और गाड़ी में इंतजार करो। ओलिविया जल्दी से दादी का ब्लड प्रेशर, शुगर, दिल की धड़कन और बाकी सब चीजें चेक करती है। शायद इसलिए क्योंकि दादी कल रात चैन से सोई थी। सारे रिपोर्ट्स बहुत ही अच्छे आए हैं। पुरानी मिसेज सुलिवन गर्व से बोली, मेरा नाती दामाद मेरा बहुत ख्याल रखता है। जो दिख रहा है वही सच है। आखिरकार ओलिविया को राहत मिली। अपना सामान समेटने से पहले उसकी नजर एक बार फिर बाथरूम की तरफ गई। जब आप ठीक हैं तो अब मुझे चलना चाहिए। यह सुनकर पुरानी मिसेज सुलिवन हैरान रह गई। तुम रात के खाने के लिए नहीं रुक रही हो? मेरा नाती दामाद बहुत अच्छा खाना बनाता है। यह ठीक नहीं होगा। ओलिविया ने डॉक्टरी का सामान नीचे रख दिया। इसे यहीं रहने दो। पुरानी मिसेज सुलिवन की नजरें घूमी। इसे ले जाओ। मेरे नाती दामाद को इसे चलाना नहीं आता और मैं नहीं चाहती कि डॉक्टर फेंग यहाँ आए। मैं चाहती हूँ कि तुम हर रोज मेरा चेकअप करने आओ। जैसे ही ओलिविया कुछ कहने वाली थी, बाथरूम का नल अचानक बंद हो गया। वो फौरन उठी, अपना सामान उठाया और घबराकर बाहर निकल गई। मैं जा रही हूँ, कल आऊंगी। जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, मैं पूरे कपड़े पहनकर बाथरूम से बाहर आया। आपकी पोती कहाँ है? वो चली गई और उसने कहा कि यह ठीक नहीं होगा। वो बहुत ही संस्कारी बनती है और हमेशा मुंह फुलाए रहती है। नाती दामाद, क्या इसीलिए तुम उसे पसंद नहीं करते? वो खुद को बदल सकती है। मैं आपका नाती दामाद नहीं हूँ। हाँ तुम हो। मैं खुद को बहुत लाचार महसूस कर रहा हूँ। पिछले 2 दिनों में मुझे वो बुढ़िया बहुत प्यारी लगी। वो हमेशा मेरी हर बात मान लेती है, सिवाय से एक बात के जिस पर वो पूरी तरह अड़ी हुई है। कुछ दिनों बाद उस बुढ़िया ने अचानक कहा कि वो कुछ कपड़े लेने घर जाना चाहती है। इसलिए मैंने उसकी पोती को मैसेज करके घर का पता पूछा, लेकिन जैसे ही मैंने लोकेशन खोली मैं सन्न रह गया। स्टेट नंबर 1, क्या यह सुलिवन परिवार का बंगला नहीं है? शहर का सबसे अमीर इलाका। मुझे लगा था कि वो छोटी मोटी किसी कोठी में रहती होगी। मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि यह सुलिवन का घर होगा। लेकिन वहां पहुंचने के बाद मैंने नक्काशीदार काले रंग के उस बड़े से शाही गेट को देखा और हिचकिचाते हुए पूछा, दादी क्या यह आपका घर है? वो बुढ़िया नींद में लग रही थी। उसकी आंखें पथराई हुई थी। नाती दामाद मुझे याद नहीं आ रहा। हार मानकर मैंने उसकी पोती को मैसेज किया। उसने तुरंत जवाब दिया, वहीं रुको, मैं अभी आती हूँ। थोड़ी देर बाद हमारे सामने एक लग्जरी कार रुकी। फ्रैंक और लिंडा पिछली सीट से उतरे और हमारी तरफ दौड़े। लिंडा के माथे पर गहरी शिकन थी। रयान, सच में तुम ही हो? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो आज फ्रैंक के साथ सुलिवन परिवार से मिलने आई थी। दूर से ही उसने किसी को सुलिवन परिवार के गेट पर मंडराते हुए देख लिया था। उसे उम्मीद नहीं थी कि वो मैं ही होऊंगा। फ्रैंक ने सुलिवन परिवार के बंद गेट की तरफ देखा। रयान, क्या तुम यहाँ फिर से मिस सुलिवन को परेशान करने आए हो? उसके इतना कहते ही लिंडा भड़क उठी। ओ नीच इंसान, क्या तुम्हें पता नहीं कि आज कौन सा दिन है? अभी यहाँ से दफा हो जाओ। अगर तुमने फ्रैंक की सगाई खराब की तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। हालांकि मुझे उनसे नफरत थी, पर दादी की वजह से मैं झगड़ा नहीं करना चाहता था। इसलिए मैंने अपना गुस्सा दबाया और समझाया कि मैं एक बुजुर्ग महिला को घर ला रहा हूँ। हम रास्ता भटक गए थे। फ्रैंक के मुंह से अचानक निकला, क्या यह तुम्हारी बीवी की दादी है? वो इस इलाके में कैसे रह सकती है? मैंने पलटकर जवाब दिया, क्यों नहीं रह सकती? लिंडा ने मुझे गंदी गंदी गालियां देना शुरू कर दिया। नाटक बंद करो, जैसे तुम्हारी उस गरीब बीवी की दादी यहाँ रह सकती हो। वो उस बुढ़िया की तरफ मुड़ी। ओ बुढ़िया, जरा मुझे भी बताओ, तुम कौन से विला नंबर में रहती हो? मैंने त्योरियां चढ़ाई और कुछ बोलने ही वाला था कि तभी वो बुढ़िया अचानक खड़ी हो गई। मुझे अब याद आया, मैं यहीं रहती हूँ। नाती दामाद, मेरे साथ घर चलो। उसने मेरा हाथ पकड़ा और सुलिवन गेट की तरफ बढ़ने लगी। गेट अभी भी करीब 100 मीटर दूर था, लेकिन हम मुश्किल से 2 कदम ही चले थे कि फ्रैंक बोल पड़ा, रयान, तुमने ये सारे बहाने इसलिए बनाए ताकि तुम इस बुढ़िया को ढाल बनाकर सुलिवन के घर में घुस सको। मेरे कदम डगमगा गए और मैंने सुलिवन की हवेली की तरफ गौर से देखा। जब मैंने उस आलीशान गेट को देखा तो मेरे मन में थोड़ा शक हुआ, पर मैं व्हाट्सएप वाली उस शरीफ पोती और उस पत्थर दिल ओलिविया के बीच कोई रिश्ता नहीं जोड़ पा रहा था। शायद बुढ़िया को कोई गलत फहमी हुई है। इससे पहले कि मैं कुछ पक्का करता, लिंडा अचानक आगे बढ़ी और उस बुढ़िया को पकड़ने की कोशिश की। मैं तुम्हें सुलिवन के घर में हंगामा नहीं करने दूंगी। मैं चौंक गया। मैंने एक हाथ से दादी को बचाया और दूसरे हाथ से लिंडा को पकड़कर जोर से धक्का दे दिया। यह क्या किया? लिंडा लड़खड़ाकर पीछे गिरी। खुद को संभालने के बाद वो गुस्से में चिल्लाने लगी, ओ एहसान फरामोश लड़के, तुम्हारी इस बुढ़िया के लिए अपनी ही मां पर हाथ उठाने की हिम्मत कैसे हुई? मैं पुलिस को बुला रही हूँ। मैंने उसे अनसुना किया और फौरन दादी की तरफ देखा। उसे पहले कभी इस तरह की गालियां नहीं दी गई थी और हुआ भी यही। वो गुस्से से पूरी तरह कांप रही थी। उसने अपना हाथ अपने सीने पर रखा हुआ था। उसका शरीर बेकाबू होकर कांप रहा था। मैंने फौरन उसे सहारा दिया और उसकी जेब से दिल की इमरजेंसी वाली दवा निकाली, लेकिन जब मैंने शीशी खोली तो वो खाली थी। मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। दादी बहुत कमजोर हैं, जब तक बहुत ज्यादा जरूरी न हो। उन्हें हाथों से CPR देना ठीक नहीं होगा। दवा देना ही सबसे सही रहेगा। मैंने फौरन गेट की तरफ देखा। सुलिवन परिवार के पास दवा जरूर होगी।
अगर दादी सुलीवन नहीं भी हैं, तो भी वो उनकी मेहमान है, वो उन्हें मरने के लिए नहीं छोड़ेंगे। मैंने दादी को उठाया, पर फ्रैंक ने जबरदस्ती मेरा हाथ पकड़ लिया। रयान, ऐसा मत करो, सुलीवन तुम्हें अंदर नहीं आने देंगे। उसने उस बुढ़िया को देखा और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक दिखी। इस पल मुझे लगा जैसे मेरा दिमाग फट जाएगा। मेरी आंखों में भयानक गुस्सा उमड़ रहा था। मैंने उसे लात मारकर नीचे गिरा दिया, पर अगले ही पल उसने मेरा पैर मजबूती से पकड़ लिया। लिंडा जमीन पर बैठी बेशर्मी से मुझे पूरी ताकत से पकड़े हुए थी। मैं गुस्से से कांप रहा था। मेरी गोद में दादी थी, इसलिए मैं उस वक्त खुद को छुड़ा नहीं पा रहा था। तभी एक काले रंग की कार धीरे से वहां आकर रुकी। ओलिविया बाहर निकली और कड़क आवाज में पूछा, तुम सब ये क्या कर रहे हो? फ्रैंक तुरंत बोल पड़ा, मिस सुलीवन, यह रयान है। यह जानबूझकर एक मरते हुए इंसान को यहाँ लाया है ताकि सुलीवन खानदान के साथ धोखाधड़ी कर सके। उसे रोकने में मेरी ही गलती है। यह सुनकर ओलिविया ने देखा कि जिसे मैंने पकड़ा हुआ है वो उसकी अपनी दादी है। उसकी आंखें फटी रह गईं और वो हमारी तरफ दौड़ी। दादी ओलिविया के सबसे करीब थी, लेकिन सालों से उनकी तबीयत खराब चल रही थी और ओलिविया बहुत ज्यादा घबरा गई थी। मेरे पास सफाई देने का वक्त नहीं है, मैंने जल्दी से कहा। इन्हें दिल का दौरा पड़ा है, इनकी दवा खत्म हो गई है। अगर समय पर दवा मिल गई तो ये ठीक हो जाएंगी। ओलिविया ने अपने होंठ भींचे, मुझसे दादी को लिया और बिना पीछे मुड़े हवेली के अंदर भाग गई। मैं पीछे नहीं जा सका क्योंकि लिंडा अभी भी मेरा पैर पकड़े बैठी थी। फ्रैंक को अब भी बुढ़िया की पहचान पर शक था, पर लिंडा ने मुझे छोड़ा, अपने कपड़े झाड़े और नफरत से बोली, तो यह इसकी चाल थी उस बुढ़िया को यहाँ लाकर सुलीवन के गेट पर हंगामा करना। तभी सुलीवन हवेली का गेट खुला और सिंडी बाहर आई। फ्रैंक का चेहरा चापलूसी से भर गया। सिंडी, तुम्हें पार्किंग में मेरा इंतजार करना चाहिए था, तुम यहाँ गेट तक क्यों आ गई? सिंडी ने जबरदस्ती प्यार जताया। मुझे डर था कि पहली बार आने पर तुम कहीं रास्ता न भटक जाओ। फिर वो मेरी तरफ मुड़ी और उसका प्यार तुरंत नफरत में बदल गया। रयान, क्या तुम यहाँ इसलिए आए हो क्योंकि तुम्हारा इरादा बदल गया है? मैंने अपना चेहरा सपाट रखा और खामोश रहा। अगर तुम्हारा इरादा बदल गया था तो तुम फोन कर सकते थे। किसने कहा कि तुम सुलीवन हवेली आ सकते हो? क्या तुम्हारे जैसा नाजायज बेटा इस गेट के अंदर कदम भी रख सकता है? सिंडी ठंडी हंसी हंसी, पर अगर तुम सच में अंदर जाकर देखना चाहते हो तो वो भी मुमकिन है। सिंडी, तुम्हें गलत फहमी हुई है, फ्रैंक बीच में बोला। रयान अपनी बीवी की दादी का इंतजार कर रहा है। उस बुढ़िया को अभी दिल का दौरा पड़ा था और मिस सुलीवन उन्हें अंदर लेकर गई हैं। सिंडी की आंखें तुरंत गुस्से से लाल हो गईं। उसने गुस्से में अपने दांत भींचे। कैसी बीवी? रयान, वो औरत कौन है? मैंने उसे चिढ़ाते हुए देखा। सिंडी, मेरी बीवी कौन है इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। मुझसे मतलब नहीं है। जरा देखूं तो मेरी मर्जी के बिना तुमसे शादी करने की हिम्मत कौन करता है? फ्रैंक ने झट से जवाब दिया। रयान की माँ के मुताबिक वो कोई सड़क छाप लड़की है। सिंडी ने अपनी मुट्ठियां भींच ली। तो तुमने खुद को इस तरह बर्बाद किया है। ठीक है, एक नाजायज बेटा और एक सड़क छाप लड़की, बहुत ही बढ़िया जोड़ी है। फ्रैंक आग में घी डालने का काम करता है। रयान भी इसे बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है, इसीलिए वो बार बार मिस सुलीवन को परेशान कर रहा है। मैं बेरुखी से मुस्कुराया। फ्रैंक, तुम खुद को लॉकवुड परिवार का वारिस कहते हो, फिर भी तुम्हारा दिमाग गंदगी से भरा है। क्या तुम बस इतना ही कर सकते हो? यह सुनकर फ्रैंक का चेहरा उतर गया। उसने अपनी मुट्ठियां भींच ली। मुझे पता है कि तुम मुझसे और सिंडी से बदला लेना चाहते हो, लेकिन मिस सुलीवन की शादी को काफी समय हो चुका है। तुम्हें किसी की शादीशुदा जिंदगी बर्बाद नहीं करनी चाहिए। यह सुनकर सिंडी आगबूला हो गई। वो पिछले 2 दिनों से मेरे फोन का इंतजार कर रही थी। उसे लगा था कि अगर मैं भीख मांगता हुआ वापस आया तो शायद वो मुझे माफ कर दे, पर उसे उम्मीद नहीं थी कि मेरी शादी हो चुकी है। जैसे ही उसे इस बात का एहसास हुआ वो बुरी तरह भड़क गई। मुझे पता था, वरना तुम्हारी बीवी की दादी मेरे दरवाजे पर आकर क्यों गिरती? तो तुम मेरी बुआ के जरिए यहाँ पहुंचे हो। रयान, तुम कितने बेशर्म हो सकते हो? वो बहुत गुस्से में थी। उसने मेरी तरफ इशारा किया और दरबान से कहा, इसकी शक्ल अच्छे से देख ली, इस चेहरे को याद रखना, या फिर कभी सुलीवन हवेली में कदम नहीं रखना चाहिए। फ्रैंक ने अपना सिर झुकाया और उसके चेहरे पर जीत की एक मुस्कान आ गई। ऐसा लगता है कि सुलीवन परिवार में सिंडी की अभी भी काफी चलती है। लेकिन तभी सुलीवन परिवार का मुख्य नौकर गेट से बाहर आया। उसने सबकी तरफ एक नजर डाली, फिर वो मेरे पास आया। मिस्टर रयान, मिस सुलीवन ने आपको अंदर बुलाया है। फ्रैंक सन्न रह गया। सिंडी सन्न रह जाती है। मैं सिर उठाकर दरबान की ओर एक हल्की मुस्कान के साथ देखता हूँ। तो क्या अब मैं अंदर जा सकता हूँ? दरबान सिंडी को देखता है और बिना झिझक गेट खोल देता है। वो अच्छी तरह जानता है कि सुलीवन परिवार का असली मालिक कौन है। घर में घुसते ही सिंडी और फ्रैंक पीछे छूट जाते हैं। लिंडा मुझे घूरती है। मिस सुलीवन शायद बस चाहती हैं कि तुम अपनी दादी को यहाँ से ले जाओ, उन्हें मिलते ही अक्ल दिखाना और तुरंत निकल जाना। सुलीवन परिवार का कालीन गंदा मत करना। इन्हीं शब्दों के साथ सब बैठक में पहुंचते हैं। वहाँ बुजुर्ग मिसेस सुलीवन सोफे की मुख्य सीट पर बैठी दिखती हैं। वो बुजुर्ग महिला गरजती हैं। ओ कलमुही औरत, तू किसे जानवर कह रही है? उन्होंने कीमती कपड़े पहने हैं पर उनका चेहरा अब भी उतरा हुआ है। ओलिविया उनके बाईं ओर सख्ती से बैठी है। लिंडा वहीं जड़ खड़ी रह जाती है। फ्रैंक के पैर जवाब दे जाते हैं और वो बस जमीन पर गिरने ही वाला होता है। शुक्र है सिंडी उसे थाम लेती है। क्या हुआ तुम्हें? फ्रैंक के हाथ कांप रहे हैं। वो अचानक कड़वाहट से हंसता है। रयान, तुमने हमसे झूठ क्यों बोला? ये कहा कि वो तुम्हारी बीवी की दादी हैं और हमसे उनकी बेइज्जती करवाई। अचानक मुझे खुद पर कई शक भरी नजरें महसूस होती हैं। तुम जानते थे कि उन्हें भूलने की बीमारी है, फिर भी तुमने उन्हें धोखा दिया। तुम्हें क्या लगता है सुलीवन परिवार क्या है? अभी घुटनों पर बैठो और माफी मांगो। मेरी आंखें चढ़ जाती हैं। क्या वो सारा ठीकरा मुझ पर फोड़ने की कोशिश कर रही है ताकि फ्रैंक बच जाए? क्या चाल है? तभी मिसेज सुलीवन एक चाय का प्याला लिंडा पर फेंकती हैं। गर्म चाय उस पर गिर जाती है, पर लिंडा चीखने की हिम्मत नहीं करती। बदतमीज कहीं की, मिसेज सुलीवन चिल्लाई। वो मेरा पोता दामाद है। लिंडा दर्द सहते हुए कहती हैं, मेम साहब, उसने आपको धोखा दिया है। मैं यकीन से कह सकती हूँ कि उसकी बीवी कोई गुंडी है। बहस की जरूरत नहीं है, बस उनसे खुद पूछ लीजिए।
सिंडी की माँ में बोलती है, ओलिविया क्या ये वाकई तुम्हारा पति है? मैं खामोशी से ओलिविया को देखता हूँ और वही जवाब मिलता है जिसकी उम्मीद थी। नहीं, कितनी एहसान फरामोश और धोखेबाज औरत है। मेरी आंखों में गुस्सा चमक उठता है। फ्रैंक के चेहरे पर खुशी आ जाती है और वो राहत की सांस लेता है। लिंडा मुस्कुराती है, मुझे पता था ये सब रेयान की करतूत है। मैं ठंडी हंसी हंसता हूँ और बोलने ही वाला होता हूँ कि ओलिविया की आवाज फिर गूंजती है। दादी को गलतफहमी हुई थी, इसलिए मैंने मिस्टर रेयान से दादी का ख्याल रखने को कहा था। इसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। काफी देर बाद फ्रैंक सिर झुकाता है, तो ये बात थी। रेयान, तुमने हमें सच क्यों नहीं बताया? अगर बता देते तो ये गलतफहमी नहीं होती। मिस्टर फ्रैंक ओलिविया सोफे पर टेक लगाकर बैठती है। उसका अंदाज बेपरवाह है, पर आवाज में रुतबा, दूसरों के पीछे छिपना और गलती होने पर दूसरों पर इल्जाम डालना। क्या सुलिवन परिवार में यही सिखाया जाता है? तुम्हें लगता है मेरा दिमाग चल गया है और मैं तुम्हारी छोटी चालें नहीं समझ सकती? बिना पछतावे के गलतियां करना और दूसरों पर थोपना, तुम दोनों बेहद बेशर्म हो। मिसेज सुलिवन सीधे सिंडी की ओर देखती हैं। ये सगाई तोड़ दो, मैं तुम्हारे पति को स्वीकार नहीं करूंगी। फ्रैंक का शरीर कांप उठता है। उसकी मेहनत से जुड़ी ये शादी ऐसे खत्म नहीं हो सकती। वो सिंडी की तरफ मुड़ता है, पर वो बस मुझे घूर रही है। शायद मेरी शादी की बात से सदमे में है। फ्रैंक मुट्ठियां भींचकर सिर झुकाता है और सिंडी के पास जाता है। सिंडी, ये मेरी गलती है, तुम फिक्र मत करो। अगर सगाई टूट भी गई तो भी मैं तुम्हें उस शख्स से मिलवाऊंगा जिसका वादा किया था। सिंडी होश में आती है। फ्रैंक को अब भी उसे डॉक्टर रे से मिलवाना है। नई एनर्जी के क्षेत्र में डॉक्टर रे एक बड़ी हस्ती हैं। वो फौरन मिसेज सुलिवन से कहती हैं, दादी माँ फ्रैंक को समझ नहीं थी, कृपया उन्हें माफ कर दीजिए। वैसे भी दोनों परिवारों में शगुन का लेन देन हो चुका है, अब सगाई तोड़ना ठीक नहीं होगा। मिसेज सुलिवन उसे बड़ी गहराई से देखती हैं। जो भी हो, आखिर सिंडी के माँ बाप ही उसके बारे में फैसला करेंगे। वो अब और शामिल नहीं होना चाहती। पर सिंडी की माँ मुस्कुराती है। दादी, क्या आप सगाई का तोहफा भूल गई? ये सुनकर मिसेज सुलिवन अपनी पलकें झुका लेती हैं। मैं सिंडी के नाम 1,80,000 ट्रांसफर करवा दूंगी। सिंडी की माँ का चेहरा उतर जाता है। पर आपने तो कहा था कि आप नए जोड़े को 2% शेयर देंगी ताकि उन्हें शादी के बाद पैसों की तंगी ना हो। अगर आप पूछें कि सुलिवन परिवार में सबसे अमीर कौन है, तो वो यकीनन मिसेज सुलिवन ही होंगी। वो राजधानी के एक बड़े खानदान से हैं और सुलिवन परिवार के 20% शेयर उनके पास हैं। सिंडी की माँ ने इस शादी के जरिए उनसे दौलत बटोरने की पूरी योजना बनाई थी। सब तय हो चुका था, पर मिसेज सुलिवन ने आखिरी वक्त पर अपना इरादा बदल दिया। मिसेज सुलिवन हल्की मुस्कान के साथ उन्हें देखती हैं। मुझे सिंडी का पति पसंद नहीं आया, इसलिए मैं कुछ नहीं दे रही। फ्रैंक शर्मिंदगी से पीला पड़ जाता है। सुलिवन परिवार में बहुत नौकर हैं। ये खबर आपकी तरफ फैल जाएगी। जल्द ही पूरे हाइचिन को पता चल जाएगा कि दादी ने उसे ठुकरा दिया है। अमीर घरानों के लिए इज्जत ही सब कुछ है और दादी ने उसकी इज्जत मिट्टी में मिला दी। पर उन्हें इसकी परवाह नहीं। अपनी बात कहकर वो मुझे और ओलिविया को अपने पास बुलाती हैं। फिर वो जाने का बहाना बनाती हैं और ओलिविया से अपने पोते दामाद का ख्याल रखने को कहकर वहां से निकल जाती हैं। पलक झपकते ही आंगन में सिर्फ मैं और ओलिविया रह जाते हैं। रात के अंधेरे में ओलिविया और मैं साथ खड़े हैं। जैसे ही मैं बात शुरू करने की सोचता हूँ, ओलिविया हिकारत भरी नजरों से मुझे देखती है। तुम्हारी किस्मत बहुत खराब है। मैं भी उसे उतनी ही गंभीरता से देखता हूँ। पागल लड़की। ओलिविया का चेहरा गुस्से से तमतमा उठता है। उसे उम्मीद नहीं थी कि मैंने दादी को अपनी बातों में फंसा लिया होगा, जिससे उसे यकीन हो गया कि मेरी नीयत साफ नहीं है। दादी का उससे जुड़ना इत्तेफाक हो सकता है, पर इस आदमी का उन्हें सहारा देना ये पक्का इसलिए होगा क्योंकि दादी ने गलती से अपनी पहचान बता दी होगी। मैं उसे करारा जवाब देता हूँ, पर अपना असली काम नहीं भूलता। मुझे याद है तुमने मैसेज में मदद का वादा किया था। क्या तुम मेरे साथ रजिस्ट्री ऑफिस चलकर हमारी शादी का स्टेटस चेक करोगी? ओलिविया का चेहरा गुस्से से भर जाता है। वो चिढ़कर तीखे स्वर में बोलती है, ठीक है चलो, पर अगर ये झूठ निकला तो दादी का बहाना बनाकर मुझे परेशान करना बंद कर देना। तभी खिड़की से दादी झांकती हैं। ओ नटखट लड़की, क्या तू मेरे पोते दामाद को तंग कर रही है? ये सुनकर ओलिविया का चेहरा उतर जाता है। रात का खाना सादा है, 4 सब्जियां और सूप, जो 3 लोगों के लिए काफी है। पर दादी को भूख नहीं है। कुछ निवाले खाकर वो अपनी उंगलियां समेट लेती हैं। पोते दामाद, मैं थक गई हूँ, चलो घर चलें। खुद को थकाओ मत, आज रात घर पर ही आराम करो। ये आंगन किसी रिटायरमेंट होम जैसा है, जहाँ इलाज की सारी मशीनें मौजूद हैं। दादी घबराकर मेरा हाथ थाम लेती हैं। तो क्या तुम यहाँ रुककर मेरा साथ दोगे? मैं माथे पर बल डालकर ओलिविया को देखता हूँ। सच कहूं तो मुझे भी दादी की फिक्र है, पर ओलिविया को लगता है कि मैं उनके जरिए उसके करीब आना चाहता हूं। वो कभी नहीं मानेगी। ओलिविया पल भर के लिए खामोश हो जाती है, फिर कहती है, ठीक है। वो मुझे चेतावनी भरी नजरों से देखती है कि मैं अपनी हद पार ना करूं। खाने के बाद मैं दादी को उनके कमरे में आराम करने ले जाता हूं। दादी आज वाकई बहुत थक गई हैं। उनकी तबीयत फिर बिगड़ सकती थी। लेटते ही उन्हें नींद आ जाती है। वो बहुत बेचैनी में सो रही हैं, इसलिए मेरे पास उनके पास बैठने के अलावा कोई चारा नहीं है। खिड़की के बाहर ओलिविया गंभीर खड़ी है। मेरी दादी को क्या हो रहा है? घर के डॉक्टर ने मनोविज्ञान की पढ़ाई की है। वो आ भरते हैं। मुझे नहीं पता दादी इस लड़के के पीछे क्यों पड़ी हैं, पर मैं समझ सकता हूँ कि वो इतनी परेशान क्यों हैं। उन्हें डर है कि उनका पोता दामाद चला जाएगा। उन्हें लगता है वो इस साल नहीं बचेंगी। उन्हें डर है कि उनके जाने के बाद आपका कोई सगा नहीं बचेगा। ये पोता दामाद ही इकलौता है जिसे वो आपके साथ छोड़ना चाहती हैं। ओलिविया सुन रह जाती है। उसकी आंखों में कई जज्बात उमड़ रहे हैं जिन्हें वो दबा नहीं पा रही। काफी देर बाद वो शांत होती है। वो चांदनी में खड़ी है और फिर अचानक मुड़कर मुख्य घर की तरफ चल देती है। फ्रैंक को खाना हजम नहीं हो रहा क्योंकि उसने अभी 2% शेयर खो दिए हैं। सिंडी की माँ में बहुत नाराज है। उसकी बातों में तन साफ नजर आ रहा है। क्या रेयान तुम्हारे परिवार का नाजायज बेटा नहीं है? वो दादी को अपनी बातों में फंसा सकता है, पर तुम नहीं। फ्रैंक बस सिर झुकाकर माफी मांग सकता है। आंटी, मैं रेयान की तरह मीठी बातें करना नहीं जानता।
मैं हिकारत से हंसती है। मुझे नहीं पता तुम क्या करोगे। वो 2% शेयर वापस लेकर आओ वरना सुलिवन परिवार में शादी का सपना भूल जाओ। फ्रैंक अपनी भड़ास नहीं निकाल पा रहा। वो खाना खत्म करता है और जाने ही वाला होता है कि ओलिविया वापस आ जाती है। उसके आते ही कमरे में एक भारी तनाव छा जाता है। वो सजे हुए खाने को देखती है और उसका चेहरा और सख्त हो जाता है। दादी ने आज रात कुछ नहीं खाया और तुम सब यहाँ मजे कर रहे हो। मैं उसका चेहरा देखकर कुछ बोलने की हिम्मत नहीं करती। सिंडी के पिता एरिक पूछते हैं, ओलिविया तुम यहाँ क्यों आई हो? ओलिविया अपने भाई को नजरअंदाज कर फ्रैंक को देखती है। क्योंकि सगाई नहीं टूटी है तो वो अब सुलिवन परिवार का हिस्सा है, सही ना? अगर वो सुलिवन है तो उसे हमारे नियम मानने होंगे। इसने आज बड़ों का अपमान किया है। इसकी सजा यह है कि ये पूरी रात पूर्वजों के हॉल में घुटनों के बल बैठेगा। ओलिविया बिना किसी जवाब का इंतजार किए अपने पीछे खड़े लोगों को इशारा करती है। 2 बॉडीगार्ड चलकर फ्रैंक के पास जाते हैं। मिस्टर फ्रैंक, कृपया हमारे साथ चलिए। फ्रैंक मिन्नत भरी नजरों से सिंडी की तरफ देखता है पर वो परिवार की मुखिया के खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाती। वो एक गहरी सांस लेता है और उसके पास बॉडीगार्ड्स के पीछे जाने के अलावा और कोई चारा नहीं बचता। कमरे से बाहर निकलने से ठीक पहले वो सिंडी को पूछते हुए सुनता है, आंटी ओलिविया, रायन का क्या हुआ? क्या वो चला गया? तभी ओलिविया चेतावनी देते हुए जवाब देती है, वो मेरा मेहमान है। वो आज रात सुलिवन हवेली में ही ठहरेगा। फ्रैंक बॉडीगार्ड्स के पीछे पीछे पूर्वजों के हॉल तक जाता है। लेडी ओलिविया ने कहा है कि आप दोनों की अभी शादी नहीं हुई है, इसलिए आप सुलिवन पूर्वजों के हॉल में कदम नहीं रख सकते। बाहर घुटनों के बल बैठिए। बाहर पत्थर की सख्त टाइलें लगी हुई हैं। फ्रैंक कुछ कहना चाहता है पर दोनों बॉडीगार्ड्स हाथ पीछे बांधकर उसे बेरुखी से देख रहे हैं। रात बहुत सर्द है। फ्रैंक कांप उठता है और हड्डियों को चीर देने वाली ठंड उसके घुटनों के रास्ते पूरे शरीर में समाने लगती है। वो थोड़ा आराम से बैठने की कोशिश करता है पर वो दोनों बॉडीगार्ड्स द्वारपालों की तरह उसे घूर रहे हैं। वे कुछ कहते नहीं पर उनकी मौजूदगी ही खून जमा देने वाली है। अगले दिन जब मेरी आंख खुलती है तो मैं खुद को एक गुलाबी कंबल ओढ़े बिस्तर पर पाता हूँ जो दादी के कमरे की सजावट से बिल्कुल मेल नहीं खाता। मैं इस बारे में ज्यादा नहीं सोचता। उठने और हाथ मुंह धोने के बाद मैं दादी और ओलिविया के साथ नाश्ता करने पहुंच जाता हूँ। मेज पर तली हुई मीठी पूरियों की एक प्लेट रखी है। दादी तुरंत एक पूरी लेने के लिए अपना हाथ बढ़ाती हैं। ओलिविया माथे पर बल्लाती है, दादी आपका ब्लड शुगर बढ़ा हुआ है, आपको इतना ज्यादा तेल और चीनी वाला खाना नहीं खाना चाहिए। जब वो सोच रही होती है कि दादी को कैसे रोका जाए तभी वो मुझे शांति से कहते हुए सुनती है, दादी ये मीठी पूरी आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं है। फिर वो लालची और जिद्दी बूढ़ी औरत वो पूरी मेरे ही मुंह में डाल देती है। वो खुशामद करते हुए मुस्कुराती हैं। नाती दामाद, ये वाली मैंने खास तुम्हारे लिए सुनी है। ओलिविया मुझे बहुत गौर से देखती है। उसे समझ नहीं आता कि दादी मेरी बात इतनी ज्यादा क्यों मानती हैं। मैं बिना किसी झिझक के वो पूरी खाता हूँ और फिर ओलिविया की तरफ देखता हूँ। वैसे जब हम थोड़ी देर बाद मैरिज रजिस्ट्री ऑफिस जाएंगे तो आपको अपना आईडी कार्ड और हाउस होल्ड रजिस्ट्रेशन बुकलेट साथ लानी होगी। दादी जिज्ञासा के साथ पूछती हैं, तुम दोनों रजिस्ट्री ऑफिस क्यों जा रहे हो? हमारा मैरिज सर्टिफिकेट खो गया है। पर हैरानी की बात यह है कि जैसे ही मैंने ये कहा दादी बोल उठी कि खोया नहीं है। वो जल्दी से बेडरूम में जाती हैं और 2 लाल मैरिज सर्टिफिकेट लाकर मुझे और ओलिविया को थमा देती हैं। मैं अपने हाथ में मौजूद सर्टिफिकेट को सदमे में देखता रह जाता हूँ। मुझे अचानक एहसास होता है कि दादी ने पहली मुलाकात में ही मुझे नाती दामाद क्यों कहा था। उन्हें शुरू से ही पता था कि हमारी शादी हो चुकी है। मुझे लगता है कि सच का एक सिरा अब मेरे हाथ लग गया है। मैं तुरंत दादी से पूछता हूँ, दादी ये मैरिज सर्टिफिकेट आपके पास कैसे आया? दादी के चेहरे के भाव सुन पड़ जाते हैं और उनकी आंखों में एक धुंधलापन सा आ जाता है। मुझे याद नहीं आ रहा। तो फिर मिस सुलिवन और मेरी शादी कैसे हुई थी? दादी बस अपना सिर हिलाती रहती हैं। मुझे कुछ याद नहीं। मैं थोड़ा बेचैन होने लगता हूँ। दादी थोड़ा और जोर डाली, बस बहुत हुआ। ओलिविया धीमी और सख्त आवाज में बोलती है और मेरा रास्ता रोककर दादी के सामने खड़ी हो जाती है। वो मेरी तरफ बिल्कुल बेरुखी से देखती है। रायन, ये सर्टिफिकेट असली है। अब आगे क्या? तुम ये कहोगे कि रजिस्ट्री ऑफिस जाने की अब कोई जरूरत नहीं है? तो तुम्हारा शुरू से यही मकसद था। पहले तुमने रजिस्ट्री ऑफिस जाने का सही बहाना ढूंढा ताकि तुम मुझे परेशान कर सको और फिर दादी को अपनी बातों में फंसाकर ये नकली सर्टिफिकेट बनवा लिया ताकि वो यकीन कर लें। मुझे उसके लहजे में कड़वाहट महसूस होती है और मुझे ये सब बहुत ही अजीब लगता है। वैसे भी हमें आज जाने की कोई जरूरत नहीं है। तलाक ऐसी चीज नहीं है जो रजिस्ट्री ऑफिस के एक चक्कर में सुलझ जाए। पिछले 2 सालों से हम कानूनन पति पत्नी हैं और संपत्ति के बंटवारे के कई मसले हैं, इसलिए हमें पहले एक तलाक के समझौते पर साइन करने होंगे। ओलिविया बात खत्म करके मुझे गौर से देखती है। मैंने थोड़ा रुककर बेमन से कहा, जैसी आपकी मर्जी। क्या ये एक्टिंग इतनी अच्छी है या ये मैरिज सर्टिफिकेट वाकई में असली है? ओलिविया को अचानक उलझन होने लगती है। वो बस सर्टिफिकेट उठाती है और बिना कुछ कहे बाहर की तरफ चल देती है। पार्किंग लॉट में मेरा इंतजार करना। मैं दादी को भरोसा दिलाने के लिए उनकी तरफ देखकर मुस्कुराता हूँ। जैसे ही हम पार्किंग में पहुंचते हैं मैं देखता हूँ कि लिंडा पीले पड़े हुए चेहरे वाले फ्रैंक को सहारा दे रही है। मुझे बाहर आता देख वो गुस्से में दौड़कर आती है। तुम्हें अपने भाई की मदद करनी ही होगी। रायन, तुम एक नाजायज औलाद हो पर लॉकवुड परिवार ने तुम्हारी पहचान को आड़े नहीं आने दिया और तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया। यकीनन तुम्हें हमारी मेहनत का मान रखना चाहिए। तुम्हें लॉकवुड परिवार का कर्ज उतारना चाहिए। मैं पिछले 20 सालों से ये बातें सुन रहा हूँ और अब मुझे ये सब मजाक लगता है। मुझे खामोश देखकर लिंडा को अपनी बात कहने का मौका मिल जाता है। अब जब तुम बड़े हो गए हो तो तुम्हारे पास लॉकवुड परिवार का कर्ज चुकाने का एक मौका है। रायन, क्या दादी तुम्हारी बात नहीं मानती? जाओ और उनसे कहो कि वो 2% शेयर तुम्हारे भाई को वापस कर दें। ये सुनकर मैं अचानक हंस पड़ता हूँ। मैं तो बस एक मामूली नाजायज बेटा हूँ। भला दादी मेरी बात क्यों मानेंगी? लिंडा सन्न रह जाती है और कुछ और कहना चाहती है पर मैं उसके पास से गुजरते हुए सीधा ओलिविया की कार की तरफ बढ़ जाता हूँ। गाड़ी जल्दी ही मैरिज रजिस्ट्री ऑफिस पहुंच जाती है। जैसे ही गाड़ी रुकती है लियाम भागता हुआ पास आता है। बॉस, ड्राइवर ने कहा कि आप अकेले निकल गई हैं। मैं घबरा गया था और मैंने लोकेशन से आपका पीछा किया। क्या कोई गड़बड़ है? ओलिविया ने चुप्पी साधे रखी। लियाम मन ही मन सोचता है,
क्या बॉस रैन से इतना परेशान हो गई हैं कि उन्हें अब वहम होने लगा है? बॉस, आप फिक्र मत कीजिए, जैसा मैंने कहा था वो आपको फिर कभी नहीं देख पाएगा, वरना मैं लाइव आकर गंदगी खाऊंगा। मैं पिछली सीट पर बैठा ढिठाई से पूछता हूँ, कौन से लाइव चैनल पर? लियाम का शरीर सुन्न पड़ गया। इस तरह हम तीनों सर्विस हॉल के अंदर जाते हैं। लियाम सबसे पहले बोलता है, नमस्ते, मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या कोई खुद मौजूद रहे बिना मैरिज सर्टिफिकेट हासिल कर सकता है? बिल्कुल नहीं, क्लर्क ने जवाब दिया। लियाम चिढ़ाते हुए मेरी तरफ देखता है, सुना तुमने? तुमने तो एक नकली सर्टिफिकेट भी तैयार कर लिया था। मैं अभी पुलिस को फोन करके तुम्हारी जालसाजी और छेड़खानी की शिकायत करता हूँ, पर तभी ओलिविया सर्टिफिकेट आगे बढ़ा देती है। कृपया चेक कीजिए कि क्या ये मैरिज सर्टिफिकेट असली है। जांच करने के बाद क्लर्क जवाब देता है, ये सर्टिफिकेट असली है। नामुमकिन है, क्या आपने जानकारी दर्ज करने में कोई गलती की है? लियाम चिल्लाया, बकवास है ये। शादी एक गंभीर मामला है, दोनों पक्षों की पहचान की पूरी तरह जांच होती है और घोषणा पत्र पर साइन लिए जाते हैं। मैं तुरंत बोलता हूँ, क्या हम अपने घोषणा पत्र देख सकते हैं? ओलिविया भी सिर हिलाती है, कृपया वो फॉर्म दिखाइए। क्लर्क बेमन से खड़ा होता है, आप दोनों पति पत्नी के तौर पर एक जैसे ही हैं, ठीक है। मैं उन्हें ढूंढ कर लाता हूँ। थोड़ी ही देर में 2 कागज हमारे सामने रखे जाते हैं। मैं लिखाई पर एक नजर डालता हूँ, ये सच में मेरी ही लिखाई है। लियाम झुककर हक्का बक्का रह जाता है, बॉस ये वाकई आपकी ही लिखाई है। ओलिविया खामोश हो जाती है। मैं क्लर्क की तरफ देखता हूँ, नमस्ते, क्या हम उस दिन की सीसीटीवी फुटेज देख सकते हैं जिस दिन रजिस्ट्रेशन हुआ था? माफ कीजिए, हम फुटेज सिर्फ 6 महीने तक ही रखते हैं। क्लर्क बार बार हमें यकीन दिलाता है, हमारी प्रक्रिया में बिल्कुल भी कोई गलती नहीं है। सर्टिफिकेट लेने के लिए दोनों पक्षों का खुद मौजूद होना जरूरी है। हम तीनों रजिस्ट्री ऑफिस से बाहर आ जाते हैं। लियाम परेशान दिखता है, बॉस अब हम क्या करें? ओलिविया की आंखें झुक जाती हैं, जबकि मैं हैरानी से कहता हूँ, तलाक। हम दोनों फिर से एक साथ बोलते हैं। लियाम सन्न रह जाता है, फिर पूछता है, अगर आप अब तलाक ले रहे हैं तो क्या आपको शर्तों पर बात नहीं करनी चाहिए? मेरा वकील आपसे संपर्क करेगा, मेरे वकील से बात करना। तीसरी बार ओलिविया और मैंने एक साथ बात की। मैं हंसता हूँ और बस इतना कहता हूँ, क्यों ना ऐसा करें, हम दोनों के वकील एक समझौता तैयार करेंगे। पहले हम उन्हें देख लेंगे और अगर कोई दिक्कत हुई तो वकील आपस में बात कर लेंगे। लियाम मजाक उड़ाता है, तुम्हारे जैसा आदमी वकील का खर्च उठा पाएगा, पर ओलिविया सहमति में सिर हिला देती है। मैं लियाम को नजरअंदाज करता हूँ और अपना फोन निकालता हूँ। मिस सुलिवन, चलिए एक दूसरे को व्हाट्सएप पर जोड़ लेते हैं ताकि संपर्क करना आसान हो। ओलिविया मुझे एक गहरा अर्थपूर्ण लुक देती है और अपना QR कोड खोलती है। मैं उसे स्कैन करता हूँ और चैट बॉक्स खुलते ही उस पर लिखा नाम साफ दिखता है। जिद्दी पोती, उसका चेहरा तुरंत गुस्से से तमतमा जाता है। मैं भी शर्मिंदा हो जाता हूँ। मैं भूल गया था कि हमने पहले ही एक दूसरे को जोड़ लिया था। उसके गुस्से वाले चेहरे को देखकर मैं अपना गला साफ करता हूँ। वो नाम तो बस यूं ही रख दिया था। मैं जल्दी से नाम बदलकर पगली लड़की कर देता हूँ और उससे विदा कहकर एक टैक्सी रोक लेता हूँ। गाड़ी में बैठकर मैं जिनी को फोन करता हूँ, मेरे लिए तलाक का सबसे बेहतरीन वकील ढूंढो, वो मुझसे एक पैसा भी नहीं ले सकती। बॉस, आखिर आपकी शादी का चक्कर क्या है? आप दोनों की याददाश्त एक साथ तो नहीं जा सकती। मैं एक ठंडी सांस भरता हूँ। कोई एक तो है जिसे पक्का पता है कि क्या चल रहा है। क्या वो दादी है? मैं माथे पर बल लाता हूँ। अल्जाइमर की ट्रायल वाली दवाई पर काम तेज करना होगा, वरना बहुत देर हो जाएगी। जब मैं घर पहुंचता हूँ तो देखता हूँ कि दादी एक सूटकेस लेकर मेरे दरवाजे पर खड़ी मेरा इंतजार कर रही हैं। दामाद जी, आप वापस आ गए, मैं आपके लिए ढेर सारे कपड़े लाई हूँ। मैं रुका और फिर एक लाचार सी मुस्कान मेरे चेहरे पर आ गई। उसी दिन हाइजीन की सबसे मशहूर लॉ फर्म के पास 2 गुमनाम काम आए जिनकी मांगे बिल्कुल एक जैसी थी। दूसरे पक्ष को एक पैसा भी नहीं मिलना चाहिए। जूनियर वकील बड़बड़ाया, मैंने आज तक इतने बेरहम पति पत्नी नहीं देखे। पर वकील खुशी खुशी हंसा, एक ही काम की 2 गुनी फीस मिल रही है, इसे क्लाइंट्स को भेज दो। कुछ देर बाद ओलिविया को अपने ऑफिस में मेरे तलाक के कागजात मिलते हैं। जैसे ही वो उन्हें खोलती है, लियाम दरवाजा धकेल कर अंदर आता है। बॉस, जांच के नतीजे आ गए हैं। मिस्टर रयान को कुछ दिन पहले ही पता चला कि आप दोनों शादीशुदा हैं जब वो रजिस्ट्रेशन कराने गए थे। लॉकवुड परिवार छोड़ने के बाद पिछले कुछ सालों में उनके बारे में बहुत सी जानकारी गायब है। ये बहुत अजीब है। ओलिविया एक पल के लिए सोचती है, तो आपको अभी भी लगता है कि वो किसी तरह इसमें शामिल है? उनका मकसद अभी भी साफ नहीं है और डॉक्टर रे का भी कुछ पता नहीं चल रहा। हमारा अभी तक उनसे संपर्क नहीं हो पाया है। ओलिविया खामोश रहती हैं। वो ये नहीं जानती कि अल्जाइमर के क्लिनिकल ट्रायल की जिस दवा की बात हो रही है उससे मैं ही बना रहा हूँ। उस शाम ओलिविया मुझे नीचे बुलाती है और समझौता थमा देती है। मुझे कोई ऐतराज नहीं है, साइन कर दो। उसे लगा था मैं मना करूंगा, पर मैं बिना किसी हिचकिचाहट के साइन कर देता हूँ। चलो कल ही तलाक ले लेते हैं। इतनी जल्दी? आखिर मैं अंदर ही अंदर टूट रहा हूँ। मेरी कंपनी शेयर बाजार में आने वाली है। कल सुबह रजिस्ट्री ऑफिस में मिलते हैं। हमारी बातें चल ही रही थी कि तभी मिसेस सुलिवन नीचे आ जाती हैं। उनका चेहरा पीला पड़ा था और आवाज कांप रही थी। क्या तुम दोनों तलाक ले रहे हो? ये कहते ही उनकी आंखें बंद हो जाती हैं और वो जमीन पर गिर पड़ती हैं। अस्पताल के कमरे के बाहर डॉक्टर सख्त चेतावनी देता है, मिसेस सुलिवन अब और तनाव नहीं झेल सकती। उन्हें फिर से बिल्कुल भी परेशान मत करना। ओलिविया बेंच पर बैठ जाती है, उसके हाथ बुरी तरह कांप रहे हैं। जब मिसेस सुलिवन जागती हैं तो वो भारी आवाज में मेरी तरफ देखती हैं। दामाद जी, मैंने सपना देखा कि तुम और वो शरारती लड़की तलाक लेना चाहते हो। ये सच नहीं है ना? मैं चुप रहता हूँ, पर ओलिविया बोल पड़ती है, ये सच नहीं है तो फिर कोई तलाक नहीं होगा। मुझे अपनी घर की रजिस्ट्री की किताब और शादी का सर्टिफिकेट दे दो। हाँ, ओलिविया हर बात मान लेती है। मिसेज सुलिवन फिर से मेरी तरफ देखती हैं। दामाद जी, उस शरारती लड़की ने जो कहा वो सच है ना? डॉक्टर की बातों को याद करते हुए मैं एक पल के लिए खामोश हो जाता हूँ। ये सच है। उस रात मैं सोफे पर बैठकर अपनी रिसर्च पर काम कर रहा हूँ, तभी व्हाट्सएप पर ओलिविया का मैसेज आता है, एक बार दादी की हालत संभल जाए तो हम तलाक की प्रक्रिया पूरी कर लेंगे। मैं जवाब देता हूँ, ठीक है, वैसे भी समझौते पर साइन तो हो ही चुके हैं, हमारा एक दूसरे से कोई रिश्ता नहीं है। ओलिविया एक और मैसेज भेजती है, क्या कोई और मांग है?
बस दादी के ठीक होते ही जितनी जल्दी हो सके तलाक दे देना। मिसेस सुलिवन मुझे और फिर उसे देखती हैं और अचानक कहती हैं, ओ शरारती लड़की, मैं चाहती हूँ कि तुम दामाद जी के लिए सुलिवन ग्रुप में नौकरी का इंतजाम करो। ओलिविया थोड़ा रुकती है, फिर मान जाती है। मिसेस सुलिवन काफी उत्साहित हैं। कल तुम इस शरारती लड़की के साथ काम पर जाओगे। मैं भी मान जाता हूँ। सुलिवन ग्रुप का आर्काइव बहुत बड़ा है, मेरी रिसर्च के लिए जानकारी जुटाने की सबसे अच्छी जगह। फिर ओलिविया लियम के साथ चली जाती है। गलियारे में लियम शिकायत करता है, बॉस वो जाहिर तौर पर कंपनी में घुसने की कोशिश कर रहा है। आप कैसे मान गई? अगर मैं उस पर नजर नहीं रखूंगी तो वो अपनी असली औकात कैसे दिखाएगा? ओलिविया अस्पताल के कमरे में रूखेपन से कहती है। मिसेज सुलिवन मुझे पास बुलाती हैं। दामाद जी, मैं तुम्हें एक राज बताती हूँ। अगर वो शरारती लड़की तुम्हें परेशान करे तो उसे जवाब देना, उसके इस बेरुखे अंदाज से मत डरना। असल में उसे बिल्लियों से डर लगता है। मेरे चेहरे के भाव जम जाते हैं। मेरी यादों में बचपन की एक लड़की को भी बिल्लियों से बहुत डर लगता था। दामाद जी, तुम्हें बिल्ली पसंद है या कुत्ता? मुझे अचानक एहसास हुआ कि बचपन में मुझे भी बिल्लियां पसंद थीं, पर एक बड़ी लड़की को वो पसंद नहीं थी, इसलिए मैंने भी उन्हें पसंद करना छोड़ दिया। मैं फौरन खुद को संभालता हूँ। मिसेज सुलिवन ये सवाल क्यों पूछ रही हैं? अगले दिन सुलिवन ग्रुप की सबसे ऊपरी मंजिल पर एक प्यारा सा कुत्ता अपनी पूंछ हिलाते हुए मेरे चारों तरफ घूम रहा है। लियम निशब्द है। मिसेज सुलिवन ने मिस्टर रयान के लिए जो नौकरी चुनी है वो इस छोटे से कुत्ते की देखभाल करने की क्यों है? ओलिविया को भी ये बात समझ नहीं आ रही। मेरा काम सचमुच एक कुत्ते के साथ खेलना है। ये बकवास है। वो हुक्म देती है, इन्हें न्यू एनर्जी रिसर्च डिपार्टमेंट की पहली टीम में ले जाओ। ये सब पहले से ही तय था। न्यू एनर्जी रिसर्च डिपार्टमेंट कंपनी का भविष्य है। वो मुझे वहां इसलिए भेज रही है ताकि देख सके कि मैं क्या गलती करता हूँ। मुझे कोई ऐतराज नहीं है। मैं पिल्ले को उठाता हूँ और लियम के पीछे चल देता हूँ। क्या इसका कोई नाम है? मिसेज सुलिवन चाहती हैं कि तुम इसे कोई नाम दो। मैं ओलिविया के गुस्से से भरे चेहरे को देखता हूँ। इसे किटी बुलाते हैं। न्यू एनर्जी रिसर्च डिपार्टमेंट 38वीं मंजिल पर है। लिफ्ट में लियम कहता है, मिस्टर रयान, सुलिवन ग्रुप के रिसर्च डिपार्टमेंट के ज्यादातर लोग पीएचडी कर रहे हैं। यहाँ कम से कम डिग्री भी मास्टर स्टूडेंट होना है। आप यहाँ पहले अंडर ग्रेजुएट हैं। अपने सीनियर से अच्छे से सीखिए, इससे आपके भविष्य को बहुत फायदा होगा। बॉस ने खास तौर पर आपके लिए ये इंतजाम किया है। जाहिर है बहुत ज्यादा शुक्रगुजार होने की जरूरत नहीं है। मिसेज सुलिवन को खुश रखने के लिए ये बॉस की तरफ से आपका इनाम है। मेरा मुंह बन जाता है। सच में इसकी कोई जरूरत नहीं है। वैसे बॉस के साथ आपके रिश्ते को वो सार्वजनिक नहीं करना चाहती ताकि तलाक के वक्त कोई ड्रामा न हो। मैं उसकी तरफ देखता हूँ। इत्तेफाक से मुझे भी यही फिक्र है। लियम हैरान है कि इस आदमी की अपने बॉस को नीची नजर से देखने की हिम्मत कैसे हुई। काम का पहला दिन आसान है। कोई मुझे कोई काम नहीं देता, इसलिए मैं ऑफिस में मजे से किटी के साथ खेलता हूँ। उसके सोने के बाद मैं उठता हूँ और दरवाजा बंद करके सीधे 60वीं मंजिल के आर्काइव की तरफ चल देता हूँ। अल्जाइमर की खास दवा बनाकर और मिसेज सुलिवन को इतना ठीक करके कि उन्हें पुरानी बातें याद आएं, तभी मैं इस अजीबोगरीब शादी का सच समझ पाऊंगा। यहाँ की किताबें हर क्षेत्र की गहरी जानकारी से भरी हैं। मुझे एक रोमांच महसूस होता है। ऊपरी मंजिल पर ओलिविया को अपनी दादी का मैसेज मिलता है, जिनका नाम अब दादी, जिन्हें तनाव नहीं चाहिए है। ओ शरारती लड़की, आज दामाद जी के साथ लंच करना। याद से तुम दोनों की प्यार से खाना खाते हुए एक फोटो भेजना। ओलिविया लाचारी में आह भरती है और घंटी बजाती है। लियम, 2 लंच तैयार करो और ऊपर भेज दो। वो मुझे मैसेज करती हैं, पर मैं काफी देर तक जवाब नहीं देता। 60वीं मंजिल पर मैं किताबों की कतारों के पीछे कुछ ढूंढ रहा हूँ और मेरा ध्यान नहीं जाता कि सिंडी मुझे घूर रही है। मैं ढूंढने में इतना खोया हूँ कि जैसे ही पीछे हटता हूँ किसी से टकरा जाता हूँ। माफ करना। मैं पीछे मुड़ता हूँ तो देखता हूँ कि सिंडी मुझे बड़ी उलझन भरे भावों से देख रही है। रयान, क्या तुम परदादी को खुश करने के लिए ये सब सिर्फ इसलिए कर रहे हो ताकि आंटी ओलिविया के करीब आ सको? मेरे चेहरे के भाव ठंडे पड़ जाते हैं। इससे तुम्हें क्या? आंटी ओलिविया को इतने सालों में कभी किसी मर्द में दिलचस्पी नहीं रही। ये मत सोचना कि तुम अपनी शक्ल से उन्हें फंसा लोगे। वो इतनी छिछोरी नहीं है। देखो, उन्होंने पीछा छुड़ाने के लिए तुम्हें ये मामूली सी नौकरी थमा दी है। मैं तंज करता हूँ। तो तुम्हारा मतलब है कि इतने समय तक मेरा पीछा करना तुम्हारा छिछोरापन था? सिंडी की आंखें लाल हो जाती हैं। मैं जानती हूँ तुम फ्रैंक से मेरी शादी की वजह से नफरत करते हो। बड़े घरानों की शादियों में बहुत सी बातों का ख्याल रखना पड़ता है। मेरी माँ एक आम इंसान के साथ रहने के लिए मान गई थी, पर तुम्हारी हकीकत जानते हुए मैं कभी किसी नाजायज बेटे से शादी नहीं कर सकती थी, वरना मैं मजाक बन जाती। मैं अपनी नजरें हटा लेता हूँ। मुझसे शादी न करने के लिए शुक्रिया। जैसे ही मैं जाने लगता हूँ, सिंडी मेरा रास्ता रोक लेती है। मैं अपनी टीम में तुम्हारे काम का इंतजाम कर सकती हूँ। मैं किसी काबिल इंसान को तुम्हें सिखाने के लिए ढूंढ लूंगी। मैं जानती हूँ तुम पीछे नहीं रहना चाहते। तुम बहुत होशियार हो। तुम यकीनन जल्दी सीख जाओगे। ये सुनकर मैं उसकी बकवास बीच में ही काट देता हूँ। शर्त क्या है? अपनी पत्नी को तलाक दो और मेरे साथ चलो। सिंडी मुझे किसी और औरत के साथ बांटना बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये सोचकर ही वो पागल हो जाती है। मैं रूखेपन से जवाब देता हूँ, तुम्हारी उतनी हैसियत नहीं है। तुम्हें उस गुंडी पत्नी से इतना प्यार क्यों है? मेरा यकीन करो, मैं उसे कुछ पैसे देकर हटवा सकती हूँ और वो तुम्हें छोड़ देगी। वो मेरी बराबरी कभी नहीं कर सकती। ये सुनकर मैं नफरत से सिंडी को देखता हूँ। मैं तुम्हारी ईगो को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता था, पर चूंकि तुम जिद कर रही हो तो सुन लो। मेरी पत्नी तुमसे कहीं ज्यादा खूबसूरत है और उसका शरीर भी तुमसे बेहतर है। इतना कहकर मैं जाने के लिए मुड़ता हूँ और कोने में ओलिविया को देखता हूँ। मैं खामोश हो जाता हूँ और वो भी। इसी बीच सिंडी गुस्से में फोन उठाती है और फ्रैंक को कॉल करती है। क्या तुम कल दोपहर डॉक्टर रे के साथ लंच नहीं कर रहे हो? मुझे अपने साथ ले चलो। ओलिविया मुझे ऊपरी मंजिल पर ले जाने के लिए मेरे साथ लंच करती है। हम ओलिविया के ऑफिस में दाखिल होते हैं और वो काम की तरफ इशारा करती है। मुझे थोड़ा अपराध बोध महसूस होता है।
उसके बर्ताव से लगता है कि शायद उसने मेरी बातें नहीं सुनी है ना। मैं ये सोच ही रहा था कि तभी कैमरा चलने की आवाज आती है। ओलिविया शांति से एक फोटो खींचती है और उसे दादी को भेजकर पास आती है। मुझे फोटो खींचने की वजह पता है, इसलिए मैं कुछ नहीं पूछता। मैं बस मेज की तरफ देखते हुए बातें करने लगता हूँ। मिस सुलिवन, आपका लंच तो काफी शानदार है। ओलिविया मेरे सामने बैठती है और सलीके से चॉपस्टिक्स उठाती है। आखिर अच्छे शरीर को बनाए रखने के लिए सही पोषण की जरूरत होती है। मैं सुन्न रह जाता हूँ, मेरा चेहरा लाल हो जाता है और मेरी नजर उसकी साफ त्वचा पर पड़ती है। मैं झेपते हुए खाने का एक हिस्सा पैक करता हूँ। मिस सुलिवन, मुझे अभी याद आया कि मैंने किटी को अभी तक खाना नहीं दिया है। मुझे अब निकलना चाहिए। लंच के लिए शुक्रिया। मैं अच्छे मूड में लंच बॉक्स लेकर वहां से निकल जाता हूँ। काम के बाद ओलिविया ने अपनी दादी को फोन किया। आप अस्पताल में कहाँ हैं? आज दोपहर फिर से अचानक मेरे सीने में दर्द हुआ था, इसलिए मैं कुछ दिन और रुकना चाहती हूँ। शरारती लड़की, क्या तुम आज रात मेरे पास रुकने आ रही हो? वरना मुझे अस्पताल में बेचारों की तरह अकेले ही पड़े रहने दो। मैं रास्ते में हूँ। ये हुई ना बात। वैसे मैंने अपने नाती दामाद को भी साथ देने के लिए बुला लिया है। तुम और वो दोनों साथ आना। ओलिविया ने अपना सिर पकड़ लिया। वो दादी की इस छोटी सी चाल को समझ गई। उसने मुझे मैसेज किया, मैं काम के बाद तुम्हें अस्पताल ले जाने के लिए लेने आ जाऊंगी। मैंने तुरंत जवाब दिया, जरूरत नहीं है, मैंने टैक्सी ले ली है और मैं रास्ते में हूँ। हालांकि वो मुझसे दूरी बनाए रखना चाहती थी, लेकिन मुझे खुद से दूर रहने के लिए इतना अड़ा हुआ देखकर ओलिविया की नाराजगी न जाने क्यों और बढ़ गई। मैं पिल्ले को लेकर वार्ड की तरफ चल पड़ा। थोड़ी ही दूर पर मिसेज लॉकवुड अपना चेकअप कराकर आ रही थी और फ्रैंक ने उनका हाथ पकड़ा हुआ था। वो रयान है ना, वो अस्पताल में क्या कर रहा है? क्या वो बीमार है? मिसेज लॉकवुड ने हिचकिचाते हुए पूछा। फ्रैंक अंदर ही अंदर गुस्से से जल रहा था। पुरानी मिसेज सुलिवन किसी भी मेहमान को अंदर नहीं आने देती, फिर भी उन्होंने रयान को अपने पास रुकने दिया। उसकी आंखों में जलन साफ दिख रही थी। वो जरूर पुरानी मिसेज सुलिवन से मिलने आया होगा। रयान काफी आज्ञाकारी बेटा है, फिर भी नैनी नैसी ने मुंह सिकोड़ लिया। आज्ञाकारी मेरी जूती, वो मेम साहब से मिलने कभी नहीं आया। मेम साहब, आप अभी भी उसका पक्ष ले रही हैं। छोटे मालिक रयान एक एहसान फरामोश लड़के हैं, वो शायद आपको बहुत पहले ही भूल चुके हैं। फ्रैंक भी बीच में बोल पड़ा। मैंने सुना है कि मिस सुलिवन ने उसे सुलिवन ग्रुप में नौकरी दिलवाई है, शायद इसीलिए वो अब पुरानी मिसेज सुलिवन की चापलूसी कर रहा है। नैनी नैसी नफरत से मुस्कुराई। मैम साहब ने उसे पाला है, पालने का एहसान आसमान से भी बड़ा होता है, फिर भी उसने कभी मैम साहब का कर्ज नहीं चुकाया। बस बहुत हुआ, अब चुप हो जाओ, मिसेज लॉकवुड ने उन्हें रोकते हुए कहा। फ्रैंक ने झूठ किया भाई, माँ आप सही कह रही हैं, लेकिन कुछ लोग छोटे से एहसान का बदला भी बहुत बड़ी दरियादिली से चुकाते हैं, जैसे डॉक्टर रे। माँ ने उन्हें बस थोड़े से पैसे दिए थे, फिर भी उन्होंने इतने सालों में हमारे परिवार की बहुत मदद की है। 3 साल पहले जब कंपनी दिवालिया होने वाली थी, तब डॉक्टर रे ने हमें सीधे तौर पर एक टेक्नोलॉजी पेटेंट दिया था, जिससे हमारी कंपनी बच गई। नैनी नैसी ने सिर हिलाया। अगर तुलना करें तो डॉक्टर रे रयान से कहीं बेहतर हैं। मैं भी जानना चाहता हूं कि डॉक्टर रे असल में कैसे इंसान है। माँ, कल मुझे भी अपने साथ ले चलिएगा। मिसेज लॉकवुड मुस्कुराई और उसका सिर थपथपाया। मैं तुम्हें ले चलूंगी। अस्पताल के वीआईपी कमरे के सोफे पर बैठा मैं यह सब देख रहा था। मेरी नजर मिसेज लॉकवुड का पीछा करती रही। उनके चेहरे पर बीमारी की वजह से पीलापन था। फ्रैंक ने उनके कान में कुछ फुसफुसाया और मिसेज लॉकवुड ने मजबूरी में सिर हिला दिया। वो दोनों एक दूसरे के बहुत करीब लग रहे थे। जब वो कार में बैठ गए, तभी मैंने भारी मन से अपनी नजरें वहां से हटाई। मुड़कर देखा तो पुरानी मिसेज सुलिवन मेरे पीछे खड़ी थी। नाती दामाद, वो कौन है? वो बहुत जानी पहचानी लग रही है। मेरे चेहरे के भाव नरम पड़ गए और जैसे ही मैं कुछ बोलने वाला था, उनकी आंखें चमक उठी। मुझे याद आया, वो तुम्हारी माँ है। तुम दोनों बहुत मिलते जुलते हो। मैं थोड़ा ठिठक गया। सच तो यह है कि चेहरे की बनावट के अलावा मेरा कोई भी नैन नक्श मिसेज लॉकवुड से नहीं मिलता। बस वो बेरुखी और शांत अंदाज ही हम दोनों में एक जैसा है। लॉकवुड परिवार छोड़ने के बाद मैं अनजाने में उनके बर्ताव की नकल करने लगा था, जिससे मेरे व्यक्तित्व में उनकी थोड़ी झलक आने लगी थी। मैंने पुरानी मिसेज सुलिवन की तरफ देखा। दादी, वो मेरी माँ नहीं है, लेकिन पुरानी मिसेज सुलिवन अपनी बात पर अड़ी रही। वो ही है। नाती दामाद, तुम अपनी सगी माँ को कैसे नहीं पहचान सकते? मुझे समझ नहीं आ रहा था कि हंसू या रोऊं। शुक्र है कि तभी ओलिविया खाना लेकर आ गई। ओलिविया जो खाना लाई थी वो बहुत शानदार था और साथ में हम तीनों के लिए फल भी थे। जैसे ही पुरानी मिसेज सुलिवन ने उसे देखा, उन्होंने तुरंत त्योरियां चढ़ा ली। नाती दामाद आम नहीं खा सकता, उसे आम से एलर्जी है। मेरे दिल की धड़कन बढ़ गई। मैंने हैरान होकर उन्हें देखा। दादी, आपको कैसे पता? मुझे पहले सच में एलर्जी थी, लेकिन 2 साल पहले यह ठीक हो गई थी और मैंने उन्हें कभी इस बारे में नहीं बताया। पुरानी मिसेज सुलिवन मुस्कुराई। तुमने मुझे पहले बताया था। तुमने कहा था कि जब तुम आम खाते हो तो तुम्हारे चेहरे पर छोटे छोटे लाल दाने निकल आते हैं। मेरे चेहरे पर गंभीरता छा गई। यह पहले की बात कब की है? पुरानी मिसेज सुलिवन फिर से यादों में खो गई। लगता है तुमने मुझे हमारी शादी से पहले बताया था। मेरा दिमाग चकराने लगा। मुझे यकीन है कि मैं शादी से पहले उन्हें नहीं जानता था और न ही मेरी याददाश्त गई है। मैंने जल्दी से पूछा, आपको और क्या याद है? जैसे कि मुझे और ओलिविया को सर्टिफिकेट कैसे मिला? पुरानी मिसेज सुलिवन ने सिर हिलाकर मना कर दिया कि उन्हें याद नहीं है। मुझे ओलिविया की तीखी नजरें महसूस हुई। उसका चेहरा सख्त था। मुझे पता है वो फिर से यही सोच रही होगी कि मेरा कोई गलत मकसद है। मुझे चैन नहीं मिल रहा था, इसलिए मैंने अपने कुत्ते को गोद में उठा लिया। दादी, आप दोनों पहले खाना खा लीजिए, मैं कुत्ते को टहला कर आता हूँ। मैं गैलरी के आखिरी कोने में छिपकर चुपचाप अस्पताल के कमरे की तरफ देखने लगा। जल्द ही ओलिविया भी पीछे पीछे बाहर आ गई। मिस्टर रयान, क्या आपको कुछ कहना है? मुझे लगा कि आप चाहेंगे कि मैं कुछ सफाई दूं, तो क्या आप कुछ सफाई देना चाहती हैं? मैंने संजीदगी से जवाब दिया। दादी ने शादी से पहले की जो बातें की हैं, सच कहूं तो मुझे नहीं पता कि वो क्या है। इतनी निजी बात पुरानी मिसेज सुलिवन मन से तो नहीं बना सकती। मुझे लगा वो मुझ पर शक करेंगी, पर उन्होंने शांति से जवाब दिया, मुझे पता है। मैं हक्का बक्का रह गया। मिसेज सुलिवन, आपको मुझ पर यकीन है?
ओलिविया करीब आई। उसके लहजे से लगा जैसे वो सब समझती है। मिस्टर रयान, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपका मकसद क्या है। जब तक आप दादी को खुश रख सकते हैं, मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं हर हाल में आपकी रक्षा करूंगी। मैं समझ गया कि उसे सच से कोई मतलब नहीं है। जब तक दादी खुश हैं, वो मेरी किसी भी चाल को नजरअंदाज कर सकती है। उसने कड़े शब्दों में आगे कहा, लेकिन अगर आपने दादी को दुख पहुंचाया तो मैं ये पक्का कर दूंगी कि आप हाई चांग में जिंदा न रह सकें। मैं बेरुखी से हंस पड़ा। क्या आपने पहले ही ऐसा नहीं कर दिया है मिस सुलिवन? ओलिविया ने त्योरियां चढ़ाई और कुछ बोलने ही वाली थी कि तभी पीछे से प्रोफेसर वॉकर की आवाज आई। रयान, प्रोफेसर वॉकर भारी आवाज में बात करते हुए पास आए। मैं तुम्हें फोन करके पूछने ही वाला था कि तुम्हें कोई काम मिला या नहीं। क्या मिस सुलिवन के साथ गलतफहमी दूर हो गई? वो मिस सुलिवन सच में बहुत बेरहम है। कोई इतना बड़ा बदला लेने वाला कैसे हो सकता है? आपकी ग्रेजुएशन की सिफारिश रद्द करना ही काफी नहीं था। उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि वो आपको हाई चांग से ही गायब कर देंगी। जवान लड़की, तुम खूबसूरत हो। तुम्हें कोई ढंग की नौकरी ढूंढने के लिए मेहनत करनी चाहिए। इसी बीच लॉकवुड परिवार के खाने के कमरे में रिचर्ड ने खोई खोई सी मिसेज लॉकवुड से फिक्र के साथ पूछा, सोफिया, क्या बात है? क्या तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है? फ्रैंक बीच में बोला, डैड, हम आज अस्पताल में रयान से मिले थे, इसलिए मैं उसके लिए थोड़ी परेशान है। उसके बारे में चिंता क्यों करना? फ्रैंक ने भरी। वो अब मुझसे जरूर नफरत करता होगा। मुझे डर है कि वो पुरानी मिसेज सुलिवन के सामने कुछ कह न दे और मिस सुलिवन उसका गुस्सा मुझ पर न उतार दें। रिचर्ड नफरत से मुस्कुराया। यह इसलिए है क्योंकि उसने मिस सुलिवन का अपमान किया था। इसका तुमसे क्या लेना देना? तभी रिचर्ड का फोन बजा। वो ओलिविया का असिस्टेंट लियाम था। लियाम, फोन कैसे किया? क्या मिस सुलिवन ने कोई आदेश दिया है? दूसरी तरफ से आवाज बहुत ही ठंडी थी। बॉस ने मुझसे मिस्टर फ्रैंक से यह पूछने को कहा है कि बॉस ने कब कहा था कि वो मिस्टर रयान लॉकवुड को शहर से गायब करना चाहती हैं। बॉस को तो इस बारे में पता तक नहीं है। रिचर्ड का चेहरा उतर गया। उसने यकीन न करते हुए फ्रैंक की तरफ देखा। लियाम ने आखिरी बात कही, लॉकवुड परिवार को अपने बच्चों को बेहतर संस्कार देने की जरूरत है। फिर उसने फोन काट दिया। उनके बगल में बैठा फ्रैंक चुपचाप अपना सिर झुकाए रहा। मैंने रयान को मिस सुलिवन को परेशान करते देखा था और मुझे डर था कि वो सिंडी के साथ मेरी सगाई खराब कर देगा। डैड, मेरा वो मतलब नहीं था। सफाई देते हुए फ्रैंक का चेहरा पीला पड़ गया। आखिर रयान भी तो आपका ही बेटा है। मुझे डर था कि आप उसे ढंग से डांटने की हिम्मत नहीं जुटा पाएंगे। रिचर्ड ने बात बदल दी। मैंने कितनी बार कहा है, मेरे दिल में मेरा सिर्फ एक ही बेटा है और वो तुम हो। रयान मेरे लिए कौन है? वो तुम्हारी बराबरी कैसे कर सकता है? मिसेज लॉकवुड ने असहमति जताई। रिचर्ड, रयान आखिर तुम्हारा ही बेटा है। रिचर्ड तुरंत मुड़ा। सोफिया, जब उस वक्त लिंडा ने मेरे खिलाफ चाल चली थी तो मैंने तुम्हारे साथ गलत किया था। उसका बेटा मेरे लिए कुछ नहीं है। मेरे दिल में सिर्फ तुम और हमारा बच्चा है। पास ही एक नौकरानी के रूप में खड़ी लिंडा ने ये बातें सुन ली। उसने नफरत से अपनी मुट्ठी भींच ली। उसकी आंखों में कड़वाहट थी जब उसने रिचर्ड को देखा, जिससे वो बहुत प्यार करती थी। उसका बचपन का यार पड़ोसी लड़का। लेकिन इस आदमी की आंखों और दिल में सिर्फ सोफिया थी। उस समय जब वो गर्भवती हुई थी तो वो अपनी प्रेगनेंसी रिपोर्ट लेकर उसके पास गई थी और कहा था कि वो उसकी रखेल बनकर रहेगी। लेकिन उसने बेरहमी से उसे भगा दिया और कहा कि वो अपनी पत्नी को धोखा नहीं देगा। लिंडा के पास सोफिया के पास जाने और तब तक हंगामा करने के अलावा कोई चारा नहीं था, जब तक कि उसे लॉकवुड घर में रहने की इजाजत नहीं मिल गई। इन सभी सालों में रिचर्ड ने उससे कभी ज्यादा बात नहीं की और रयान के साथ ऐसा बर्ताव किया जैसे वो मौजूद ही न हो। किस्मत से उसने दोनों बच्चों को बदल दिया था। लिंडा ने अपना सिर झुका लिया और अपनी छिपी हुई भावनाओं को दबा लिया। रिचर्ड को कभी पता नहीं चलेगा कि जिस फ्रैंक को वो हमेशा सोफिया का बेटा कहता है और इतने सालों से प्यार करता आया है, वो असल में उसका बेटा है। जहां तक रयान की बात है, वो इसी लायक है कि उसे नजरअंदाज किया जाए और दबाया जाए। लेकिन मिसेज लॉकवुड ने जिद में अपना सिर हिलाया। रिचर्ड, अगर फ्रैंक गलत था तो वो गलत था। उसे जाकर रयान से माफी मांगनी चाहिए। रिचर्ड ने त्योरियां चढ़ाई। माफी? मेरा बेटा लिंडा के बेटे से माफी मांगेगा? लिंडा तुरंत बीच में बोली, कोई जरूरत नहीं है। जरूरत नहीं है। लॉकवुड परिवार ने उसे पाला, यही उनका बहुत बड़ा एहसान है। उसे सुधारना बिल्कुल सही है। मिसेज लॉकवुड उन्हें देखकर एक ठंडी हवा भरती हैं, पर आगे बहस नहीं करती। जब फ्रैंक उन्हें उनके कमरे में छोड़ने जाता है तो वो दोबारा बोलती हैं, अगर कल तुम्हारे पास वक्त हो तो मैं तुम्हें रयान से माफी मांगने ले चलूंगी। फ्रैंक का चेहरा सन्न रह जाता है। क्या आप सिंडी को डॉक्टर से मिलवाने नहीं ले जा रही हैं? हम दोनों काम करेंगे। ये सुनते ही फ्रैंक की आंखें चमक उठती हैं। वो उनका हाथ थाम लेता है। ठीक है मम्मी, आप मेरे लिए सबसे अच्छी हैं। उसके जाने के बाद मिसेज लॉकवुड अपनी नैनी नैन्सी की तरफ मुड़ती हैं। नैन्सी, इतने सालों से मेरी सेहत खराब रही है। मैंने फ्रैंक को सही संस्कार नहीं दिए। मैं वाकई हार गई। मेम साहब, आप ज्यादा सोच रही हैं। छोटे मालिक फ्रैंक बहुत आज्ञाकारी और समझदार हैं। छोटी मोटी कमियां बाद में ठीक हो जाएंगी। मिसेज लॉकवुड कड़वाहट भरी मुस्कान देती हैं। रयान कभी झूठ नहीं बोलता। तभी उन्हें जोरों की खांसी उठती है। नैन्सी के सहारे वो बिस्तर की तरफ बढ़ती हैं। वो राज अब भी उनके दिल पर बोझ बना हुआ है, जिससे उनका दम घुटता है। अगले दिन सोकर उठते ही मैं थोड़ा घबराया हुआ हूँ। मिसेज लॉकवुड को देखे हुए मुझे 10 साल हो गए हैं। पता नहीं वो मुझे देखकर खुश होंगी या नाराज। दोपहर को मैं कपड़े बदलने घर जाता हूँ। दादी ओलिविया से उन्हें घर ले जाने को कहती हैं। हम अस्पताल से बाहर निकलते हैं और जैसे ही नीचे पहुंचते हैं, लियाम को अपनी तरफ आते देखते हैं। ओलिविया उसे इशारा करती हैं। लियाम मुझे कागज थमाता है। मिस्टर रयान, इन बड़ी यूनिवर्सिटीज के प्रोफेसर्स और न्यू एनर्जी कोर्सेज की लिस्ट देख लीजिए। मैं उलझन में लियाम को देखता हूँ। ये सब तो प्रोफेसर वॉकर से कहीं ज्यादा मशहूर है। अपनी आगे की पढ़ाई के लिए आप इनमें से किसी को भी चुन सकते हैं। आपकी सिफारिश रद्द होने के बदले में बॉस ने ये इंतजाम किया है।
मिस्टर रेयान, हमारी बॉस से मिलना आपके लिए वरदान साबित हुआ है। ये सुनकर मैं अपनी मुस्कान दबा लेता हूँ। जरूरत नहीं है। तो क्या आप डॉक्टर रे के स्टूडेंट बनना चाहते हैं? लियाम माथे पर बल डालता है। ये थोड़ा मुश्किल है। डॉक्टर रे की मांग बहुत ज्यादा है। उनके जैसा जीनियस प्रोफेसर सिर्फ काबिल स्टूडेंट्स को ही सिखाता है। तुम शायद उनकी नजरों में नहीं आओगे, इसलिए इतने ऊंचे सपने मत देखो। ज्यादा से ज्यादा ग्रेजुएशन के बाद उनके अंडर पीएचडी की कोशिश कर लेना। मैं उसे ऐसे देखता हूँ जैसे वो कोई बेवकूफ हो। मैं सीधे ओलिविया की तरफ मुड़ता हूँ। मिस सुलिवन, मुझे छोड़ने की जरूरत नहीं है, मैं टैक्सी से चला जाऊंगा। ओलिविया मुझे जाते हुए देखती है, फिर अचानक लियाम से कहती है, इसकी डॉक्टर रे से बात करवाओ। क्या? लियाम हक्का बक्का रह जाता है। एक निजी रेस्टोरेंट के बाहर मिसेज लॉकवुड फ्रैंक और सिंडी के साथ जल्दी पहुंच जाती हैं। सिंडी कमरे का दरवाजा खोलती है और उसे सबसे पहले एक लंबे आदमी की पीठ दिखती है जो चाय परोस रहा है। नमस्ते डॉक्टर रे, मैं सुलिवन ग्रुप से सिंडी हूँ, आपसे मिलकर खुशी हुई। मैं मुस्कुराते हुए पीछे मुड़ता हूँ। रेयान, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यही सवाल मुझे तुमसे पूछना चाहिए, मैं लापरवाही से कहता हूँ। सिंडी का चेहरा सख्त हो जाता है। फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे लिए यहाँ नहीं आई हूँ। डॉक्टर रे कहाँ है? मैं जवाब नहीं देता। मिसेज लॉकवुड फ्रैंक के साथ अंदर आती हैं और मुझे देखते ही उनकी आंखें भर आती हैं। तुम रेयान हो? मेरा दिल पिघल जाता है। मेम साहब, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। रेयान, तुम कैसे हो? तुम्हारे पिता ने बताया कि तुम्हारी शादी हो गई है। मिसेज लॉकवुड भावुक होकर मेरा हाथ कसकर थाम लेती हैं। फ्रैंक की आंखों में नफरत झलकती है। रेयान, हमें तुम्हें खाने पर बुलाना चाहिए था, पर तुम काम कर रहे हो, शायद ये ठीक नहीं होगा। हम तुम्हें बाद में अच्छी टिप दे देंगे ताकि तुम्हारा खर्चा निकल सके। जुबान संभाल कर बात करो। मिसेज लॉकवुड उसे डांटती हैं। वो तुरंत मेरी तरफ मुड़ती हैं। रेयान, आज हम डॉक्टर रे से मिल रहे हैं, तुम भी इसी फील्ड में हो ना, उनसे जान पहचान कर लो, ये तुम्हारे भविष्य के लिए अच्छा होगा। उसे डर है कि मैं उसकी जगह ना ले लूं। फ्रैंक बात बदलता है। रेयान, कल मम्मी ने तुमसे माफी मांगने को कहा था। चलो मैं चाय से ही सुलह कर लेता हूँ। ये कहते ही वो हाथ ढीला करता है और चाय मुझ पर गिरने वाली होती है। मैं फौरन मुड़कर उसे धक्का देता हूँ जिससे प्याला उसी पर गिर जाता है। गर्म चाय से वो जोर से चिल्लाता है, रेयान, मैं जानता हूँ तुम मुझसे नफरत करते हो, पर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? वो रोने जैसा मुंह बनाता है। मैं नजरें झुकाकर मासूमियत का नाटक करता हूँ। माफ करना, मैंने तुम्हें देखा नहीं। सिंडी गुस्से में भड़क उठती है। रेयान, क्या तुम ग्राहकों की सेवा ऐसे करते हो? तुमने मेहमान को चोट पहुंचाई है, अभी अपने मैनेजर को बुलाओ, मुझे शिकायत करनी है। मिसेज लॉकवुड मेरा बचाव करती हैं। बस बहुत हुआ, हम सब एक ही परिवार हैं। सिंडी बहुत गुस्से में है। रेयान को अभी यहाँ से जाने दीजिए ताकि और झगड़ा ना हो। मिसेज लॉकवुड माफी भरी नजरों से मुझे देखती हैं। रेयान, जब वक्त मिले तो घर आया करो, अगली बार मौका मिला तो मैं तुम्हें डॉक्टर रे से मिलवाऊंगी। फ्रैंक फौरन बात बदल देता है। मम्मी, डॉक्टर रे अब तक आए क्यों नहीं? मैं हल्की मुस्कान के साथ कहता हूँ। वो पहले ही यहाँ आ चुके हैं। कमरे में मौजूद तीनों लोग मेरी तरफ मुड़कर देखते हैं। मिसेज लॉकवुड अभी कुछ पूछने ही वाली थी कि अचानक उन्हें जोरों की खांसी आती है और वो मेज पर गिर पड़ती है। मेम साहब, मैं उन्हें संभालने के लिए आगे बढ़ता हूँ पर फ्रैंक मुझे धक्का दे देता है। दूर हटो, तुमने मेरी माँ के साथ क्या किया? मम्मी, होश में आइए। एम्बुलेंस जल्दी ही पहुंच जाती है। मैं साथ जाने की कोशिश करता हूं पर सिंडी मुझे पकड़ लेती है। मिसेज लॉकवुड से दूर रहो, अगर उन्हें तुम्हारी वजह से कुछ हुआ तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। मैं टैक्सी से अस्पताल पहुंचता हूं। अस्पताल की गलियां भरी हुई हैं और एक भी बेड खाली नहीं है। ओलिविया ये सब ऊपर से देख रही है और लियाम को इशारा करती है कि रेयान के लिए कमरे का इंतजाम करो। तभी रिसेप्शन से ऐलान होता है कि एक खास वीआईपी कमरा खाली हो गया है। फ्रैंक खुश हो जाता है। सिंडी, वाकई तुम्हारी जान पहचान बहुत तगड़ी है। सिंडी खामोशी से इसका श्रेय ले लेती हैं। सब कमरे के अंदर जाते हैं। मैं पीछे जाने की कोशिश करता हूं पर फ्रैंक दरवाजा रोक लेता है। रेयान, मम्मी को आराम की जरूरत है, उन्हें परेशान मत करो। जैसे ही दरवाजा बंद होता है मैं वहीं खड़ा रह जाता हूँ। मेरा दिल घबराहट से जल रहा है पर अंदर जाने का हक न होने की वजह से मैं बस बाहर बेंच पर बैठ जाता हूँ। तभी तेजी से कदमों की आवाज आती है। रिचर्ड घबराया हुआ अंदर आता है। जब उसे पता चलता है कि पत्नी ठीक है तो वो फ्रैंक को बाहर ले आता है। रिचर्ड गुस्से में पूछता है, क्या हुआ था? वो अचानक बेहोश कैसे हो गई? फ्रैंक पास में बैठे मेरी तरफ देखता है। रेयान डॉक्टर रे से मिलने की जिद कर रहा था, उसकी सिंडी से बहस हुई और मम्मी परेशान हो गई। रिचर्ड मुझे नफरत से घूरता है। नीच इंसान, बिना कुछ कहे वो मुझे मारने के लिए हाथ उठाता है। मैं हटता नहीं हूँ। मेरे दिमाग में बस मिसेज लॉकवुड का उतरा हुआ चेहरा है। शायद जैसा फ्रैंक ने कहा, मेरा होना ही एक बदकिस्मती है, पर चोट का एहसास नहीं होता। मैं आंखें खोलता हूँ और देखता हूँ कि एक साया मेरे आगे खड़ा है। ओलिविया वहाँ ढाल बनकर खड़ी हो जाती है। रिचर्ड घबरा जाता है। मिस सुलिवन, मिस्टर लॉकवुड, आप अपने बेटे को सुधार रहे हैं, मुझे दखल नहीं देना चाहिए, पर मेरी दादी रेयान को बहुत पसंद करती हैं। अगर उन्होंने इसके चेहरे पर चोट देखी तो वो दुखी हो जाएंगी। ओलिविया की आवाज शांत और गंभीर है। रिचर्ड तुरंत कहता है, ये मेरी नासमझी थी। तभी कमरे के अंदर से मिसेज लॉकवुड के खांसने की आवाज आती है। रिचर्ड और फ्रैंक फौरन अंदर चले जाते हैं। मैं दरवाजे पर खड़ा काफी देर हिचकिचाता हूँ और अंदर से उनकी कमजोर आवाज सुनता हूँ, मैं ठीक हूँ। क्या मुझसे कोई गलती हुई? दादी अपना फोन निकालती हैं और एक फोटो ढूंढकर मुझे दिखाती हैं। पोते दामाद, ये फोटो तुमने मुझे भेजी थी और कहा था कि इसमें तुम और तुम्हारी माँ हो, क्या अस्पताल वाली औरत ये नहीं है? मैं सन्न रह जाता हूँ। फोटो में मिसेज लॉकवुड और मैं समुद्र किनारे बैठे मुस्कुरा रहे हैं, बिल्कुल माँ बेटे की तरह। पर घर छोड़ने के बाद से मैं उनसे मिला तक नहीं, तो हमारी साथ में फोटो कैसे हो सकती है? मैं फोटो को बड़ा करके देखता हूँ तो समझ आता है कि ये दो अलग फोटो जोड़कर बनाई गई है। मैंने आपको ये कब भेजी? दादी अपना सिर हिलाती है। मुझे याद नहीं।
कैसे भेजी थी, ईमेल या मैसेज? वो सिर हिलाती रहती हैं, उन्हें कुछ याद नहीं आ रहा। मैं खुद को मजबूर महसूस करता हूँ, पर दादी अपनी बात पर अड़ी हुई हैं। नाती दामाद, आखिर वो तुम्हारी माँ है, तुम अपनी माँ को इस तरह नजरअंदाज नहीं कर सकते। दादी को विदा करने के बाद ओलिविया गैलरी में खड़ी हो जाती है। लियाम तुरंत रिपोर्ट देने आता है। बॉस, हमने जांच की है, मिस्टर रायन उस प्राइवेट किचन रेस्टोरेंट में काम कर रहे थे और तभी उनका सामना लॉकवुड परिवार से हुआ। ओलिविया की आवाज बहुत ही शांत है। क्या सुलिवन ग्रुप उसे इतना कम पैसा देता है कि उसे कहीं और काम करना पड़ रहा है? तनख्वाह कम नहीं है, दादी ने ही इसका इंतजाम किया था। शायद उसके मैनेजर ने उसे बहुत मुश्किल काम दे दिया होगा और उसे नौकरी जाने का डर सता रहा होगा। पर ओलिविया को लगता है कि मामला इतना सीधा नहीं है। लॉकवुड परिवार उस रेस्टोरेंट में आखिर क्या कर रहा था? वे डॉक्टर रे से मिलने गए थे। मिस सिंडी भी उसी वजह से वहां गई थी और डॉक्टर रे आखिर तक वहां नहीं पहुंचे। ये सुनकर ओलिविया की आंखों में एक चमक सी आ जाती है और उसके मन में एक अजीब सा ख्याल आने लगता है। अस्पताल के कमरे में आराम करने के बाद मिसेज लॉकवुड अब काफी बेहतर लग रही हैं। फ्रैंक, सिंडी को पहले घर जाने दो। फ्रैंक थोड़ा अजीब महसूस करने लगता है। सिंडी यहाँ सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर रे का इंतजार करने के लिए रुकी है। मिसेज लॉकवुड को इस बात का एहसास होता है और वो मुझे फोन से थमा देती हैं। आज न मिल पाने के लिए हमें डॉक्टर रे से माफी मांगनी होगी। मिसेज लॉकवुड द्वारा दोबारा समय तय करने के बाद फ्रैंक सिंडी को बाहर तक छोड़ने जाता है। गैलरी में फ्रैंक कहता है, सिंडी तुम चिंता मत करो, डॉक्टर रे के साथ कोई दिक्कत नहीं होगी। सुलिवन ग्रुप के रिसर्च विभाग में कुछ ऐसे लोग हैं जो मुझे स्वीकार नहीं कर रहे हैं। अगर मैं डॉक्टर रे को अपने साथ मिला सका तो ये मेरी एक बड़ी उपलब्धि होगी और मेरी जगह पक्की हो जाएगी। इसलिए डॉक्टर रे मेरे लिए बहुत जरूरी हैं। तुम्हें उन्हें मनाना ही होगा। वे दोनों लिफ्ट के अंदर चले जाते हैं। मैं कोने से बाहर आता हूँ और अस्पताल के कमरे का दरवाजा धकेलता हूँ। रिचर्ड का चेहरा तुरंत गुस्से से तमतमा जाता है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बाहर निकलो। क्या वो रायन है? उसे अंदर आने दो। मिसेज लॉकवुड की कोमल आवाज गूंजती है। रिचर्ड मुझे चेतावनी देता है कि मैं उसकी पत्नी को और परेशान न करूं। मैंने तुमसे कहा था कि आज जो कुछ भी हुआ वो रायन की वजह से नहीं था। बस पिछले कई दिनों से मेरी नींद पूरी नहीं हुई है। मिसेज लॉकवुड उसे प्यार से डांटती हैं और मेरा हाथ पकड़ लेती हैं। बच्चे, आज तुम पक्का डर गए होगे। उनकी हथेली में गर्माहट है। मैं मुस्कुराकर मना कर देता हूँ, घर अक्सर आया करो। और तुम्हारी पत्नी, तुम्हारे पिता उसे गुंडी कहते हैं, पर मुझे यकीन नहीं है। रायन की परख बचपन से ही अच्छी रही है और उसका दिमाग भी बहुत तेज है। जिसे तुमने पसंद किया होगा उसमें जरूर कोई खूबी होगी। किसी दिन उसे मुझसे मिलवाने लाना। मेरी आंखों में आंसू भर आते हैं। ठीक है। तभी उन्हें फिर से जोरों की खांसी होने लगती है। मैं एक प्लास्टिक की बोतल निकालता हूँ। ये खांसी की दवाई है जो मैंने किसी से मंगवाई थी। जब रात को नींद ना आए तो एक ले लेना। वो हाँ में सिर हिलाती हैं। जैसे ही मैं कमरे से बाहर निकलता हूँ, मैं रिचर्ड को अंदर नफरत से कहते हुए सुनता हूँ, तुम किसी भी मामूली क्लिनिक की दवाई से कैसे पिघल सकती हो? वो लापरवाही से बोतल को कचरे के डिब्बे में फेंक देता है। देर रात मिसेज लॉकवुड की नींद फिर से खांसी की वजह से खुल जाती है। वो इतनी परेशान हो जाती हैं कि उनके मन में अपनी जिंदगी खत्म करने के ख्याल आने लगते हैं। न जाने क्या सोचकर वो कचरे से वो दवाई निकालती हैं और एक गोली खा लेती हैं। उनके गले की खराश में तुरंत ठंडक पहुंचती है और वो गहरी नींद में सो जाती हैं। अगली सुबह 10 बजे रिचर्ड मिसेज लॉकवुड को जगाता है। वो सच में दिन चढ़ने तक सोती रहीं। मैडम, डॉक्टर ने कल जो नींद की गोलियां दी थी उन्होंने वाकई असर दिखाया। आप पूरे 10 घंटे सोई। नैनी नैसी इतनी खुश है कि उनकी आंखें भर आती हैं। नींद की गोलियां कैसी? मिसेज लॉकवुड उलझन में है। नैसी फ्रैंक की तरफ देखती है। सिंडी आपके लिए वो लेकर आई थी। उसने खास तौर पर तेज नींद की गोलियां ढूंढी और उन्हें आपकी दवाई में मिला दिया। उम्मीद नहीं थी कि ये सच में काम करेंगी। मिसेज लॉकवुड थोड़ा रुकती हैं। उन्हें महसूस होता है कि उनका गला काफी साफ है, पर उनकी नजर अपने तकिए के पास पड़ी उस बिना लेबल वाली प्लास्टिक की बोतल पर पड़ती है। रिचर्ड अपनी होने वाली बहू की बहुत तारीफ करता है। ये बहू वाकई बहुत लाजवाब है। मैंने सुना है कि आजकल अस्पताल में कमरे खाली नहीं हैं और ये सिंडी ही थी जिसने जुगाड़ लगाकर इस कमरे का इंतजाम किया। हम उसके बहुत आभारी हैं। फ्रैंक मौके का फायदा उठाता है। माँ सिंडी ने आपके लिए बहुत कुछ किया है, आपको भी उसकी मदद करनी चाहिए। उसका परिवार चाहता है कि सिंडी रिसर्च विभाग संभाले, पर वहाँ के वैज्ञानिक उसे स्वीकार नहीं करेंगे। अगर हम डॉक्टर रे को बाहरी सलाहकार के तौर पर बुला सकें तो सिंडी का पद पक्का हो जाएगा। मिसेज लॉकवुड थोड़ा हिचकी जाती हैं और फिर कहती हैं, ठीक है, मैं डॉक्टर रे से पूछूंगी, पर अगर वो राजी ना हो तो रहने देना। फ्रैंक बहुत खुश होता है। जहां तक उसे पता है, मिसेज लॉकवुड के कहने पर डॉक्टर रे ने कभी मना नहीं किया है। मिसेज लॉकवुड अपना फोन निकालती हैं, डॉक्टर रे की प्रोफाइल फोटो ढूंढती हैं और बहुत सोच समझकर एक मैसेज भेजती हैं। रे, क्या तुम्हारे पास थोड़ा समय है? मुझे तुमसे एक मदद चाहिए। जब मुझे मैसेज मिलता है तो मैं अभी अभी दादी को नीचे टहलाकर वापस आया हूँ। मैं माथे पर बल लाता हूँ। मिसेज लॉकवुड को मुझसे क्या काम हो सकता है? कहीं कल वाली दवाई में तो कोई गड़बड़ नहीं हो गई? वो दवाई अभी भी ट्रायल के दौर में है। मैंने उसे सिर्फ इसलिए निकाला क्योंकि उनकी हालत बहुत खराब थी। मैं घबरा जाता हूँ और केयरटेकर से दादी को घर ले जाने के लिए कहकर मिसेज लॉकवुड के कमरे की तरफ भागता हूँ। जल्दी ही मैं अस्पताल पहुंच जाता हूँ, जहां मुझे सिंडी और लिंडा पहले से ही वहां मिलती हैं। मेरे अंदर जाते ही हंसी मजाक बंद हो जाता है। मिसेज लॉकवुड को ठीक देखकर मुझे वहां अपनापन महसूस नहीं होता। मैं अपनी नजरें झुकाता हूँ और जाने के लिए मुड़ता हूँ। तभी लिंडा बोल पड़ती है, अरे ये मिस्टर रायन नहीं है। जब से तुम सुलिवन परिवार के बड़े आदमी बन गए हो तब से हम जैसे लोग तुम्हारे लायक नहीं रहे क्या? मैं जाने लगता हूँ पर वो मेरा हाथ पकड़ लेती हैं। मैंने सुना है कि तुम दादी की चापलूसी करने में बहुत मशरूफ हो। रात भर उनकी सेवा करके तुम्हें क्या लगता है कि वो तुम्हें अपना असली पोता मान लेंगी? ये कैसा सपना देख रहे हो? तुम तो बस उनके मनोरंजन का साधन हो। फ्रैंक तुरंत कहता है, ऐसा मत कहो, दादी रायन की बहुत इज्जत करती हैं। लिंडा अपनी आवाज ऊंची करती है,
ये कैसी इज्जत है? फ्रैंक, सिंडी जैसे लोग तुम्हारी जो कदर करते हैं उसे असली इज्जत कहते हैं। वो सिंडी की तरफ खुशामद करते हुए मुड़ती है। मैंने सुना था कि कल अस्पताल में एक भी कमरा खाली नहीं था। अच्छे घरानों के लोगों को भी लाइन में इंतजार करना पड़ रहा था। ये सब मिसेज सिंडी की मदद की वजह से ही मुमकिन हुआ कि उन्हें वीआईपी कमरा मिल गया। सिंडी एक झूठ मुस्कान के साथ मेरी तरफ देखती है। आंटी ओलिविया को शायद इस बारे में पता नहीं होगा, वरना वो भी मदद जरूर करती। मुझसे जो बन पड़ा मैंने बस वही किया। अगर सुलिवन परिवार को पता भी होता तो वो तुम्हारे बारे में सोचने की तकलीफ नहीं उठाते। लिंडा ने फिर मेरा मजाक उड़ाया। तुम उन्हें खुश करने की कितनी भी कोशिश कर लो, वो तुम्हें किसी पालतू जानवर की तरह ही समझेंगे। मैं अपनी मुट्ठियां भींच लेता हूं और अस्पताल में बहस नहीं करना चाहता। ओलिविया जो अभी अभी वहां पहुंची है हर एक शब्द सुन लेती है और उसका चेहरा गुस्से से भर जाता है। लियाम तुरंत अपनी बॉस का इशारा समझ जाता है। वो अपना गला साफ करता है और सीधे अंदर चला जाता है। मिसेज लॉकवुड, मैं यहाँ सुलिवन परिवार की तरफ से आपका हाल पूछने आया हूँ। क्या ये कमरा आपके लिए आरामदायक है? पूरे कमरे में सन्नाटा छा जाता है। सब सिंडी की तरफ देखते हैं जो सन्न रह गई है। लिंडा पहले तो ठिठक जाती है और फिर मुस्कुराती है। सिंडी, तो ये कमरा सुलिवन परिवार के जरिए तुम्हारी सिफारिश पर मिला है। सिंडी का चेहरा उतर जाता है और लियाम मुस्कुराता है। मिस्टर रायन ने बॉस से इसका इंतजाम करने के लिए कहा था। मिस सिंडी, क्या आपने भी बॉस से कुछ कहा था? सिंडी का मन करता है कि वो कहीं जमीन में गड़ जाए। मैंने बहुत लोगों को फोन किया था, मुझे गलतफहमी हो गई थी। फ्रैंक अपनी मुट्ठियां भींच लेता है। उसे बहुत अपमानित महसूस हो रहा है। मिसेज लॉकवुड उस अजीब से माहौल को ठीक करती हैं। सुलिवन परिवार का शुक्रिया अदा करना। ये कमरा बहुत आरामदायक है। जब मैं बेहतर महसूस करूंगी तो मैं दादी से मिलने जरूर आऊंगी। लियाम कहता है, अगर आप ठीक हैं तो मिस्टर रायन को चिंता नहीं होगी और दादी भी खुश होंगी। चलो, ये तो अच्छी बात है। कमरे में मौजूद लोगों के चेहरे उतर जाते हैं। जहां मिसेज लॉकवुड वाकई खुश हैं, वहीं मैं लिंडा की तरफ मजाक उड़ाते हुए देखता हूँ। लिंडा गुस्से से पागल हो रही है। हे बदतमीज लड़के, तुम किस बात पर इतना इतरा रहे हो? चुप हो जाओ, रिचर्ड गुस्से में डांटता है। मेरी पत्नी बीमार है और उसे आराम चाहिए। तुम यहाँ क्या चिल्ला रही हो? अभी घर जाओ। लिंडा मुझे नफरत भरी नजरों से देखती है, अपना चेहरा छुपाती है और वहां से भाग जाती है। मैं बिस्तर की तरफ देखता हूँ। मैडम, कल रात आपको नींद कैसी आई? मिसेज लॉकवुड अनजाने में कंबल के नीचे उस दवाई की छोटी बोतल को कसकर पकड़ लेती हैं। मैं बहुत अच्छी तरह सोई। इतने सालों बाद मुझे इतनी अच्छी नींद आई है। ये तो बहुत अच्छी बात है। अब मैं चलता हूँ। लियाम और मैं कमरे से बाहर निकलते हैं। ओलिविया दीवार से टिककर खड़ी अपना फोन देख रही है। रोशनी और साये में उसका चेहरा बहुत ही शांत लग रहा है। मुझे बाहर आता देख वो कुछ कहती है। दादी तुम्हारे लिए परेशान थी, इसलिए उन्होंने जिद की कि मैं खुद आकर देखूं। भले ही उसकी आवाज में बेरुखी थी, पर मेरा दिल भर आया। शुक्रिया। तभी कमरे का दरवाजा खुलता है और सिंडी और फ्रैंक बाहर आते हैं। मुझे और ओलिविया को साथ खड़ा देखकर फ्रैंक कैसे घबरा जाता है, जैसे उसने किसी दुश्मन को देख लिया हो। सिंडी तुरंत पूछती है, आंटी ओलिविया, आप यहाँ क्या कर रही हैं? ओलिविया की आंखों में एक चमक आ जाती है। मुझे नहीं लगता कि मुझे कहाँ जाना है, इसका जवाब तुम्हें देने की जरूरत है। इतना दबाव महसूस करके सिंडी की हथेलियों में पसीना आने लगता है। वो जलन भरी नजरों से ओलिविया की तरफ देखती है। आंटी, आप इतने समय से अस्पताल में बड़ी दादी की देखभाल कर रही हैं। क्या आपके पति को बुरा नहीं लगता? मैं थोड़ा उलझन में हूँ। मैंने ओलिविया की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा, उन्हें बुरा नहीं लगना चाहिए। सिंडी के चेहरे के भाव पूरी तरह बदल जाते हैं। ओलिविया अचानक बोलती है, चलो वापस कमरे में चलते हैं, दादी इंतजार कर रही हैं। मैं धीरे से मुस्कुराता हूँ। चलो चलते हैं। हम मुड़कर वहां से निकल जाते हैं और पीछे सिंडी की आंखों में गुस्सा साफ दिखता है। वो मिसेज लॉकवुड के कमरे में वापस आती है। बिस्तर ठीक करते हुए वो चौंक कर कहती है, बेड पर गोलियों की ये बोतल क्यों रखी है? रिचर्ड, क्या ये वही बिना लेबल वाली गोलियां नहीं है जो रेयान ने दी थी? हाँ। तुमने इसे दोबारा क्यों उठाया? मैंने कल रात एक गोली ली थी और उसका असर हुआ था। मिसेज लॉकवुड समझाती है, नामुमकिन है, ये पक्का उन नींद की गोलियों का ही असर था। रिचर्ड वो दवा छीन लेता है। उसकी गोलियां पता नहीं कहां से खरीद कर लाया होगा। क्या होगा अगर इनसे आपको नुकसान हो गया तो? उस पर भरोसा मत कीजिए। मैं आज रात ये गोलियां नहीं लेने दूंगा। देखते हैं कि असल में कौन सी दवा काम करती है। उसी रात काफी देर गए मिसेज लॉकवुड को फिर से जोरों की खांसी उठती है और वो रुकने का नाम नहीं लेती। नैन्सी ने वो सो कॉल्ड चमत्कारी नींद की गोलियां हाथ में ली, पर पता चला कि वो तो बिल्कुल भी काम नहीं कर रही। खांसते खांसते मिसेज लॉकवुड का चेहरा लाल हो गया है। नैन्सी फौरन बाहर भागती है और मेरी दवा लेकर आती है। जैसे ही वो दवा देने वाली होती है, फ्रैंक उसका हाथ पकड़ लेता है। माँ, क्या ऐसा हो सकता है कि इन गोलियों की वजह से खांसी और बढ़ गई हो? ऐसी दवाइयां जिनका कोई अता पता ना हो, उन्हें नहीं लेना चाहिए। रिचर्ड भी गुस्से से तमतमा उठता है। ये रेयान, सोफिया, तुमने उसके साथ इतना अच्छा बर्ताव किया और वो तुम्हें नुकसान पहुंचाने के लिए जहर ले आया। मिसेज लॉकवुड इतना ज्यादा खांस रही हैं कि कुछ बोल नहीं पा रही। उनकी आंखें नैन्सी पर टिकी हैं। नैन्सी काफी वफादार है। दबाव के बावजूद वो मिसेज लॉकवुड के मुंह में दवा डाल देती है और खांसी तुरंत रुक जाती है। मिसेज लॉकवुड राहत की एक लंबी सांस लेती हैं, जिससे रेयान की बात सच साबित हो जाती है। वे बाहर वाले कमरे में आ जाते हैं। फ्रैंक का चेहरा पीला पड़ गया है। डैड, रेयान को सच में वो खास दवा मिल गई। उसकी क्या औकात हो सकती है? जरूर मिस सुलिवन ने उसे वो दवा दिलाने में मदद की होगी। रिचर्ड के माथे पर गहरी शिकन आ जाती है। लगता है कि मिसेज सुलिवन सच में उसे बहुत अहमियत देती हैं। वीआईपी कमरे में ओलिविया अपनी दादी से बातें कर रही है। आपने दोपहर के खाने में क्या खाया था? मिसेज सुलिवन काफी देर तक सोचती हैं। दलिया नहीं, रुको, नूडल्स थे। वो शरारती लड़की, सही कहा ना? ओलिविया मुस्कुराती है और हाँ में सिर हिलाती है, पर उसका दिल बैठ जाता है। खाने में तो चावल थे। दादी फिर से भूल गई।
उनकी याददाश्त और भी कमजोर होती जा रही है। मैं आलस भरे अंदाज में बोलता हूँ, दादी कल ओलिविया ने किस रंग के बुंदे पहने थे? मिसेज सुलिवन फौरन जवाब देती हैं, मुझे याद है, ये शरारती लड़की काफी शौकीन है। कल इसने हीरे के कपलिंग्स पहने थे और उससे पिछले दिन नीले रंग के थे। वो नीले बुंदे मैंने ही तो उसे खरीद कर दिए थे। मैं एक खास इशारे के साथ ओलिविया की तरफ देखकर धीरे से मुस्कुराता हूँ। दादी अपनी पसंद की चीजों को बहुत अच्छे से याद रखती हैं। ओलिविया मुझे देखती है, मैं बीन बैग पर पसर कर फोन चला रहा हूँ। मैं काफी आराम से बैठा हूँ, ये जानते हुए कि मेरी बातें उसे दिलासा देने के लिए थीं। उसके परेशान दिल को थोड़ा सुकून मिलने लगता है। मिसेज सुलिवन अचानक हंसने लगती हैं। दामाद जी, मैंने जो कहा वो सब सही था ना? मैं सिर हिलाता हूँ। जी हाँ। वो शरारती लड़की देखा तुमने? मेरे दामाद जी को तो ये भी याद है कि तुम रोज क्या पहनती हो। वो वाकई तुम्हारा ख्याल रखते हैं, उनके दिल में तुम्हारे लिए जगह है। मैं सुन्न रह जाता हूँ। मेरी याददाश्त बस काफी तेज है, मैंने जानबूझकर इसे याद नहीं किया था। मैं सफाई देने ही वाला हूँ, पर ओलिविया कंप्यूटर को घूर रही है और हमें नजरअंदाज कर रही है। जिस बात पर मेरा ध्यान नहीं गया वो ये थी कि उसके कान शर्म से लाल हो रहे थे। मैं फोन पर अपनी रिसर्च जारी रखता हूँ। अल्जाइमर की दवा के आखिरी पड़ाव का रास्ता अभी भी साफ नहीं है। मैं थोड़ा टहलने के लिए खड़ा होता हूँ। जैसे ही मैं टहलने के लिए नीचे पहुंचता हूँ, कोई मेरे कंधे पर हाथ मारता है। मैं पीछे मुड़ता हूँ। ये लिंडा का जुआरी भाई है, मेरा कहने को मामा लेरी। रेयान, बहुत समय बाद दिखे। मैं पीछे हट जाता हूँ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने सुना है कि तुम्हारी सुलिवन परिवार से काफी नजदीकियां बढ़ गई हैं। आजकल मेरे पास पैसों की थोड़ी तंगी चल रही है। क्या तुम मुझे कुछ उधार दे सकते हो? मैं तंज कसता हूँ। पैसे नहीं है। तुम उस बुढ़िया की इतनी सेवा कर रहे हो और उसने तुम्हें अब तक कोई पैसा नहीं दिया। मैं अपनी आंखें से कोरता हूँ। अभी तक तो नहीं, शायद बाद में दे दे। लैरी धूर्तता से मुस्कुराता है। जब ऐसा हो तो तुम्हें मुझे कुछ पैसे देने होंगे। अगर तुम काफी पैसे दोगे तो तुम्हारा ये मामा तुम्हें एक राज बता सकता है। वो दबे स्वर में हंसता है और चला जाता है। मैं तिरस्कार से हंसता हूँ। तभी मेरा फोन बजता है। मैं देखता हूँ कि मिसेज लॉकवुड का फोन आ रहा है। इस बीच अस्पताल के एक दूसरे कमरे में फ्रैंक देखता है कि डॉक्टर रे का काफी देर से कोई जवाब नहीं आया है और सिंडी उस पर काफी दबाव डाल रही है। इसलिए जब मिसेज लॉकवुड सो रही होती हैं, तो वो उनका फोन उठा लेता है। कॉन्टैक्ट्स में वो रे का नाम ढूंढता है और कॉल कर देता है। कॉल जुड़ जाती है। मैं अपना गला साफ करता हूँ। हेलो मिसेज लॉकवुड, क्या कुछ बात है? फ्रैंक सुन रह जाता है। रेयान, वो हैरानी से घूरता है। वो इस आवाज को पहचानने में कभी गलती नहीं कर सकता। मेरा दिल बैठ जाता है और मेरी आवाज सख्त हो जाती है। फ्रैंक, तुम्हारे पास मिसेज लॉकवुड का फोन क्या कर रहा है? क्या ये तुम्हारा नंबर है? वो हकला रहा है। तुम क्या बकवास कर रहे हो? फ्रैंक को अचानक एहसास होता है कि मेरा निकनेम भी रही है। मिसेज लॉकवुड कभी कभी मुझे इसी नाम से बुलाती हैं। वो राहत की एक लंबी सांस लेता है। फ्रैंक फिर एक जहरीले लहजे में बात करता है। मैं बस तुम्हें यह बताना चाहता था कि भले ही तुम मिसेज सुलिवन के जरिए मिस सुलिवन तक पहुंच गए हो, पर तुम उनके लिए सिर्फ एक खिलौने से ज्यादा कुछ नहीं हो। मिस सुलिवन शादीशुदा हैं, पर मैं अलग हूँ। मैं भविष्य में सिंडी से शादी करने वाला हूँ और सुलिवन परिवार का दामाद बनूंगा। तो फिर बधाई हो, पर बड़े घरानों में सिर्फ भावनाएं काफी नहीं होती। मेरे पास डॉक्टर जैसा तुर्क का इक्का है, इसलिए मैं कभी नहीं हारूंगा। ये सुनकर मैं सीधे फोन काट देता हूँ और मेरा मुंह बन जाता है। मैं कब से फ्रैंक का तुर्क का इक्का बन गया? उसके तुरंत बाद मेरे डॉक्टर रे वाले अकाउंट पर एक नोटिफिकेशन आता है। ये फिर से फ्रैंक ही है। मैं उसे स्पीकर पर डालता हूँ। फ्रैंक का लहजा अब काफी सम्मानजनक है। नमस्ते डॉक्टर रे, आपको परेशान करने के लिए माफी चाहता हूँ। मैं सोफिया का बेटा फ्रैंक बोल रहा हूँ। सुलिवन ग्रुप आपको अपनी रिसर्च टीम में शामिल होने के लिए बुलाना चाहता है। मेरी माँ की भी यही ख्वाहिश है। क्या आप इसमें दिलचस्पी रखते हैं? मैं उसे रुखेपन से बीच में ही टोक देता हूँ। मैं सिर्फ उन्हीं कंपनियों के लिए काम करता हूँ जो मिसेज लॉकवुड के नाम पर हैं। फिर मैं फोन काट देता हूँ। सोमवार को मैं काम के लिए सुलिवन ग्रुप वापस जाता हूँ। जैसे ही मैं अस्पताल से निकलकर टैक्सी रोकने की कोशिश करता हूँ, एक गाड़ी मेरे पास आकर रुकती है। ओलिविया सीधे देखते हुए कहती है, अंदर बैठो, दादी चाहती है कि मैं तुम्हें काम पर छोड़ूं। ओलिविया मेरी तरफ देखती है। हमें एक फोटो चाहिए। मैं पिछली सीट पर बैठ जाता हूँ और वो सेल्फी लेने के लिए अपना फोन उठाती है। मैं मुस्कुराते हुए हाथ से जीत का निशान बनाता हूँ। ओलिविया एक पल के लिए सुध-बुध खो देती है। कंपनी पहुंचकर मैं सीधे 60वीं मंजिल के आर्काइव की तरफ जाता हूं। इसी बीच रिसर्च डिपार्टमेंट में एक प्रमोशन का ऐलान हो रहा है कि सिंडी को वाइस प्रेसिडेंट बनाया जा रहा है, क्योंकि उसने कथित तौर पर डॉक्टर रे को मना लिया है। ऊपरी मंजिल के ऑफिस में लियम मेरे बारे में बताता है। सुलिवन ग्रुप से जुड़ने की उसकी असली वजह रिसर्च से जुड़ी जानकारी देखना है। उसने पूरी सुबह लाइब्रेरी में बिताई है और दोपहर का खाना भी नहीं खाया है। ओलिविया की आंखों में चमक आ जाती है। वो अकेले ही मुझे ढूंढने नीचे जाती है। न्यूरोसाइंस वाली अलमारी के पास मैं सबसे ऊपर की शेल्फ तक पहुंचने के लिए सीढ़ी पर चढ़ रहा हूँ। किताब मिलते ही मैं बहुत खुश हो जाता हूँ, पर मेरा पैर फिसल जाता है और मैं सीधे ओलिविया के ऊपर गिरता हूँ। ये एहसास होते ही कि वो कौन है, मैं जल्दी से खड़ा होता हूँ। माफ करना, मेरा वो मतलब नहीं था। ओलिविया को संभलने में थोड़ा वक्त लगता है। वो बेरुखी का दिखावा कर रही है, पर उसके कान लाल हो चुके हैं। माहौल काफी अजीब है, इसलिए मैं बहाना बनाकर वहां से खिसक जाता हूँ। जाने से पहले मैं उस जरूरी किताब को एक छिपे हुए कोने में रख देता हूँ। जब मैं दोपहर में लाइब्रेरी वापस आता हूँ तो देखता हूँ कि किताब वहां नहीं है। मैं पूरी तरह हैरान हूँ। फिर मुझे एहसास होता है कि पूरी कंपनी में सिर्फ एक ही इंसान है जो उस किताब को ले सकता है। सबसे ऊपरी मंजिल पर ओलिविया न्यूरोसाइंस की उस मुश्किल किताब के पन्ने पलट रही है और उसके माथे पर बल पड़े हैं। लियम उसके पास आकर बड़बड़ाता है। रेयान को वाकई एहसानों की कदर नहीं है। वो यहाँ काम करने भी नहीं आता। सही कहा, वो यहाँ कभी काम करने आया ही नहीं था। ओलिविया सहज भाव से जवाब देती है। लियम पूछता है, क्या हमें ये किताब वापस कर देनी चाहिए? ओलिविया अपनी उंगलियों से किताब थपथपाती है और उसे आज की मेरी वो उम्मीद भरी आंखें याद आती हैं। उसे न जाने क्यों सीने में एक गर्माहट महसूस होती है। अभी नहीं, छुट्टी के बाद गाड़ी बेसमेंट की पार्किंग में खड़ी होती है। लियम पूछता है, बॉस क्या चले, जल्दी नहीं है?
ओलिविया के हाथ में वो भारी सी किताब है। जब मैं गाड़ी में बैठ जाता हूँ तभी वो ऊपर देखती है और कहती है, चलो। लियम दंग रह जाता है। बॉस ने तो मिस्टर रयान के साथ जाने का कोई इंतजाम नहीं किया था। अस्पताल वापस पहुंचते ही जैसे ही हम वीआईपी कमरे के पास पहुंचे, हमें लिंडा की चापलूसी भरी आवाज सुनाई दी। बूढ़े मिस्टर सलीवन, मैं खास तौर पर आपसे मिलने आई हूँ। हमारा रिश्ता ही कुछ ऐसा है। बूढ़ी मिसेज सलीवन ने उसे घूरते हुए रास्ता रोक लिया। निकल जाओ यहाँ से। अगर तुम नहीं गई तो मैं तुम्हें पिटवा दूंगी। लिंडा ने जबरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश की। मैं रयान की माँ हूँ। क्या आप उसे सबसे ज्यादा प्यार नहीं करती? उसके खातिर आपको मेरे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। तुम उसकी माँ नहीं हो। बूढ़ी मिसेज सलीवन ने कड़ाई से कहा। मिसेज लॉकवुड उसकी माँ है। लिंडा के तुरंत पसीने छूट गए। उसने अनजाने में ही पूछ लिया, आपको कैसे पता? वो बुरी तरह डरी हुई है। बच्चों की अदला बदली की बात सिर्फ उसे और उसके भाई लैरी को पता थी। बूढ़ी मिसेज सलीवन इतनी यकीन से कैसे कह सकती हैं? ओलिविया और मुझे देख लिंडा ने खुद को संभाला और थर्मल फ्लास्क थमा दिया। रयान मसरूफ लाई है। मिसेज सलीवन का ख्याल रखना मुश्किल काम है। ठीक होने के लिए इसे पियो। मुझे ये सब एक मजाक लगा। तुम्हें क्या चाहिए? अभी भी वो आखिरी के 2% शेयर। बूढ़ी मिसेज सलीवन तुम्हें बहुत मानती हैं। अगर तुम कहोगे तो वो मान जाएंगी। अपने भाई की मदद करो, वरना वो सिंडी के सामने अपना सिर नहीं उठा पाएगा। मेरी आंखें बर्फ जैसी ठंडी हो गई। मैं मदद नहीं करूंगा। लिंडा का चेहरा उतर गया। वो बस जमीन पर बैठ गई और रोने लगी। ठीक है, मैंने तुम्हें कितनी मेहनत से पैदा किया और अब जब तुम अमीर हो गए हो तो इतने पत्थरदिल और बेरहम बन गए। सब लोग आकर देखो। मेरा बेटा एहसान फरामोश है जो मेरी गरीबी की वजह से मुझसे नफरत करता है और किसी और का पोता बनना चाहता है। पास खड़े अस्पताल के कर्मचारी इशारा करके फुसफुसाने लगे। मैं उसे बिना किसी भाव के देखता रहा। मेरे दिल की बेबसी और बढ़ती जा रही थी। जितना चाहे तमाशा कर लो। अगर तुमने दूसरे मरीजों को परेशान किया तो सिक्योरिटी तुम्हें बाहर फेंक देगी। मैं उसके पास से निकल गया। लिंडा गुस्से से पागल हो गई। एहसान फरामोश कहीं का। वो झपट कर उठी और उसने वो सूप सीधे मेरी तरफ फेंक दिया। संभल कर। ठंडे हाथों ने मुझे अपनी बाहों में खींच लिया। ओलिविया ने पीछे से मुझे बचा लिया और वो सारी तपिश खुद झेल ली। मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मैंने जल्दी से पूछा, क्या तुम ठीक हो? ठीक हूँ। उसने माथे पर बल लिए घबरा कर भागती लिंडा को देखा। कमरे में आते ही बूढ़ी मिसेज सलीवन ने उसके कपड़े पकड़ लिए। ओलिविया, जल्दी उतारो इसे। मुझे देखने दो तुम कितनी बुरी तरह जली हो। क्या छाले पड़े हैं? क्या दर्द हो रहा है? रयान के दामाद, आओ और दवा लगाओ। बूढ़ी मिसेज सलीवन ने दवा मेरे हाथ में दी और सबको बाहर निकाल दिया। मैं इसे तुम्हारे भरोसे छोड़ रही हूँ। कमरे में अब सिर्फ हम दोनों थे। ओलिविया ने धीरे से कहा, ये बस दादी की जिद है। मैं नर्स को बुलाती हूँ। मैं कर दूंगा। मैं उसके पीछे गया। शाम की रोशनी उसकी पीठ पर पड़ रही थी। मैंने उंगलियों पर मरहम लिया और धीरे से लगाया। दवा पूरी लगने तक उसने एक आवाज भी नहीं की। उसने अपने बाल संवारे। मिस्टर रयान, शुक्रिया। कोई बात नहीं। सच तो यह है कि तुम्हें मुझे बचाने की जरूरत नहीं थी। अगर तुम्हें चोट लगती तो दादी बहुत दुखी होती। ओलिविया ने एकटक मेरी तरफ देखा। क्या तुम भूल गए कि इस वक्त तुम मेरे पति हो? मेरी धड़कन एक पल के लिए थम गई। ओलिविया अब कुछ अलग लग रही थी। मैं जरा बाहर जा रहा हूँ। किस लिए? बदला लेने। मेरा इरादा लिंडा को ढूंढने का था, लेकिन गलियारे में मुझे फ्रैंक और अंकल लैरी दिखे। लैरी अपने हाथ मलने लगा। प्यारे फ्रैंक, मेरे पास पैसों की थोड़ी कमी है। फ्रैंक ने अपने गुस्से को दबाया। मैं तुम्हें इस महीने का खर्चा पहले ही दे चुका हूँ। मेरी बर्दाश्त खत्म हो रही है। अगर तुमने पैसे नहीं दिए तो मैं सारा सच उगल दूंगा। रयान तो इसके लिए बड़ी रकम देगा। मैंने ठंडी आवाज में दरवाजा खोला। कैसा सच? फ्रैंक सदमे से उछल पड़ा। रयान, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हमारी बातें सुन रहे थे? मैंने लैरी की तरफ इशारा किया और अपनी बात जारी रखी। कैसा सच? मैं तुम्हें पैसे दे सकता हूँ। कितने चाहिए? लैरी की आंखें चमक उठी। फ्रैंक घबरा गया। पैसे का इंतजाम मैं कर दूंगा। जाने से पहले लैरी ने फुसफुसाते हुए कहा, रयान, मेरा राज तुम्हारे लिए हाजिर है। बस सही कीमत चुका देना। मैंने जेनी को लैरी के बारे में पता लगाने को कहा। मैंने देखा फ्रैंक जा रहा है। मैंने सहज भाव से कहा, अगर तुम नहीं चाहते कि लोगों को पता चले तो ऐसा करो ही मत। तुम्हें क्या लगता है मुझे तुम्हारे और लैरी के बारे में पता नहीं चलेगा? फ्रैंक एकदम सुन्न हो गया। तुम किस बारे में बात कर रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। उसके पास तुम्हारी ऐसी क्या कमजोरी है कि तुम उसे हर महीने पैसे देते हो? मनगढ़ंत बातें बंद करो। मेरी सलाह है कि अपनी ऊर्जा अपने बचने का रास्ता खोजने में लगाओ। मुझ पर वक्त बर्बाद मत करो। लिंडा कहाँ है? वो तुम्हारी माँ है। मुझे कैसे पता होगा? फ्रैंक जल्दी से बाहर निकला। मैंने लिंडा को फोन किया। तुम्हें वापस आकर मुझसे माफी मांगनी होगी। नहीं, मिसेज सलीवन मुझे नहीं छोड़ेंगी। मेरी तरफ से तुम माफी मांग लो। तुम मेरे बेटे हो, तुम्हें मेरा कर्ज चुकाना चाहिए। अगर ऐसी बात है तो पुलिस बुलाने के लिए मुझे दोष मत देना। तुम पुलिस क्यों बुलाओगे? मैं तुम्हारी माँ हूँ। मैं तुम्हें ही तो मारना चाहती थी। माँ का बच्चे को मारना तो कुदरती है। मैंने फोन काट दिया। ओलिविया को घायल करने के लिए लिंडा को आखिरकार 48 घंटों के लिए हिरासत में ले लिया गया। अस्पताल के कमरे में वापस आने पर पता चला कि ओलिविया नीचे गाड़ी में मीटिंग कर रही है। मैं बिस्तर के पास बैठ गया। माफ करना। बूढ़ी मिसेज सलीवन ने अपना हाथ हिलाया। दामाद और परिवार वाले ऐसी बातें नहीं करते। वैसे उस जिद्दी लड़की को तुम्हारा बचाव करते देख मुझे बहुत खुशी हुई। हम एक परिवार हैं। वो शब्द हम परिवार हैं सुनकर मेरी आंखें भर आईं। इसी वक्त फ्रैंक ने 50,000 युआन लैरी को भेज दिए और लिखा, मुंह बंद रखना वरना हम दोनों नहीं बचेंगे। उसका मन घबरा रहा था। वो बस जल्द से जल्द सिंडी से शादी करना चाहता था। एक बार वो सलीवन परिवार का दामाद बन जाए, फिर उसकी पहचान खुलने पर भी उसके पास रास्ता होगा। रात के 9 बजे सिंडी अचानक फ्रैंक को ढूंढते आई। फ्रैंक को सुखद हैरानी हुई। सिंडी, तुम यहाँ? सिंडी ने कड़ाई से पूछा। डॉक्टर रे के बारे में क्या तुम्हें यकीन है कि तुमने उनसे बात कर ली है? फ्रैंक की नजरें लड़खड़ाई। बिल्कुल। तो फिर मेरी और डॉक्टर रे की मुलाकात करवाओ। फ्रैंक घबराकर अपनी उंगलियां मरोड़ने लगा। डॉक्टर रे विदेश गए हैं। उनके आते ही सब तय कर दूंगा। क्या कोई समस्या है? मैं उनके पास भेज दूंगा। सिंडी ने उसे शक भरी निगाहों से देखा। मैंने वो समस्या तुम्हारी ईमेल पर भेज दी है। इसे डॉक्टर रे को भेज देना और मदद मांगना। ठीक है, मैं अभी भेजता हूँ।
फ्रैंक को मिसेज लॉकवुड का ईमेल अच्छी तरह याद था। उसने गौर किया था कि डॉक्टर रे हमेशा मिसेज लॉकवुड को तुरंत जवाब देते हैं, इसलिए उसने झूठ बोलने की हिम्मत की। उसने अपने फोन से उसे तुरंत आगे भेज दिया। डॉक्टर रे आमतौर पर मुझे चंद सेकंड में जवाब दे देते हैं। सिंडी, बस थोड़ा इंतजार करो। वीआईपी कमरे में मेरा फोन बजा। मैंने देखा वो मिसेज लॉकवुड के लिए एक ईमेल था। रे, क्या तुम इस समस्या को सुलझाने में मदद कर सकते हो? वो अटैचमेंट असल में सलीवन ग्रुप की एक तकनीकी चुनौती थी। मैं हंस पड़ा। फ्रैंक मेरी मदद मांगने के लिए मिसेज लॉकवुड के नाम का इस्तेमाल कर रहा है। मैंने रूखा जवाब दिया, मैं सिर्फ लॉकवुड परिवार की सेवा करता हूँ। सलीवन ग्रुप की समस्याओं से मेरा कोई लेना देना नहीं है। फ्रैंक के फोन की घंटी बजी और उसने मुस्कुराहट के साथ ईमेल खोला, जो जवाब पढ़ते ही गायब हो गई। सिंडी ने माथे पर बल देते हुए पूछा, क्या हुआ? फ्रैंक ने एक अजीब मुस्कान के साथ अपनी घबराहट छिपाई। डॉक्टर रे ने कहा है कि इस समस्या को सुलझाने में कुछ दिन लगेंगे। सिंडी ने चैन की सांस ली। ये तो आम बात है। ये समस्या वाकई बहुत मुश्किल है। मैंने रेयान के ग्रुप वालों से शर्त लगाई है कि शुक्रवार तक हल मिल जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं? कोई दिक्कत नहीं। लेकिन फ्रैंक की आंखें कुछ और ही कह रही थीं। सिंडी सलीवन एस्टेट वापस चली गई। उसके पिता एरिक पहली बार उसे देखकर मुस्कुराए। तुम सचमुच मेरी अच्छी बेटी हो। तुमने वाकई डॉक्टर रे को मना लिया और इतनी जल्दी रिसर्च विभाग में अपनी जगह पक्की कर ली। उसकी माँ की आंखों में भी खुशी के आंसू आ गए। सिंडी ने अपनी मुट्ठियां भींच ली। समझौते की शादी का रास्ता चुनने के बाद उसे कभी पछतावा नहीं होगा। जहां तक फ्रैंक की बात है, वो बस उसकी शतरंज का एक मोहरा है। दूसरी तरफ मुझे छींक आई और मैंने अपना काम जारी रखा। अचानक मेरे सामने एक कप आया। ओलिविया पानी का गिलास लाई थी और उसे मेज पर रख दिया। शुक्रिया। कोई बात नहीं, रास्ते में था तो कर दिया। ओलिविया आराम से अपनी सीट पर पीछे झुक जाती है। बूढ़ी मिसेज सुलिवन हमें खुशी से खिलखिलाते हुए देख रही हैं। वो अभी से अपने पड़पोते का नाम रखने के लिए शब्दकोश पलट रही हैं। अगले दिन R&D विभाग में सिंडी ने मुझे ब्रेक एरिया में रोक लिया। आज रात ऊर्जा उद्योग की एक नई कॉन्फ्रेंस है। इसमें आने वाला हर कोई उद्योग का बड़ा खिलाड़ी है। सुना है डॉक्टर रे भी वहां आएंगे। मैं अपनी चाल धीमी नहीं करता। तो सुलिवन ग्रुप के पास निमंत्रण कार्ड है। मैं तुम्हें वहां ले जा सकती हूँ ताकि तुम नए लोगों से मिल सको। जी नहीं शुक्रिया। मैं बिना पीछे मुड़े दफ्तर की तरफ चल देता हूँ। टीम लीड लिन तंज कसती है। सिर्फ एक निमंत्रण कार्ड से उसे खरीदने की कोशिश कर रही हो। रायन इतना नासमझ नहीं है। सिंडी बेरुखी से कहती है, तुम्हें समझना चाहिए कि मैं उसे ऐसे आयोजनों में बेहतर मौके दे सकती हूँ। तुम्हें क्या लगता है, क्या वहाँ कोई भी जा सकता है? कम से कम मैं तो उसे ले जा सकती हूँ। काम खत्म होने पर लिन मुझे बुलाती है। आज रात एक दफ्तर का कार्यक्रम है, मेरे साथ चलो। मैं इस बारे में ज्यादा नहीं सोचता। मैं ओलिविया को देर से आने का संदेश भेजता हूँ और लिन की कार में बैठ जाता हूँ। गाला के गेट पर दरबान लिन को रोक देता है। माफ कीजिए मिस लिन, सुलिवन ग्रुप ने आज के मेहमानों के नाम दे दिए हैं। आपका नाम लिस्ट में नहीं है। सिंडी शैंपेन का गिलास लिए बाहर आती है और अपनी आंखें सिकोड़ती है। टीम लीड लिन, टीम बी के काम को देखते हुए मुझे लगा आप नहीं आएंगी, इसलिए मैंने लिस्ट से आपका नाम हटवा दिया। अब नाम जोड़ना मुश्किल है। आपको वापस चले जाना चाहिए। लिन गुस्से से उबल पड़ती हैं। सिंडी, ये तो हद है। तुम्हें मेरा नाम हटाने का क्या हक है? मैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट विभाग की उपाध्यक्ष हूँ। बेशक मैं तुम्हारे फैसले ले सकती हूँ। सिंडी मेरी तरफ मुड़ती है। रायन, क्या तुम्हें अब सब साफ दिख रहा है? मेरी मंजूरी के बिना तुम इस दरवाजे के अंदर पैर भी नहीं रख सकते। मैं शांति से ऊपर देखता हूँ। सच में मैं जेनी द्वारा भेजा गया डिजिटल निमंत्रण निकालता हूँ और उसे दरबान को थमा देता हूँ। क्या मैं अब अंदर जा सकता हूँ? दरबान एक नजर देखता है और सम्मान के साथ पीछे हट जाता है। कृपया अंदर आइए। मेरे फोन पर वो खास निमंत्रण कार्ड देखकर सिंडी का चेहरा पूरी तरह उतर जाता है। तुमने किस हैसियत से ये निमंत्रण कार्ड हासिल किया? ये तुम्हारा काम नहीं है। मैं स्क्रीन बंद करता हूँ और लिन से कहता हूँ चलिए। लिन बेहद खुश है। अंदर जाकर जब मैं बड़े दिग्गजों से मिल रहा होता हूँ तभी फ्रैंक और सिंडी वहां आते हैं। फ्रैंक को देखते ही कुछ बड़े अधिकारी उसे घेर लेते हैं। मिस्टर फ्रैंक, आखिर डॉक्टर रे कब तक आएंगे? हम उनसे मशविरा करना चाहते हैं। फ्रैंक दिखावटी विनम्रता के साथ सबका ध्यान अपनी ओर खींचता है। आज मैं सिर्फ अपनी मंगेतर के साथ आया हूँ। सिंडी इस मौके का फायदा लोगों से जान पहचान बढ़ाने में करती है। लिन को किनारे कर दिया गया है और वो मुझे धीरे से कहती है, जेनी थोड़ी देर में यहाँ होंगी। शर्माना मत, निडर होकर उनसे बात करना। बहुत से लोग उनसे मिलना चाहते हैं। मैं अपनी मुस्कुराहट दबा लेता हूँ। मैं बाद में तुम्हें मिलवा दूंगा। लिन को लगता है कि मैं डिंगे मार रहा हूँ। तभी गेट पर शोर मचने लगता है। जेनी आ गई है। फ्रैंक भरोसे के साथ अपना सूट ठीक करता है और मेरी तरफ आता है। रायन, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें डायरेक्टर जेनी से मिलवाऊं? सिंडी तंज कसते हुए कहती है, तुम्हें लगता है जेनी शक्ल देखकर बात करती है? कितने ही सुंदर लोग उसके पास आए और उसने किसी को भाव नहीं दिया। अपनी खूबसूरती पर इतना गुमान मत करो। उसकी बात पूरी होने से पहले ही जेनी हवा के झोंके की तरह उनके पास से निकल जाती है। पूरे कमरे की हैरान निगाहों के बीच वो भागते हुए मेरे पास आती है। बॉस, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? ये देखते ही वहाँ सन्नाटा छा जाता है। फ्रैंक का आगे बढ़ा हुआ हाथ हवा में ही रुक जाता है। उसकी मुस्कुराहट गायब होने से पहले ही खौफ में बदल जाती है। सिंडी के तो होश ही उड़ जाते हैं। डायरेक्टर जेनी, क्या आपको कोई गलतफहमी हुई है? फ्रैंक हकलाता है। ये रायन है, हमारे परिवार का एक मामूली सा आदमी। जेनी उसकी तरफ देखती तक नहीं। उसकी आंखें सिर्फ मुझ पर टिकी हैं। बॉस, मैंने आपको बुलाने के लिए दर्जनों ईमेल भेजे, पर आपने हमेशा कहा कि आप व्यस्त हैं, तो आप यहाँ चोरी छिपे आए हैं। मैं लाचारी से मुस्कुराता हूँ। मैं यहाँ एक लीडर के साथ किसी निजी काम से आया हूँ। बॉस, सिंडी चीखती है। उसकी आवाज फटने लगती है। जेनी, तुम इसे बॉस कह रही हो? क्या ये वही रायन नहीं है जिसकी बीवी एक गुंडी है? जेनी बेरुखी से मुड़ती है। उसकी आंखें छुरियों की तरह चुभ रही हैं। मिस सिंडी, अपनी जुबान संभालो। तुम्हारे सामने वो शख्स खड़ा है जिसे सब ढूंढ रहे हैं, महान डॉक्टर रे, जो कभी दुनिया के सामने नहीं आए। भीड़ में एक दबी हुई आग गूंज उठती है। नामुमकिन। फ्रैंक अपना आपा खो देता है और मेरी तरफ इशारा करते हुए चिल्लाता है,
डॉक्टर वे तो इतने वक्त से मेरी माँ के संपर्क में थे, वो ये नाजायज बेटा कैसे हो सकता है? रायन, तुमने जेनी को क्या लालच दिया? मैं आगे बढ़ता हूँ और उसे ठंडी नजरों से देखता हूँ। फ्रैंक, तुमने ईमेल भेजने के लिए मिसेज लॉकवुड का फोन चुराया था। क्या तुम्हें लगा मुझे पता नहीं चलेगा? वो बात कि मैं सिर्फ लॉकवुड परिवार की सेवा करता हूँ, क्या तुम्हें वो अभी नहीं मिला? फ्रैंक का चेहरा तुरंत सफेद पड़ जाता है, उसके पैर जवाब दे जाते हैं और वो फर्श पर गिर पड़ता है। सिंडी लड़खड़ाने लगती है। वो मेरी तरफ देखता है, उसकी आंखों में पछतावा और हैरानी है। उसे हमेशा लगा कि मैं कीचड़ में धंसा हुआ हूँ, इसलिए उसने 50,000 रुपए देकर मुझे नीचा दिखाने की कोशिश की, पर पलक झपकते ही मैं वो भगवान बन गया जिसकी वो पूजा करता है। तभी गेट पर हलचल होती है और मिसेज लॉकवुड नैन्सी के सहारे अंदर आती हैं। उनका चेहरा चमक रहा है और चाल में मजबूती है। कल की बीमारी का नामो निशान नहीं है। रायन, मिसेज लॉकवुड सीधे मेरे पास आती हैं। उनकी आंखों में आंसू हैं। वो दवा तुमने खुद बनाई थी है ना? मैं सिर हिलाता हूँ। क्या आप बेहतर महसूस कर रही हैं? बहुत अच्छे। मिसेज लॉकवुड रिचर्ड और लिंडा की तरफ मुड़ती हैं। उनकी आवाज सख्त और मजबूत है। रिचर्ड, क्या तुम हमेशा डॉक्टर वे से नहीं मिलना चाहते थे? वो यही हैं और मेरे भरोसेमंद चेन ने मुझे पुराने वक्त की सारी सच्चाई बता दी है। नैन्सी आगे बढ़ती है और लिंडा को घूरती है। लिंडा, क्या तुम्हें लगा था कि अस्पताल में बच्चों को बदलना हमेशा के लिए छिप जाएगा? मैं इतने सालों से तुम पर नजर रख रही थी। मैंने देखा कि तुम अपने बेटे को नजरअंदाज करती हो पर किसी और के बेटे पर जान छिड़कती हो। मुझे बहुत पहले शक हो गया था। मैंने पहले ही डीएनए टेस्ट करवा लिया है। वो एक रिपोर्ट फेंकती है। रिचर्ड कांपते हाथों से उसे उठाता है। नतीजा पढ़ने के बाद वो तेजी से मुड़ता है और लिंडा के चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ देता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपनी नाजायज औलाद को मेरे बेटे से बदलने की? लिंडा चीखती है और पूरी तरह टूट जाती है। फ्रैंक रिपोर्ट को देखता है और मायूसी में चिल्ला उठता है, नहीं, मैं लॉकवुड परिवार का वारिस हूँ। मैं ये सब बेरुखी से देखता हूँ। पहचान, दौलत और खून के रिश्ते, जो चीजें कभी मेरी बेड़ियां थी, आज मेरी नजर में तिनके के समान है। बॉस, गाड़ी तैयार है। जेनी मुझे धीरे से याद दिलाती है। मैं जाने के लिए मुड़ता हूँ, तभी एक हाथ धीरे से मेरा हाथ थाम लेता है। पता नहीं कब ओलिविया मेरे पीछे आकर खड़ी हो गई थी। उसने काले रंग की ड्रेस पहनी है, उसकी पीठ के निशान छिप गए हैं, पर जिस तरह वो मुझे देख रही है उसमें अब पहले जैसी कड़वाहट नहीं है। रायन, वो धीरे से कहती है। उसकी आवाज में एक अपनापन है जो शायद उसने खुद भी महसूस नहीं किया। दादी अभी भी अस्पताल में हमारा इंतजार कर रही हैं। मैं उसे देखता हूँ और मेरे दिल का कोई कोना पिघलने लगता है। ठीक है, घर चलते हैं। जब हम हॉल से बाहर निकलते हैं, सिंडी रोते हुए हमारे पीछे भागती है। रायन, मुझसे गलती हो गई। क्या हम पहले की तरह नहीं हो सकते? मेरे कदम धीमे नहीं होते। बिना सिर घुमाए मैं बस एक बात कहता हूँ। सिंडी, तुमने ही कहा था कि एक नाजायज बेटा और एक गुंडी एकदम सही जोड़ी है। मुझे लगता है कि तुम और फ्रैंक अब एक दूसरे के लिए बिल्कुल सही हो। मेरे पीछे सिंडी के रोने की आवाजें हैं और सामने चमकता हुआ शहर। कार में ओलिविया अचानक पूछती है, तुम वो न्यूरोसाइंस की किताब मुझे कब लौटाओगे? मैं उसे हैरानी से देखता हूँ। क्या आप मुझसे पूछताछ कर रही हैं मिस सुलिवन? वो खिड़की की तरफ अपना चेहरा घुमा लेती है। उसके कान थोड़े लाल हो गए हैं। मुझे डर है कि अगर आप डॉक्टर एक दिन चले गए तो दादी सुलिवन ग्रुप को तहस नहस कर देंगी। मैं लाचारी में हंसता हूँ और अपना हाथ उसके कंधे पर रख देता हूँ। इस बार वो पीछे नहीं हटती। शांत रहो, अभी कॉन्ट्रैक्ट खत्म नहीं हुआ है। वैसे भी मैं अभी आधिकारिक तौर पर तुम्हारा पति नहीं बना हूँ। 3 महीने बाद जिस दिन अल्जाइमर की दवा सफलतापूर्वक तैयार हो गई, हाइचिंग शहर में पतझड़ की पहली बारिश हुई। जब मैं लैब से बाहर आता हूँ तो देखता हूँ कि ओलिविया हाथ में काला छाता लिए गेट पर खड़ी है। वही काली ड्रेस पहने जिसे मैंने कई बार देखा है। वो काफी देर से इंतजार कर रही थी और उसके बालों पर बारिश की बूंदें जमी थी। दादी ने मुझे तुम्हें लेने भेजा है, वो उसी बेरुखी से कहती है, पर अब मुझे उसके उस भावहीन चेहरे पर कुछ अलग ही नजर आता है। उसके कान फिर से लाल हो गए हैं। मैं पास जाकर छाता हाथ में ले लेता हूँ और उसे अपने करीब खींच लेता हूँ। मिस सुलिवन खुद मुझे लेने आई हैं। मैं धन्य हो गया। वो मुझे देखती है, कुछ नहीं कहती, पर पीछे भी नहीं हटती। कार सुलिवन हवेली की तरफ चल देती है। रास्ते में वो अचानक बोलती है, वो तलाक के कागज। मैं उसकी तरफ मुड़कर देखता हूँ। वो रुक जाती है और उसकी नजर खिड़की से बाहर गिरती बारिश पर टिकी है। उसकी आवाज बहुत धीमी है, जैसे वो खुद से बात कर रही हो। दादी ने कागज फाड़ दिए। मैं एक पल के लिए रुका और फिर हंसने लगा। तो अब हम क्या करें? ओलिविया रुकती है और उसके चेहरे पर हल्की सी झिझक दिखाई देती है। दादी कहती हैं उन्हें नाती दामाद मिल गया है और वो अब हमारा तलाक नहीं होने देंगी। मैं कुछ नहीं कहता, बस उसे देखता रहता हूँ। आखिर में वो मेरी तरफ मुड़ती है और हमारी नजरें मिल जाती हैं। खिड़की के बाहर हल्की बारिश है और अंदर गहरी खामोशी। उसकी आंखें बारिश के बाद गिरे हुए सितारों जैसी लग रही हैं। रायन, वो मेरा नाम पुकारती है। उसकी आवाज में वो बेरुखी तो है, पर एक ऐसी नरमी भी है जिसका उसे खुद भी अंदाजा नहीं है। तुम्हारी दवाई दादी को दे दी गई है। इलाज का पहला दौर आज रात से शुरू होगा। वो सिर हिलाती है और एक पल की खामोशी के बाद कहती है, शुक्रिया। मैं उसकी तरफ देखता हूँ और मेरा उसे छेड़ने का मन करता है, बस बातों से शुक्रिया। वो ठिठक जाती है, जैसे उसे इसकी उम्मीद न हो। उसके सख्त चेहरे पर थोड़ी उलझन साफ दिखती है। मैं हंसता हूँ और हाथ बढ़ाकर उसके बाल बिखेर देता हूँ। मैं तो बस मजाक कर रहा था। वो मुझे घूरती है पर मेरा हाथ नहीं हटाती। गाड़ी हवेली के दरवाजे पर रुकती है। बारिश रुक चुकी है और आसमान के किनारे पर डूबते सूरज की हल्की लाली दिखाई दे रही है। दादी पहले से ही दरवाजे पर हमारा इंतजार कर रही हैं। हमें बाहर आते देख वो तुरंत हमारा स्वागत करती हैं और हमारा हाथ पकड़कर हमें घर के अंदर ले जाती हैं। जल्दी आओ, हम सब डिनर के लिए तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। मेज पर दादी कभी मेरे लिए खाना निकालती हैं तो कभी ओलिविया के लिए और बड़बड़ाती हैं, नाती दामाद और खाओ, और पगली लड़की तुम भी। तुम दोनों बहुत दुबले हो गए हो। इस बार ओलिविया खुद को पगली लड़की कहे जाने पर कोई ऐतराज नहीं करती। वो बस चुपचाप खाती रहती है और कभी कभी मेरी तरफ देख लेती है। खाने के बाद दादी हमें आंगन में ले जाती है। ढलते सूरज ने पूरे आंगन को नारंगी रंग में रंग दिया है। दादी अचानक कहती हैं, नाती दामाद, पगली लड़की, मैं तुम दोनों को कुछ बताना चाहती हूँ। ओलिविया और मैं एक साथ उनकी तरफ देखते हैं।
दादी मुस्कुरा रही हैं, पर उनकी आंखों में एक अलग ही चमक है। मुझे सब याद आ गया, मैं सन्न रह गया। तुम दोनों को मैरिज सर्टिफिकेट कैसे मिला? मुझे सब याद आ गया है। तो असल में हमारा मैरिज सर्टिफिकेट दादी ने ही बनवाया था। हमें पता भी नहीं चला और उन्होंने हमारा नाम दर्ज करवा दिया था। दादी मुस्कुराती हैं। नाती दामाद, तुम मुझे दोष तो नहीं दोगे? मैं ओलिविया और फिर दादी को देखकर हंस पड़ता हूँ। मैं आपको दोष नहीं देता। दादी संतोष के साथ सिर हिलाती हैं, हम दोनों को देखती हैं और अचानक पूछती हैं, तो फिर तुम दोनों शादी कब कर रहे हो? ओलिविया से अब और बैठा नहीं गया और वो तुरंत उठकर जाने लगती है। दादी उसे पकड़ लेती हैं। तुम कहाँ भाग रही हो? तुम्हारी तो शादी हो चुकी है। अब शर्माना कैसा? मैं मुस्कुराते हुए ये सब देख रहा हूँ। मुझे अचानक महसूस होता है कि मैं हमेशा से ऐसी ही जिंदगी चाहता था। ओलिविया आखिरकार दादी की पकड़ से खुद को छुड़ा लेती है। वो मेरे पास आती है और धीरे से कहती है, चलो यहाँ से। मैं दादी को विदा कहता हूँ। वो मुस्कुराकर हाथ हिलाती हैं और चुपके से मुझे एक पर्ची थमा देती हैं। गाड़ी में बैठकर मैं वो पर्ची खोलता हूँ जिस पर लिखा है, नाती दामाद, अगर ये पगली लड़की तुम्हें सताए तो मुझे बताना, मैं इसे देख लूंगी। मैं हंस पड़ता हूँ। ओलिविया देखने के लिए मेरी तरफ झुकती है। उसे पढ़ने के बाद वो 2 सेकंड के लिए चुप रहती है और फिर कहती है, दादी की लिखाई बहुत अच्छी है। मैं उसकी तरफ मुड़ता हूँ। वो मेरी आंखों में झांकती है और अचानक पूछती है, रायन तुम क्यों हंस रहे हो? मैं संजीदगी से कहता हूँ, अपनी किस्मत पर। वो ठिठक जाती है। क्या? मैंने कहा, बिना एक पैसा खर्च किए मुझे पत्नी मिल गई। भले ही ये सब झूठ था, पर अब लगता है कि ये सच होने वाला है। वो मुझे देखती है और फिर खिड़की की तरफ मुड़ जाती है, पर उसके होठों पर हल्की मुस्कान है। गाड़ी धीरे धीरे रात के अंधेरे में आगे बढ़ रही है और शहर की रोशनियां खिड़की के बाहर से गुजर रही हैं। ओलिविया, मैं उसे पुकारता हूँ, क्या कल तुम्हारे पास समय है? वो मेरी तरफ मुड़ती है। मैं मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखता हूँ। चलो उस तलाक के समझौते को फाड़ देते हैं। वो 2 सेकंड के लिए चुप रहती हैं और फिर धीरे से अपनी सहमति दे देती है। उसकी आवाज बहुत धीमी है, पर किसी भी वादे से ज्यादा गहरी। बाहर रात गहरा रही है, पर मेरे लिए ये अभी शुरू ही हुई है।